वो शाही परिवार की इकलौती प्रिंसेस थी। फिर भी अब वो बिस्तर से बंधी हुई ऐसे पड़ी थी जैसे कोई सामान जिसे ट्रेड के लिए रखा गया हो। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके भाई ने उसे एक ऐसे आदमी से शादी करने का हुक्म दे दिया था जिससे वो बस एक बार मिली थी। वो आदमी एक रिटर्निंग वॉर हीरो था जिसने अभी अभी जीत हासिल की थी, और उसी समय राजा ने उसे एक ब्राइड गिफ्ट कर दी, मिशा एस्क्वालियर। उसकी म्यूट और खाली सी छोटी बहन एक इनाम की तरह सौंप दी गई, ऐसा इनाम जो असल में एक छुपा हुआ इंसल्ट था। वो लड़की बिस्तर के कोने में सिमटी हुई थी, एक डरे हुए हिरन की तरह कांपती हुई। एरिक एकदम जड़ हो गया, उस दृश्य को देखकर स्टन रह गया। अगर वो थोड़ा और पास आता तो शायद देख पाता उन सूनी आंखों में छुपी हुई एक हल्की सी जागरूकता की झलक। राजा ने एक पेट से खेलने वाले की तरह हंसते हुए कहा, बस थोड़ी शाय है मिशा, इधर आओ। लड़की के मुंह से कुछ बेमतलब सी आवाजें निकली, लेकिन वो एक भी पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाई, और फिर अचानक बिना किसी वजह के वो अपने ही पैरों से लड़खड़ाकर सबके सामने जमीन पर जोर से गिर पड़ी। राजा ने नाक से हंसी छोड़ते हुए कहा, मेरी बहन की सेहत थोड़ी डेलिकेट है, मुझे उम्मीद है आप सब समझेंगे। मिशा अब उठो। बूढ़े अर्ल ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हमारे परिवार के लिए ये गर्व की बात है कि हम राजघराने से रिश्ता जोड़ रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो हिल चुका था। ये कमजोर और खोई हुई सी लड़की ही वो प्रिंसेस थी। एरिक आगे बढ़ा और राजा का आदेश स्वीकार करते हुए बोला, मैं न तो महामहिम को और न ही राजकुमारी को शर्मिंदा करूंगा। एरिक की आज्ञाकारिता से खुश होकर राजा ने हल्की हंसी हंसी, वो जल्द ही तुम्हारी वाइफ बनेगी, चलो हेलो तो कहो। एरिक का चेहरा शांत था, ऐसा कि कोई कुछ पढ़ ही न सके। वो आगे बढ़ा और मिशा के सामने एक घुटने पर बैठ गया, पूरी शाही मर्यादा के साथ। उसने धीरे से मिशा का कांपता हुआ हाथ थामा और गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी जी की देखभाल करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। लेकिन मिशा ने अचानक जोर से अपना हाथ छुड़ाया। वो पीछे हट गई, उसकी आंखें डर से फटी रह गईं, जैसे एरिक को किसी मॉन्स्टर की तरह देख रही हो। राजा फिर से मुस्कुराया और उंगली से इशारा करते हुए कहा, मिशा ये तुम्हारे पति बनने वाले हैं, जिद मत करो, इधर आओ। मिशा तेजी से उसके पास भागी और सिंहासन के पास घुटनों के बल बैठ गई, जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। वो उसे कसकर पकड़े हुए थी। राजा ने उसके सुनहरे बालों को प्यार से सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, यह बहुत बदतमीजी थी मिशा, तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए। और तभी मिशा अचानक चारों हाथ पैरों पर गिर गई और कुत्ते की तरह भौंकने लगी। एरिक बस चुपचाप उस अजीब तमाशे को देखता रहा, जैसे उसे जबरदस्ती राजकुमारी से शादी के लिए नहीं कहा गया हो। सूरज ढल चुका था और बग्गी बिल्कुल चुपचाप आगे बढ़ रही थी। उसका परिवार अभी हाल ही में एक लंबी और कठिन लड़ाई से लौटा था। राजा को उम्मीद थी कि वो लोग आपस में ही लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो लोग बड़ी जीत के साथ लौटे, जो बात राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए ये शादी सिर्फ एक तरीका थी उन्हें कंट्रोल में रखने का। बूढ़ा अर्ल खाने की टेबल पर गुस्से से भर गया। उसे ये शादी एक बड़ा इंसल्ट लग रही थी, लेकिन एरिक शांत बैठा रहा। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि शाही आदेश हमेशा फाइनल होते हैं। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। भले ही ये शादी जबरदस्ती हो, अब इससे बचना नामुमकिन था। हाउस क्लैमगर का वारिस होने के नाते एलिक बस अपना फर्ज निभा रहा था। उसका कजन एबरली क्लैडनर थोड़ी देर सोचकर बोला, तो फिर क्रिस्पैन परिवार से हुई एंगेजमेंट का क्या होगा? बूढ़े अर्ल ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, यह कैसा बेवकूफी भरा सवाल है, वो तो अब खत्म हो चुकी है। वो पागल राजा अब बिल्कुल काबू से बाहर हो गया है। और जो बात उन्हें और ज्यादा गुस्से में ला रही थी वो ये कि राजा ने कुछ रॉयल मेड्स भेजी थीं जो ऊपर से तो राजकुमारी की केयर के लिए थीं, लेकिन असल में हमारे घर की हर बात पर नजर रखने के लिए। उन्हीं में से एक मेड ने ताना मारते हुए कहा, राजकुमारी को अकेले सोने की इजाजत नहीं है। लेडी क्लैडनर ने अपना गुस्सा दबाकर धीरे से जवाब दिया, जैसा आप देख सकती हैं उसके कमरे और हमारे कमरे के बीच एक हॉलवे है। लेकिन मेड ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या आपको नहीं लगता कि ये दूरी कुछ ज्यादा है? अगर रात में कुछ हो गया तो? राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेडी क्लैडनर ने सिर पकड़ लिया और बोली, तो फिर हम किसी भरोसेमंद दासी को उसके साथ रहने के लिए रख देंगे। उस दासी ने चौंक कर नकली गुस्सा जताते हुए कहा, क्या आप राजकुमारी के शरीर की देखभाल एक नौकरानी को सौंपेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। लेडी क्लैडनर अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी आंखों में गुस्सा चमकने लगा। वो उन दो घमंडी और दबंग दासियों को घूरती रही। जैसे ही वो वहां से चली गई, लेडी क्लैडनर फट पड़ी। अब क्या वो ये चाहती
चाहता है कि तुम खुद राजकुमारी की देखभाल करो। हमारे हाउस क्लैडनर की इज्जत का ऐसा अपमान। उसने गुस्से में एक ग्लास लाल वाइन एक ही सांस में पी ली, जैसे अपना गुस्सा उसमें डुबो देना चाहती हो। वो रात गुस्से और दुख से भरी हुई थी। फिर भी एरिक बिल्कुल वैसे ही बर्ताव करता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हवेली के अंदर माहौल बहुत तनावपूर्ण था, लेकिन बाहर लोग खुशी से जश्न मना रहे थे। उन्हें जरा भी खबर नहीं थी कि उनका नोबल लॉर्ड अब एक सिंपल माइंडेड लड़की से शादी करने जा रहा है। शादी का दिन बिना किसी देरी के आ गया। पूरा शाही पहनावा पहनकर एरिक बग्गी में बैठा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने सूखे मन से सोचा, लग रहा होगा जैसे हम किसी परियों की कहानी के हीरो हैं। फिर वो पल आया, बड़े बड़े दरवाजे खुले और दुल्हन सामने आई। पूरा हॉल धीरे धीरे फुसफुसाहटों से भर गया। क्या वो बीमार है? उसकी चाल तो ऐसे है जैसे नशे में हो, लेकिन दुल्हन जैसी भी दिख रही हो, इस शादी को अब कोई नहीं रोक सकता था। ठंडी और पवित्र गिरजाघर की दीवारों के अंदर एरिक क्लैडलर और मिशा एस्क्वालियर ने शादी की कस्में ली। फिर आया वो रस्मी किस, जो बिल्कुल खाली, दूर और बेजान सा था। ब्राइडल चैम्बर में जाने से ठीक पहले एक उम्रदराज दासी उसके पास झुककर धीरे से बोली, आज रात कृपया राजकुमारी को कोई नुकसान मत पहुंचाना, सुबह हम सबूत लेने आएंगे। एरिक ने सपाट आवाज में जवाब दिया, ठीक है। फिर उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। वहाँ लड़की टूटी हुई गुड़िया की तरह पड़ी थी, आधा शरीर बिस्तर पर गिरा हुआ, आंखें बिल्कुल खाली। कमरा धुंधला था, दीवारों पर परछाइयाँ रेंग रही थीं। एरिक धीरे धीरे सोच समझकर उसके पास गया। राजकुमारी ने कोई हरकत नहीं की, ना कोई आवाज़, ना कोई सांस की प्रतिक्रिया। चुपचाप उसने अपनी रोब उतारी, फिर धीमी आवाज में कहा, राजकुमारी। तभी एरिक को कुछ अजीब सा दिखा। बिस्तर के पास कुछ खाली दवाई की शीशियां बिखरी पड़ी थी। उसने झुक कर देखा, सेडेटिव्स थे, इतने ताकतवर कि किसी घोड़े को भी गिरा सकते। और ये दवाई एक भूखी लड़की को दी गई थी। दुश्मन कैदियों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता। कौन कर सकता है इतनी बेरहमी बिना एक पल सोचे? उसका जबड़ा कस गया। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि ये किसका आदेश होगा। वो घिनौना राजा। मत डरो, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। मिशा का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे कई दिनों से उसने कोई गर्मी महसूस ही न की हो। क्या तुम्हें चोट लगी है? उसने धीरे से पूछा। उसके टखनों पर रस्सियों के निशान थे, सूजन थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ठीक हो। एरिक उसके हाथों को खोलने के लिए आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां खून के सही तरीके से ना पहुंच पाने की वजह से गहरे लाल हो चुकी थी। अगर ऐसा और देर तक चलता तो हमेशा के लिए नुकसान हो सकता था। अब बस एक ही रास्ता बचा था। एरिक ने धीरे से कहा, राजकुमारी, मैं अब तुम्हारे साथ कंबल के अंदर आ रहा हूं, प्लीज डरो मत। उसकी भारी आवाज अंधेरे में हल्के हल्के गूंज रही थी। मेरा नाम एरिक है, अर्ल क्लैडनर का बेटा। मेरी उम्र 24 साल है। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन एक बार मेरी एक बहन थी जो बहुत छोटी उम्र में गुजर गई। सिड रियासत के साथ हुए युद्ध की वजह से मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सीमा पर गुजारा, और आज मैंने तुमसे शादी की। उसे नहीं पता था कि राजकुमारी उसकी बातों को कितना समझ पा रही है, लेकिन उसे लगता था कि मिशा को ये जानने का हक है कि क्या हो रहा है। सीमा पर की सर्दियां बहुत भयानक होती हैं, उसने धीरे से कहा। सबसे पहले उंगलियों और पैरों की उंगलियों में फ्रॉस्ट बाइट होता है, इसलिए खून का बहाव बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसने नीचे देखा और वहीं रुक गया। राजकुमारी कब की सो चुकी थी। उसका पीला चेहरा अब थोड़ा थोड़ा रंग पकड़ रहा था। एरिक धीरे से उठा, फिर वो करने लगा जो उससे उम्मीद की जा रही थी, शादी की रात का सबूत तैयार करना। अगली सुबह उसने दरवाजे के बाहर खड़ी दासी को खून लगे हुए चादर का टुकड़ा पकड़ा दिया। तभी एक भारी भरकम दासी राजकुमारी को तैयार करने का बहाना लेकर दरवाजा खटखटाने लगी। एरिक ने बिना कुछ कहे दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। वो अभी सो रही है, उसने शांत आवाज में कहा। उसे थोड़ा और आराम करने दो। जैसे ही दासी वहां से गई, एरिक वापस कमरे में लौटा। उसने धीरे से एक सांस ली, तभी उसके पीछे से कपड़े सरकने जैसी हल्की आवाज आई। उसने पलट कर देखा, मिशा उसकी रोब को मुंह में दबाए चबा रही थी। राजकुमारी, वो खाना नहीं है। एरिक जल्दी से उसकी तरफ भागा। मिशा ने मुंह में कपड़ा दबा रखा था और धीमे धीमे सिसक रही थी। एरिक की नजर पास रखी हुई खाने की टोकरी पर पड़ी, जो अभी तक छुई भी नहीं गई थी। तुम भूखी हो ना, ये लो, इसे खाओ। मिशा ने हल्की सी आवाज निकाली, फिर रोब छोड़ दी और खाने की तरफ जल्दी से हाथ बढ़ाया। एरिक चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे कोई छोटा सा जंगली जानवर हो। वो धीरे धीरे रोटी कुतर रही थी, एक एक निवाला लेकर। एरिक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कम से कम तुम्हें ये तो पसंद आया। उनकी शादी की रात चुपचाप बीत गई।
अगले दिन वो लोग वापस क्लैडनर एस्टेट लौटे। अर्ल और उनकी पत्नी पहले से ही फाटक पर खड़े थे, लेकिन उनके सख्त चेहरे ये साफ बता रहे थे कि वो अपनी नई बहू से मिलने को लेकर ज्यादा खुश नहीं थे। जाकर थोड़ा आराम करो, काउंटेस ने रूखी आवाज में कहा। तभी अचानक मिशा किसी जिज्ञासु छोटे बंदर की तरह सामने वाले आंगन में लगी मूर्ति पर चढ़ने लगी। एरिक तुरंत दौड़कर गया और उसे गोद में उठा लिया। अर्ल ने एक नजर देखा और घृणा से मुंह मोड़ लिया। एक दासी मिशा को लेने आगे बढ़ी, लेकिन एरिक ने धीरे से उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुमने लंबा सफर तय किया है, जाकर आराम करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। दोनों शाही दासियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गईं। उनके जाते ही एरिक ने बटलर की ओर देखा और कहा, आज से राजकुमारी हमारे परिवार का हिस्सा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका खास ख्याल रखा जाए। एक तरफ लेडी क्लैडनर चुपचाप अपने बेटे को देख रही थी। उनके चेहरे का भाव समझ पाना मुश्किल था। डिनर के समय सबसे पहले एरिक ने ही बात शुरू की। मैं राजकुमारी के खाने का ध्यान खुद रखूंगा, आप सब जा सकते हैं, एरिक ने कहा। तभी एक लंबी दासी ने लापरवाही से बोल दिया, अरे कोई बात नहीं, राजकुमारी तो वैसे भी खाना खाते वक्त तमाशा करती है, उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। एरिक की आंखों में अचानक अंधेरा सा उतर आया। माहौल भारी हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्या उसे कोई पसंदीदा डिश है? उसने शांत लहजे में पूछा। या कुछ ऐसा जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। जब उसे बताया गया कि उसे खाने में कोई पाबंदी नहीं है, तो एरिक ने मांस का एक टुकड़ा उठाया और विनम्रता से कहा, लेडी क्लैडनर, क्या आप इसे चखना चाहेंगी? लेकिन उसकी नज़रें राजकुमारी पर ही टिकी थीं। वो चुपचाप उसका रिएक्शन देख रहा था। तभी मिशा ने 2 बार चबाया और फिर वो मांस सीधा एरिक के चेहरे पर थूक दिया। किसी के कुछ समझने से पहले ही उसने अपना सूप का कटोरा उठाकर पूरे टेबल पर फेंक दिया। फिर भी एरिक शांत रहा। क्या खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? उसने धीरे से पूछा। फिर दासियों की तरफ मुड़ते हुए बोला, राजकुमारी को साफ कपड़े पहनाओ। जैसे ही मिशा को ले जाया गया, पूरा डाइनिंग रूम खामोश हो गया। एक ऐसी खामोशी जो चुपचाप साजिशों के लिए सही माहौल बनाती थी। अर्ल ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और उंगलियों से ऐसा इशारा किया जो सिर्फ वही समझ सकती थी। क्या उसे अब तक जिंदा रखना वाकई ज़रूरी है? काउंटेस ने उसकी मूर्खता पर हल्की सी मुस्कान दी। अगर हमने उस औरत को मार डाला तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं बचेंगे। और एरिक ये बात अच्छी तरह समझता था कि उसकी माँ का असली मतलब क्या था। एस्क्वालिया साम्राज्य कभी 3 महान कुलों के सहारे खड़ा था, जिन्हें राज्य की 3 मुख्य स्तंभ कहा जाता था। सैराक घराना, जो आंतरिक स्थिरता का संरक्षक था, क्रिस हाउस, जो कानून और व्यवस्था का पालन करवाने वाला था, और क्लैडनर हाउस, जो साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करता था। ये तीनों कुल साम्राज्य की सेना और शासन व्यवस्था पर बहुत बड़ा असर रखते थे। पुराने राजा की 3 रानियां थीं। पहली रानी सैराक हाउस से थी। उसका बेटा और कोई नहीं बल्कि कुख्यात तानाशाह बिलारिक द्वितीय था, जो नाम से तो राजा था लेकिन असल में एक विनाशकारी शासक। शाही ताकत को फिर से मजबूत करने के नाम पर उसने सैराक परिवार को ही खत्म कर दिया, यानी अपनी ही मां के परिवार को। लेकिन उसका लालच वहीं नहीं रुका। इसके बाद उसने क्रिस हाउस और क्लैडनर हाउस को भी दबाना शुरू कर दिया। मजबूरी में इन दोनों घरानों ने गुप्त रूप से एक समझौता किया। उन्होंने अपने वारिसों के बीच शादी तय की और युद्ध के खत्म होते ही विद्रोह की योजना बनाई। लेकिन किस्मत की योजना कुछ और थी। क्लैडनर हाउस ने इतनी बड़ी जीत हासिल की कि उसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। ये जीत लोगों का दिल जीतने लगी। सालों की तानाशाही से थके हुए नागरिकों की वफादारी अब बदलने लगी और राजा को लगने लगा कि सत्ता उसके हाथों से फिसल रही है। अर्ल गुस्से से कांपता हुआ गुर्राया, वो पागल और टूटी हुई लड़की अब हमारे किस काम की है? काउंटेस ने इशारे से सेवकों को बाहर भेजा और बोली, मैंने सुना है कि वो लड़की पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, जब तक उसने महल के अंदर किसी की मौत अपनी आंखों से नहीं देखी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दुखद है? तुम्हें अब भी उसे लेकर अफसोस करने की फुर्सत है? अर्ल भड़क गया और अपने बेटे की तरफ मुड़ा। आज सुबह ही हमारे कुछ पुराने सेवकों ने सलाह दी थी कि तुम्हें हटाकर एम्ब्रिक को आगे किया जाए ताकि क्रिस मार्क्वेस का समर्थन आसानी से मिल सके। क्या तुम समझते हो इसका मतलब क्या है? उस पागल लड़की ने तुम्हारी पूरी स्थिति को खतरे में डाल दिया है। ग्रैंड ड्यूक हेगिल का क्या वो अब भी टालमटोल कर रहा है? अर्ल ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। वो डरपोक, उसमें कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है। शायद जब उसे घायल किया गया था तो उसकी मर्दानगी के साथ और भी बहुत कुछ काट दिया गया। हेगिल जो राजा का कजिन था, राजकुमारी को छोड़कर वो आखिरी इंसान था जिसमें असली शाही खून था। उसके बिना किसी भी विद्रोह को शाही वैधता नहीं मिल सकती थी। लेकिन एक रहस्यमयी हादसे के बाद, जिसमें वो अपाहिज और संतानहीन हो गया, वो पूरी तरह से दरबार से गायब हो गया।
अर्ल का गुस्सा फूटने लगा। कुछ भी मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं हो रहा, एक भी बात नहीं, सब बर्बाद हो रहा है। ये कहते हुए वो गुस्से में डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। काउंटेस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो कितना काबू है उसके गुस्से पर, और सोचो बस एक शादी से दो बड़े घराने एक हो सकते थे। बताओ एरिक, तुम्हारी क्या राय है? एरिक ने शांत लहजे में कहा, दो महान घरानों के बीच अलायंस के लिए शुरू से ही एक कमजोर रणनीति थी। इससे सिर्फ राजा का शक और तेज होता है और अगला शाही वारिस अब तक तय भी नहीं हुआ है। बाकी रईस घरानों को अपनी तरफ करने में सालों लगेंगे। काउंटेस ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। शायद मैंने युद्ध के मैदान में इतना वक्त बिताया है कि राजनीति ने मेरी समझ को कुंद कर दिया है। तुम जैसे युवा भी अब इसे साफ देख पा रहे हो, और फिर भी वो उस बच्ची को नुकसान पहुंचाने की बात करता है। फिलहाल तो हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए, एरिक ने जवाब दिया। काउंटेस ने उसकी तरफ देखा। ये अच्छा है कि दासियों के पास बताने को कुछ नहीं है, लेकिन एरिक, उस लड़की से दिल मत लगाना। एक पुरुष का स्नेह दुनिया की सबसे कम टिकाऊ भावना होती है। अगर तुम अभी उसे थोड़ा सा अपनापन दोगे और बाद में वो छीन लोगे तो बेहतर होता कि तुमने कभी कुछ दिया ही ना होता। वापसी के रास्ते में एरिक का दिमाग लगातार उलझा रहा। उसकी अपनी माँ तक ने कहा था कि उसे मिशा से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन जब भी एरिक मिशा के साथ हुई बेरहमी के बारे में सोच, उसके लिए खुद को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता। तभी आगे से किसी की चिल्लाने की आवाज आई, बिस्तर पर चढ़ो, इतनी देर क्यों लगा रही हो? आज क्या हो गया है तुम्हें? ज्यादा खा लिया क्या, या अब जाकर जवाब देना सीख लिया? फिर आई एरिक की आवाज, शांत, नरम, लेकिन उसके शब्दों में साफ अथॉरिटी थी। आपकी कोशिश के लिए धन्यवाद। अब से मैं खुद अपनी पत्नी का ध्यान रखूंगा। आप लोग जा सकती हैं। दोनों दासियां थोड़ी हिचकीं, लेकिन मना नहीं कर सकीं। हम सुबह वापस आएंगी। उनके जाते ही मिशा विजिबली शांत हो गई। वो अब भी ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन एरिक उससे धीरे धीरे बात करता रहा। लगता है आज तुम्हारा मूड अच्छा है। ये हमारी राजधानी वाली हवेली है। हम यहाँ और क्लॉड की जमीन के बीच सफर करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये जगह पसंद आएगी, और अगर कुछ पसंद ना आए तो बस बता देना। मिशा अब भी अपने बालों से खेल रही थी, पूरी तरह उसी में खोई हुई। एरिक को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुआ। जब वो अंदर आया था तो मिशा ने उसकी आंखों में देखा था। क्या अब उसने उसमें दिलचस्पी खो दी? फिर एरिक की नज़र उसके पैरों पर गई। वो पतली सी नाइट गाउन पहने हुए थी। उसके नीचे उसके पैर बिल्कुल खुले थे। क्या पहनने के लिए बस यही एक कपड़ा है? ये तो किसी जेल के कपड़े जैसा लग रहा था, किसी असली राज परिवार की पोशाक जैसा तो बिल्कुल नहीं। अचानक मिशा ने ऊपर देखा, और क्योंकि वो दोनों बहुत पास थे, एरिक वहीं थम गया। मिशा ने अपने होंठ गोल किए और कुछ शरारती सी आवाजें निकालीं, और अगले ही पल उसने मुंह भरकर थूक सीधा एरिक के चेहरे पर फेंक दिया। एरिक ने पलकें झपकाईं, पूरी तरह हैरान रह गया। उसने अपना चेहरा पोंछते हुए धीरे से सांस ली और बोला, राजकुमारी, दूसरों पर थूकना अच्छा व्यवहार नहीं होता। फिर उसने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ, फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। बाहर काली रात के आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आकर बिस्तर पर दो परछाइयां बना रही थी। एरिक गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे ये तक पता नहीं चला कि उसके बिल्कुल पास उसकी पत्नी उसे देख रही थी, एक अजीब सी खाली नजर के साथ। दिन में जो लड़की बिखरी बिखरी और मासूम लग रही थी, अब वो गायब थी। मिशा अब बिल्कुल होश में थी, लेकिन एक डरावने सन्नाटे के साथ। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। एरिक ने धीरे से सूप का चम्मच उठाया और उसे मिशा के मुंह के पास ले गया, लेकिन वो रुक गया। आज मिशा कुछ ज्यादा ही पीली लग रही थी, जबकि रात को तो वो बिल्कुल ठीक थी। एरिक ने उसे धीरे से मनाने की कोशिश की कि थोड़ा और खा ले, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, मिशा ने अचानक अपना हाथ सूप के कटोरे में डाल दिया। फिर उसमें से एक मुट्ठी भरकर उसे मुंह में ठूंस लिया और जंगली जानवर की तरह अपनी उंगलियां चाटने लगी। एरिक एक बार फिर स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। जब से उसकी शादी इस राजकुमारी से हुई थी, हवेली का माहौल ही बदल गया था। एक तरफ वो शाही सैनिकों का कप्तान था, तो रोज की तरह वो अब भी ट्रेनिंग ग्राउंड पर अभ्यास करता था, लेकिन एरिक जहां भी जाता, हर जगह उसे सतर्क नजरों से देखा जाता। लोग रुक जाते, हिचकिचाते, जैसे कोई भारी सा बोझ सबके कंधों पर दबा हुआ हो। उसने तेजी से पूछा, तुम सब यूं खड़े क्यों हो? क्या आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई? अब तो अर्क ने भी उनके साथ बैठकर खाना छोड़ दिया था। काउंटेस अपने चुपचाप बैठे पति को देखती रही और धीमे से शिकायत की, इसे कभी अपने जज्बात संभालना नहीं आया। क्लैडनर हाउस के जो पुराने
वफादार सेवक थे वो भी अब धीरे धीरे दूर हो रहे थे। सब अस्त व्यस्त थे, बेचैन से, लेकिन फिर भी कोई भी एरिक के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि एरिक अब भी शांत, संयमित और वैसा ही था जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। ट्रेनिंग के बाद एरिक को पता चला कि राजकुमारी नौकरानियों के काम वाले कमरे में पहुंच गई थी। कमरा धूप से भरा हुआ था, ताज़े धुले कपड़ों की हल्की सी खुशबू थी, माहौल गर्म और शांत था। कुछ दासियां एक गोल घेरे में बैठी धीरे धीरे बातें कर रही थीं और मिशा बिल्कुल बीच में चुपचाप लेटी हुई थी, पूरी तरह शांत, आराम से। एक लड़की कह रही थी, उसके बालों की चमक तो उस चांदी जैसे धागे से भी ज़्यादा खूबसूरत है जो मैंने कभी देखा था। मैंने एक बार ऐसा ही एक छोटा सफ़ेद बिल्ली का बच्चा देखा था, उसका फर बिल्कुल बर्फ जैसा था, ये भी उतनी ही प्यारी है। एरिक अंदर आया और बातचीत का आखिरी हिस्सा सुन पाया, और जाहिर सी बात है मिशा की देखभाल की जिम्मेदारी जिन 2 दासियों पर थी वो वहां नहीं थीं। एरिक आगे बढ़ा और मिशा को धीरे से गोद में उठा लिया। अब मैं इसका ध्यान रखूंगा, उसने सख्त लेकिन नर्म लहजे में कहा। मिशा को अपनी बाहों में उठाए एरिक गलियारे से गुजरा, सीढ़ियां चढ़ा और उन्हें दोनों का साझा कमरा खोलकर अंदर गया। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, मिशा अचानक चौंक कर जाग गई। उसकी आंखें बड़ी और सतर्क थीं। फिर वो छटपटाने लगी। धीरे से एरिक बोला, संभल कर, पहले मुझे तुम्हें नीचे रखने दो, वरना खुद को चोट पहुंचा लोगी। लेकिन जैसे ही उसने उसे नीचे रखा, मिशा फौरन बिस्तर के कोने की तरफ भागी और एरिक को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगी। पिछले कुछ दिनों में एरिक ने एक बात नोटिस की थी। अगर शब्दों में कहूं तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, बस वो मुझे किसी चलती फिरती गाड़ी की तरह ट्रीट करती है, और शायद इसी वजह से कि वो बाकियों से इतनी अलग है। एरिक हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देने लगा था। तभी उसने देखा कि उसके बालों में कुछ उलझा हुआ है। बिना सोचे समझे उसने हाथ बढ़ाया उसे निकालने के लिए, लेकिन मिशा फौरन पीछे हट गई, जैसे किसी ने उसे मारने की कोशिश की हो। एरिक रुक गया, सोचने लगा, क्या उसने सच में अभी उसे डरा दिया था? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, उसने धीमे से कहा, बस तुम्हारे बालों से वो चीज निकालनी थी। लेकिन मिशा ने खुद को कंबल में इस तरह छुपा लिया जैसे कोई शुतुरमुर्ग हो। उसने बाहर झांकने से भी इनकार कर दिया। एरिक वहीं चुपचाप बैठ गया और उसे देखने लगा, और जब मिशा ने धीरे से फिर से बाहर झांका, उसकी आंखों में अब डर का एक कतरा भी नहीं था। एरिक को अचानक दासियों की बात याद आई। मैंने कभी एक ऐसा ही बिल्ली का बच्चा देखा था, बर्फ जैसा सफेद, जो रोशनी में चमकता था। अब जब एरिक ने ध्यान से देखा तो मिशा सच में उस छोटे से किटन जैसी लग रही थी। एरिक की मुस्कान अपने आप बाहर आ गई। थोड़ी देर में मिशा खुद ही गोल होकर सो गई। एरिक उठकर चुपचाप अपनी डेस्क की तरफ गया और फिर से अपने काम में लग गया। महल से आई शाही दासियां अब लगभग मिशा की जिम्मेदारी हवेली की आम दासियों पर छोड़ चुकी थीं, और जहां मौका मिलता वो बिना कुछ कहे गायब हो जाती थीं। ये बात कहीं ना कहीं एरिक को खटक रही थी। इस बीच उनकी जमीन पर रहने वाले आम लोगों में खाने की कमी होने लगी थी। समस्याएं इतनी बढ़ गई थीं कि हर तरफ ध्यान देने की जरूरत थी, और अब इसमें एक और समस्या जुड़ गई थी। एरिक ने जो जासूस अर्ल के पीछे लगाया था वो अब एक नई रिपोर्ट लेकर लौटा था। उस बूढ़े आदमी को एक औरत के साथ एक सराय में चुपचाप मिलते हुए देखा गया था। सच तो ये है कि एरिक को शक तब से था जब उसके पिता ने अचानक क्रिस हाउस के साथ शादी का प्रस्ताव तेजी से आगे बढ़ाया था। ऊपर से देखने पर तो ये रिश्ता ठीक लगता था, लेकिन कहीं कुछ था जो शुरू से गलत महसूस हो रहा था, और लाख कोशिशों के बावजूद एरिक की ये बेचैनी कम नहीं हुई। तभी से उसने अपने पिता के आसपास के लोगों पर चुपचाप नजर रखना शुरू किया। ज्यादा वक्त नहीं लगा जब उसने नोटिस किया कि एक सराय में काम करने वाली लड़की बहुत बार उसके पिता की हवेली में आ जा रही है। पहले तो ये जानकर उसके मन में एक कड़वाहट सी आ गई, लेकिन युद्ध के मैदान में जहां हर फैसला जीवन और मृत्यु के बीच का होता है, वहां इस तरह की भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। इसलिए उसने इसकी जांच शुरू कर दी। क्या उस लड़की को किसी ने भेजा है? क्या कोई उसके जरिए अर्ल को अपने काबू में कर रहा है? एरिक ने यह बात किसी से साझा नहीं की, और फिर जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके पिता ने सिर्फ उस औरत को अपने साथ नहीं लाया, बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद आदमी कार्ल को भी मजबूर किया कि वो उसे अपनी उपपत्नी बना ले। थक हार कर एरिक ने सारी जानकारियां एक चिट्ठी में इकट्ठा की, सबूतों के साथ, और अपनी मां को भेज दी। जवाब में उसे बस पूरी बेरुखी मिली। अगर कोई बेसब्र औरत उस बूढ़े मूर्ख को चाहती है तो रहने दो उसे, कम से कम अब मुझे हर रात उसका चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और एरिक की जांच भी अब कहीं नहीं जा रही थी। उस औरत का किसी
की ऊंची ताकत से कोई संपर्क नहीं मिला। एरिक ने वो चिट्ठी एक तरफ रख दी, एक हल्की सी सांस भरते हुए। फिलहाल कोई नया सुराग नहीं है। सच कहें तो उसकी माँ की प्रतिक्रिया ने उसे हैरान नहीं किया। उनकी शादी हमेशा एक साझेदारी ही थी, परिवार को संभालने की एक जिम्मेदारी। तभी पीछे बिस्तर से हल्की सी सरसराहट हुई। मिशा जाग चुकी थी, वो अपनी आंखें मल रही थी, अब भी नींद में डूबी हुई, और धीरे धीरे लंगड़ाती हुई एरिक की ओर चली। एरिक ने धीरे से पूछा, तुम उठ गईं? कुछ चाहिए तुम्हें? हमेशा की तरह इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और फिर अचानक बिना कुछ कहे वो सीधे एरिक की गोद में चढ़ गई। उसने डेस्क पर रखी एक चिट्ठी उठा ली। उसकी आंखों में जो चमक थी उसे देखकर एरिक हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें इसमें दिलचस्पी है? इसमें कुछ खास नहीं है। तुम तो आमतौर पर मुझसे दूर भागती हो, लेकिन आज जब तुम खुद आई मुझे बुरा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं। फिर मिशा ने उस चिट्ठी को फाड़ना शुरू कर दिया, एक एक पन्ना करके, और एरिक ने उसे रोका तक नहीं। अब तक उसके जीवन में बस जिम्मेदारियां थीं। राजा के प्रति उसकी नफरत थी, लेकिन कभी मोहब्बत को लेकर उसने कुछ सोचा तक नहीं था। लेकिन अब ये सोचकर कि यही लड़की, यही अजीब सी शांत सी लड़की उसका भविष्य बनने जा रही है, हमेशा उसके साथ रहने वाली है, ये ख्याल उसे एक अजीब अनजानी सी गर्माहट से भर देता था। बचपन में जब एरिक ने पहली बार जाना कि एक शूरवीर बनना क्या होता है, तो उसके दिल में गर्व और उद्देश्य की भावना थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, हकीकत ने उसकी सोच को ठंडा कर दिया। चाहे इस पद का नाम कितना भी ऊंचा लगे, अंत में वो भी बस एक माध्यम था, एक औजार जिससे वंश आगे बढ़े। इसलिए उसने अपनी होने वाली पत्नी से कभी कोई उम्मीद नहीं रखी। यहाँ तक कि अगर वो लड़की कागज़ फाड़ने में ही खुशी ढूंढती हो, तब भी उसे कोई एतराज़ नहीं था। सच कहूँ तो जब से उसने उत्तराधिकारी बनने के अर्थ को पूरी तरह समझा, तब से उसने शादी के उस रोमांटिक ख्वाबों पर यकीन करना ही छोड़ दिया था। अब जब सारे कागज़ टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, मिशा की नज़र अब किसी और चीज़ पर जा अटकी, एक मोहर लगी सीलबंद चिट्ठी पर, जिस पर किसी रजवाड़ी घराने की मोहर थी। इस बार एरिक ने हाथ उठाकर उसे रोका। मिशा, नहीं, ये चिट्ठी फाड़ना ठीक नहीं होगा। उसने प्यार से वो चिट्ठी उसके हाथों से ले ली। मिशा ने फिर से हाथ बढ़ाया, जैसे उसे फिर छीनना चाहती हो। एरिक मुस्कुराया और हल्के से पीछे हटा। अगर तुम मेरा पीछा भी करो तो भी कोई फ़ायदा नहीं, मैं अभी इसे पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ। कमरे में उसकी हंसी और मिशा की खिंचती सी आवाज़ें गूंजने लगीं। नहीं, वो भी नहीं, कम से कम मुझे ये पढ़ने दो पहले। और इसी दौरान दूसरी तरफ काउंटेस के अध्ययन कक्ष में एक दासी धीरे से पूछ रही थी, मैडम, मार्च महीने की कविता प्रस्तुति के आयोजन की तैयारी में क्या हमें ग्रीन हाउस के लिए बड़ा हीटर लगवाना चाहिए? काउंटेस ने ठंडे स्वर में कहा, छोटा हीटर काफ़ी रहेगा। इस बार तो वैसे भी सब कुछ पहले से शांत लग रहा है। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और मिशा सीधी अंदर चली आई। बिना कुछ कहे फर्श पर लेट गई और बिल्ली की तरह गुनगुनाने लगी। काउंटेस ने भौहें उठाईं। साफ जाहिर था कि वो हैरान थीं। ये तो कुछ अलग ही है। मैंने सुना था कि राजकुमारी तो ज़्यादातर दासियों के साथ ही रहती है, आज यहाँ क्या काम है उसका? एक दासी धीरे से आगे झुकी और फुसफुसाई, मैडम, क्या अब हमें उन्हें राजकुमारी कहना बंद नहीं कर देना चाहिए? आखिर अब वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। काउंटेस ने सिर हिलाया। सही कहा तुमने, लेकिन अभी तय नहीं किया कि उन्हें क्या कहकर पुकारें। फिर कुछ सोचते हुए बोली, लेडी आर्लिन, मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सीमा पर बिताया है। मुझे महल की सभ्यता और शिष्टाचार की उतनी जानकारी नहीं है, तो इस हाल में उन्हें कैसे संबोधित करना ठीक रहेगा? डायल ने नज़रें फेर लीं। मुझे भी सही से नहीं पता। काउंटेस ने मन ही मन एक लंबी सांस ली। यही तो बात है, उसे न घुलना मिलना आता है, न किसी चीज़ में हाथ बटाना। तभी एक और शांत स्वभाव वाली दासी आगे आई। मैडम, मैंने पूछताछ की थी और कुछ इसी तरह के हालातों में एड बाल ने उन्हें उनके नाम से पुकारा था। शायद हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। मुझे लगता है उनका नाम मिशा है। काउंटेस ने उस लड़की की ओर देखा और सामान्य से कहीं ज़्यादा कोमल स्वर में कहा, मिशा? लड़की की चमकती नीली आंखें धीरे से उसकी तरफ मुड़ीं और फिर अचानक वो फर्श से उठ खड़ी हुई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिली, जो भले ही किसी कुलीन महिला जैसी ना थी, लेकिन पूरे कमरे की रौनक को मात दे रही थी। अरे वाह! काउंटेस हल्के से हंसी। लगता है उसकी ऊंचाई ने मुझे मिशा कहने की इजाज़त दे दी है। कितना प्यारा नाम है। तभी डायल ने कहा, लगता है राजकुमारी को आप बहुत पसंद है मैडम, क्या वो रात के खाने तक यहीं रह सकती हैं? काउंटेस ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया।
बिल्कुल, जाओ थोड़ा आराम कर लो। डायल के जाते ही काउंटर्स के पास खड़ी दासी ने चैन की सांस ली। ये हालात बिगड़ भी सकते थे। एक छोटी सी गलती, यहाँ तक कि कपड़े की सिलवट भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती थी। उसने आगे कहा, जो मैंने सुना है उसके हिसाब से लेडी डायल बस राजकुमारी को नहलाने के अलावा कुछ नहीं करती, और लेडी मलिका तो पूरा दिन गायब ही रहती हैं। काउंटेस हल्के से मुस्कुराईं, लेकिन उनके मन के विचार अब और पहने हो चुके थे। ये लोग कुछ ज़्यादा ही हिम्मत दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ और है। अभी के लिए बेहतर होगा कि हम इस खेल में साथ दें, क्योंकि हमें अब तक नहीं पता कि वो लोग हमारे खिलाफ क्या आरोप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये बातें मिशा से छुपाने की कोशिश नहीं की। फिर उन्होंने अपनी उंगलियां माथे पर रखीं। एडी, क्या तुम मेरा सिर दर्द की दवा ले आओगी? वो शायद मेरे कमरे में रखी है। एडी जब वापस लौटी तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। मिशा चुपचाप काउंटेस के पैरों में सिमटी हुई थी। जैसे ही एडी पास आई, उसने देखा कि राजकुमारी सो चुकी है। उसका सिर काउंटेस की गोद में टिका हुआ था, और काउंटेस वो बस वैसे ही बैठी थीं, उसे वहीं टिके रहने दिया। एडी धीरे से पास आई और दवा थामे पूछा, आप ठीक हैं मैडम? अगर सिर दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमें वैद्य को बुला लेना चाहिए। लेकिन काउंटेस ने बात का रुख बदल दिया। अब वो 20 की है ना? महल के दस्तावेज यही कहते हैं, और मुझे लगता है ये सही है। कहते हैं उसने 18 की उम्र में अपनी आंखों के सामने आधे शाही परिवार का कत्ल होते देखा था। इतनी छोटी उम्र में इतना सब देख लेना ये हैरानी की बात नहीं कि वो ऐसी हो गई है। वो कितनी खूबसूरत बच्ची है, और फिर भी उसकी ज़िंदगी बस तकलीफ़ों से भरी रही है। उसके चेहरे की बनावट, उसकी आंखों का रंग, सब कुछ वाकई बहुत ख़ास है, लेकिन वो बहुत दुबली है। रसोई से कहना पड़ेगा कि उसके लिए कुछ ज़्यादा पौष्टिक खाना बनाएं। एडी को हमेशा यही लगता था कि उसकी मालकिन को अपनी नई बहू की कोई परवाह नहीं, लेकिन आज उसने देखा कि काउंटेस ने हर चीज़ पर ध्यान दिया था, हर छोटा सा पहलू। और तभी एडी के सीने में एक जानी पहचानी टीस उठी। क्या ये हो सकता है कि मैडम को उस लड़की में कोई और नजर आता हो? शायद राजकुमारी में उन्हें कोई अपना दिखता हो। तभी काउंटेस ने नीचे झांका। मिशा की आंखें खुल चुकी थीं और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। काउंटेस ने कहा, मिशा को नाखून थोड़े काटने पड़ेंगे और बाल भी अच्छे से संवारने होंगे। जब एरिक अपनी ट्रेनिंग से लौटकर आया तो उसे बताया गया कि राजकुमारी उसकी माँ के पास है, और जैसे ही वो काउंटेस के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। मैडम, क्या आप चाहेंगी कि मैं राजकुमारी के पैर के नाखून काट दूं? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगी। अचानक बदलाव से वो घबरा सकती है, उसकी माँ ने बहुत नरम स्वर में जवाब दिया। तुम क्या कर रही हो? एरिक दरवाजे पर ही ठिठक गया, आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी माँ, जो हमेशा शांत और सोच समझकर चलने वाली थीं, ऐसी औरत थीं जो दया तो दिखा सकती थीं, पर कभी आत्मीयता नहीं, यहाँ तक कि अपने बेटे के साथ भी। लेकिन जिस तरह से वो अभी राजकुमारी को देख रही थीं, वो भावनाएं साफ थीं। उस नज़र में एक ऐसी ममता थी जो उन्होंने तब से नहीं दिखाई थी जब एरिक की बहन रॉयर जिंदा थी। अगर माँ मिशा में अपनी बेटी को देखने लगी हैं, तो क्या मैं सच में इसे ऐसे ही चलने दे सकता हूँ? एरिक तेजी से आगे बढ़ा। कैंची मुझे दो, मैं ही कर देता हूँ। उसके मन में ये ख्याल इसलिए आया क्योंकि उसे अब भी वो दिन बहुत अच्छे से याद था जब उसकी बहन की मौत हुई थी, और उस दिन उसकी माँ का चेहरा कैसा था। उसे नहीं पता था कि उसे ये सब यहीं रोक देना चाहिए या नहीं, लेकिन उसने खुद से कहा, रहने दो। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसके हाथ निपुणता से हिले। उसने बड़े ध्यान से राजकुमारी के नाखून काटे। मिशा ने हल्के से ऊपर देखा। उसकी चमकदार नीली आंखें एरिक पर टिकी थीं, उनमें एक शांत सी जिज्ञासा थी। गुदरुदी होती है, उसने धीमे से कहा, और तभी एडी के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने मिशा की तरफ देखा और एकदम रुक गई। किसी एक पल में मिशा के चेहरे का पूरा भाव बदल गया था। ओ नहीं, अब ये खुश नहीं लग रही। एडी की नज़र पास रखी मिठाइयों की थाली पर गई। उसने बिना सोचे एक मिठाई उठाई और मिशा के मुंह में डाल दी। एक पल के लिए कमरा एकदम शांत हो गया। सब उसे घूरने लगे। एरिक ने पलकें झपकाईं और सच्ची हैरानी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? एडी ने सीने पर हाथ रखा और राहत से कहा, वो थोड़ी परेशान लग रही थी अभी, लेकिन जब भी मैं उसे मिठाई देती हूँ वो तुरंत शांत हो जाती है। मुझे लगता है उसे मिठाई बहुत पसंद है। काउंटेस हंस पड़ी। जब वो इस तरह खाती है तो बहुत प्यारी लगती है। उसे ऐसे खाते देखना सच में मेरा मूड भी हल्का कर देता है। जब एरिक ने सुना कि मामा उसे अपने साथ बाहर ले गई थीं, तो उसकी चिंता कुछ कम हुई, क्योंकि
क्योंकि जब काउंटेस साथ होती है तो किसी असली खतरे की उम्मीद नहीं होती। फिर भी उसने सोचा आज का दिन मिशा के लिए थोड़ा ज़्यादा थका देने वाला रहा होगा। शायद उसे चैपल बिल्कुल पसंद नहीं। शुरुआत में जब माँ ने कहा कि चलो साथ चलते हैं तो मिशा बिना कुछ कहे उनके पीछे चली गई। लेकिन जैसे ही वो चैपल के दरवाजे पर पहुंची वो जिद पर अड़ गई और अंदर जाने से साफ मना कर दिया। आखिर में उन्हें मिशा को 2 नौकरानियों के साथ बाहर ही इंतजार करने देना पड़ा जब तक प्रार्थना पूरी नहीं हुई। सोचकर लगता है आज उसका मूड अच्छा नहीं रहा होगा। शायद कल की तरह आज भी कुछ मीठा उसे थोड़ा बेहतर महसूस करा दे। इसलिए एरिक ने सेवक को रोजाना मिठाई तैयार रखने का आदेश दिया ताकि जरूरत पड़ने पर टेबल पर मौजूद रहे। उसी शाम मिशा चुपचाप बैठी थी, मुंह खोले, जैसे इंतजार कर रही हो कि एरिक उसे खाना खिलाए। एरिक मुस्कुराया, आज तो बहुत आज्ञाकारी लग रही हो। फिर बोला, लगता है अब तबीयत भी ठीक है, पर सिर्फ मांस मत खाओ, कुछ सब्जियां भी खा लो। उसने प्याज और बीफ को एक साथ चम्मच में रखा और उसका मुंह की तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही चम्मच मुंह तक पहुंची प्याज फिसलकर नीचे गिर गया। कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले आता हूं, एरिक ने धीरे से कहा और हाथ बढ़ाया, लेकिन बीच में ही रुक गया। प्याज सीधा उसके सीने पर गिरा था। अब मामला थोड़ा अजीब लगने लगा। अचानक ही उसे हल्का तनाव महसूस हुआ। क्षमा करना, ये थोड़ा अनुचित हो सकता है। वो थोड़ा झुककर प्याज उठाने की कोशिश करने लगा, बिना छुए, बहुत ध्यान से, बहुत सम्मानपूर्वक। लेकिन जैसे ही खाना फिर से उसके सामने आया मिशा अचानक झपट पड़ी, जैसे उसे किसी ने बहुत देर से भूखा रखा हो। वो सीधे खाने की तरफ मुंह बढ़ाने लगी। एरिक ने जल्दी से चम्मच पीछे खींच लिया, लेकिन तब तक मिशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। एरिक ने कहा, मैं तुम्हारे लिए नया लाता हूँ, ये गिर गया है, साफ नहीं है। लेकिन मिशा तो जैसे जिद पर अड़ गई। उसका छोटा सा चेहरा गुस्से और नाराजगी से भर गया, होंठ फूले हुए, आंखें छोटी हो गईं। एरिक उसे ज्यादा जोर से खींचना नहीं चाहता था। डर था कहीं उसे चोट न लग जाए, और तभी मिशा को मौका मिल गया। उसने अचानक उसकी उंगलियों पर जोर से काट लिया। उसके दांतों की धार और होठों की नरमी का मिला जुला एहसास एरिक के शरीर में जैसे बिजली सा दौड़ गया। उसने झटके से हाथ पीछे खींच लिया, जैसे किसी गर्म चीज से छू गया हो। मिशा चौंक कर उसे देखने लगी, लेकिन फिर उस छोटी बिल्ली की तरह जो अपने शिकार से चूक जाए, उसने गुस्से में टेबल क्लॉथ खींच दी और पूरा खाना पलट दिया। दरवाजा चरमराया और डायाल अंदर आ गई। उसके चेहरे पर साफ झलकता हुआ तिरस्कार था। उसने कहा, फिर से? हर बार खाना इसी तरह बर्बाद होता है। क्या उसे कभी थकावट नहीं होती? वो वहीं बैठा रहा, एकदम शांत। उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थी। काटे जाने की उस गर्म और भीगी सी अनुभूति की स्मृति अब भी उसमें बसी हुई थी। बुरा ये था कि वो एहसास अभी तक गया नहीं था। उस क्षण की तस्वीर जब उसके होंठ उसकी उंगली के चारों ओर लिपटे थे बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। और उससे भी बुरा ये था कि वो उसे महसूस कर पा रहा था। हाँ, तकनीकी रूप से वो उसकी पत्नी थी, लेकिन असलियत में उसका बर्ताव किसी छोटे बच्चे जैसा था। शायद उसे ये भी नहीं समझ कि पति का मतलब क्या होता है, और इसीलिए उसे एक स्त्री के रूप में नहीं देखना चाहिए। एरिक ने मन ही मन खुद से ये बात बार बार दोहराई। कोई भी सोच, कोई भी भावना उसके मन में नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसके कानों पर चढ़ी लालिमा और मिशा की ओर देखने से बचता हुआ उसका चेहरा साफ उसकी सच्चाई उजागर कर रहा था। कुछ ही देर बाद काउंटेस ने उसे सूचित किया कि बुधवार को एस्टेट में एक कविता पाठ कार्यक्रम रखा गया है। उसने कहा कि उस दौरान वो मिशा पर नजर रखे। हालांकि ये सुनने में एक सीधा साधा आयोजन लगता था, लेकिन असल में ये एक ऐसा छिपा हुआ मंच था जहां कुलीन घरों की महिलाएं आपस में फुसफुसाते हुए राज दरबार की भ्रष्टताओं और सत्ता के समीकरणों पर चर्चा करती थीं। और इस बार ये आयोजन क्लैडनर परिवार के एस्टेट में हो रहा था। तैयारियां कई दिनों से चल रही थीं। खास बात ये थी कि क्रिस परिवार की मार्शनेस और उनकी इकलौती बेटी भी आने वाली थी, और भले ही टूटी हुई सगाई उनकी गलती ना रही हो, लेकिन तनाव होना तय था। सब कुछ समझाने के बाद काउंटेस ने मिशा का हाथ पकड़ा और ग्रीन हाउस की ओर चल पड़ी। एरिक ने अपनी नजरें फेर लीं, मिशा की ओर सीधे देखने से बचते हुए, लेकिन फिर भी उसके मुंह से खुद ब खुद शब्द निकल गए, मिशा, आज तुम्हें मजा आया? काउंटेस हंस पड़ी। तुम तो किसी पिता जैसे लग रहे हो जो अपनी बेटी को नैनी के पास छोड़ रहा हो। क्यों ना तुम भी साथ चलो? एरिक ने जल्दी से जवाब दिया, मुझे कुछ काम है, बस यूं ही उसे देखने चला आया था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मिशा पर पड़ी, उसकी सारी बातें गले में ही अटक गईं। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, जरा एक नजर डाल ही लेता हूँ। ग्रीन हाउस बहुत विशाल था, धूप से भरा हुआ और चारों ओर हरियाली की महक थी। मिशा वहां किसी छोटे से जानवर की तरह घूम रही थी, एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ती हुई, बड़ी बड़ी
उसकी आंखों में कौतूहल भरा हुआ। उसे इस तरह देखकर एरिक के मन में सुबह से भरा तनाव धीरे धीरे ढलने लगा। लेकिन तभी 2 दासियां जो अक्सर मिशा के साथ खेलती थीं उसकी ओर आईं। ओ लेडी मिशा, आप भी यहाँ हैं? आपने हमें पहले क्यों नहीं ढूंढा? हम तो दिन भर आपकी राह देख रही थीं। लेकिन अगले ही पल जैसे ही मिशा की नज़र उस पिंजरे में बंद पक्षी पर पड़ी, वो एकदम वहीं जम गई, जैसे किसी ने उसे जमीन से जड़ दिया हो। आसमान में बिजली कौंधी, तेज गड़गड़ाहट के साथ अंधकार को चीरती हुई। भव्य हॉल में कौवे पंख फड़फड़ाते हुए चीखने लगे। उनकी आवाज़ें हवा को चीरती जा रही थीं। दीवारों पर खून के छींटे थे और उसके पैरों के नीचे वही डरावना दृश्य बिछा था जिसे वो इतने समय से भुलाने की कोशिश कर रही थी। एक तोता बोला, उसकी आवाज़ बिगड़ी हुई थी, लगभग अमानवीय। मिशा, मुझे लगता है माँ ने कुछ गलत किया है, लेकिन जब माँ कुछ गलत करती है तब भी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, है ना? इसीलिए अब माँ। इसके आगे की बात एक भयानक चीख ने डूब गई। मिशा ज़मीन पर गिर पड़ी, अपने सिर को पकड़कर कांपती रही। उसका पूरा शरीर जैसे पीड़ा और घबराहट से थरथरा उठा। वो ज़मीन पर सिकुड़ गई, हाँफती हुई। चारों ओर खड़े सेवक एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी की आंखों में चिंता थी, किसी की आंखों में डर। कुछ लोग स्तब्ध थे और कुछ के चेहरे पर खुला तिरस्कार था। हर दिशा से नजरों का सैलाब उस टूटी हुई लड़की की ओर मुड़ गया, जो एक बार फिर सबकी निगाहों के बीच घिर गई थी। और जब सभी स्तब्ध खड़े थे, तब एरिक ही था जो सबसे पहले उसकी ओर दौड़ा। क्या तुम ठीक हो? उसने घुटनों के बल बैठते हुए पूछा। लो, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर झुक जाओ। लेकिन वहां खड़े बाकी लोग अभी चुप थे। किसी को ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था। मिशा अचानक एरिक की बाहों में समा गई, जैसे उसकी दुनिया में बची आखिरी उम्मीद वही हो। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, जैसे कोई अदृश्य डर उसे जकड़े हुए हो। एरिक की आवाज़ भरी हुई थी, ये सब क्या हो रहा है? मलिका ने सपाट स्वर में जवाब दिया। युवती ने उस पक्षी को देखकर प्रतिक्रिया दी है, उसे पक्षियों से डर लगता है। लेकिन फिर उसने धीरे से जोड़ा, मगर ये सिर्फ डर नहीं है, उसकी हालत हमेशा से थोड़ी अलग रही है। तभी काउंटेस की आवाज़ तीखी और कठोर उभरी, और ये बात हमें पहले बताना ज़रूरी नहीं समझा? अगर तुम लोग इतनी सी बात नहीं संभाल सकते तो इस एस्टेट में तुम्हारा काम क्या है? तभी एक दासी ने तंज भरे लहजे में कहा, क्या हम ही नहीं हैं जो रोज़ उसे नहलाते और कपड़े पहनाते हैं? एक छोटी सी बात भूल गए तो क्या मैं अब इतने अपमान की हकदार हो गई? तुम बात ही क्या कर रही हो? एडी की आवाज़ गूंज उठी, गुस्से और हैरानी से भरी हुई। लेकिन काउंटेस चुप रही और उस खामोशी में एक खतरनाक सर्द हवा घुल गई। एरिक ने उसकी माँ की आंखों में वो हल्का मगर ठहरा हुआ असंतोष महसूस किया। मगर मिशा की हालत ऐसी थी कि वहाँ रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। उसने बिना देर किए उसे अपनी बाहों में उठाया और ग्रीन हाउस से बाहर निकल गया। उसे याद आया कि उसने क्वेल भी ठुकरा दिया था, शायद उसी वजह से। अब से तय हो गया था कि खाने की मेज पर कभी कोई पक्षी का मांस नहीं परोसा जाएगा और ग्रीन हाउस से भी सारे पक्षियों को हटाया जाएगा। मिशा ने धीरे से हाथ उठाकर इशारा किया। क्या तुम आंगन चलना चाहती हो? एरिक ने कोमल स्वर में पूछा। वहाँ भी शायद पक्षी होंगे। लेकिन मिशा ने सिर हिलाया, वो फिर भी वहाँ जाना चाहती थी। एरिक ने भी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सोचने लगा, उस दिन माँ के साथ चैपल जाने के अलावा उसे एस्टेट के अंदर ही इतने दिनों से बंद रखा गया है। शायद थोड़ी ताज़ी हवा उसे अच्छा महसूस कराए। एरिक ने धीरे से उसके गाल से आंसू का आखिरी कतरा पोंछा। अब सब ठीक है, आराम से सो जाओ। अगर कोई पक्षी पास आया तो मैं उसे भगा दूंगा। जब तुम सो जाओगी तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारे कमरे में ले जाऊंगा। इतना कहकर उसने नजरें आंगन की ओर मोड़ लीं, एकदम सतर्क और शांत अंदाज में। शायद ये तूफान के बाद की शांति थी। लेकिन मिशा की पलकों ने धीरे धीरे झपकना शुरू किया और फिर वो नींद में डूब गई। कुछ देर बाद एक आकृति दूर से आती नजर आई। उसकी आवाज़ बिल्कुल हल्की और लापरवाह थी। बाहर टहलने निकले हो अपनी पत्नी के साथ? हाँ, आजकल तो तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही नज़दीक दिखते हो। उसने हल्का झुककर देखा। ओह, सो रही है क्या? एरिक का चेहरा गहरा हो गया। अभी जाओ यहाँ से। वो आदमी और भी पास आ गया, होंठों पर एक मुस्कान। छः, हमेशा इतने सख्त क्यों रहते हो? क्या डर है कहीं तुम्हारी नन्ही सी बेबी जाग ना जाए? बातें हो रही हैं जानो, लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे घर में भी बातें पहुँच चुकी हैं तुम्हारे बारे में। एरिक ने आखिरकार उसकी आंखों में देखा। इस बार किसने ये बातें फैलाईं? उसके मन में पहले से ही शक था। उसका चाचा कब से पारिवारिक शाखाओं में समर्थन जुटा रहा था और एम्बेरिक को उत्तराधिकारी बनाने की चालें चल रहा था। ऐसे समय में उत्तराधिकारी की निजी जिंदगी को लेकर उड़ती खबरें बिल्कुल भी मददगार नहीं थीं। तुम्हारे एस्टेट में एक लाल बालों वाली नौकरानी है ना, नाम है बैना शायद, और एक दुबला पतला भूरे बालों वाला सेवक लड़का भी है। वही दोनों तो हर जगह बातें फैला रहे हैं। जो सामने खड़ा था वो कोई और नहीं, एम्बेरिक ही था। स्वभाव से बेपरवाह, मगर शब्दों
बातों में छिपी चालाकी साफ झलक रही थी। उसे कभी भी घर के मुखिया बनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। दोनों ने साथ मिलकर युद्ध भूमि में लड़ाइयाँ लड़ी थीं और उनका रिश्ता खून में नहाकर बना था। तभी से एम्बेरिक ने एरिक का हमेशा बिना सवाल समर्थन किया। एरिक ने कहा, तुम्हारा फिर से शुक्रिया। एम्बेरिक हंसा, बकवास मत कर, सच कहूँ तो तुम दोनों ने इस घर की जिंदगी काफी दिलचस्प बना दी है, लेकिन सच सच बताओ चल क्या रहा है तुम्हारे बीच? वो मुस्कुराया, सुना है तुम राजकुमारी पर पूरी तरह लट्टू हो गए हो, यहाँ तक कि सुना है उसके पैर के नाखून भी खुद काटे तुमने। एरिक झल्लाया, और क्या करता, माँ से करवाता। एम्बेरिक ने सिर हिलाया, बात तो सही है, और फिर जोर से हंस पड़ा। लेकिन आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही बह रहे हो। क्या कहना चाहते हो तुम? एरिक की आवाज अब पूरी तरह सख्त हो गई थी। एम्बेरिक बोला, नौकरानियां कहती हैं कि तुम्हारी पत्नी कभी खुद चलती ही नहीं, तुम ही उसे हर जगह उठाकर ले जाते हो। तुमने उस दिन उसे देखा था, है ना? एरिक भड़क उठा, उसके पैर कमजोर हैं, उसे खुद पर जरा भी नियंत्रण नहीं है। क्या चाहता है तू? मैं उसे जमीन पर घसीटता फिरूं जैसे शादी के दिन किया था? अगर वो तेरे परिवार की होती, क्या तू भी ऐसा ही करता? एम्बेरिक का चेहरा बिगड़ गया। फिर वही बात, तुम्हारी वही अजीब सी करुणा। देखो, मैं समझता हूँ शायद तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता। जब मैंने पहली बार ये बातें सुनी तो सोचा कोई चाल चल रहे हो तुम, राजा को बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं तो थोड़ा प्रभावित भी हुआ था, लगा तुम कोई खेल खेल रहे हो। लेकिन अब जब कोई देख भी नहीं रहा तब भी तुम इतनी दूर जा रहे हो। क्या तुम सच में उस औरत को अपनी पत्नी मानकर रखोगे? एरिक की नज़रों में अचानक एक ऐसी धार उभरी जो किसी तलवार से कम न थी, बिल्कुल जानलेवा। जो कभी सिर्फ मेशा को आराम देने की बात थी, अब एरिक के भीतर गुस्से से भड़क उठी। बस बहुत हुआ, चुप हो जा। एम्बेरिक ने हल्के से हाथ उठाए। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस समझ नहीं पा रहा, क्या उसे हटा देना बेहतर नहीं होता? तुम्हारी तो रैन से शादी होने वाली थी, ये सब कैसे हो गया? एरिक ने शांत लेकिन ठंडी आवाज़ में कहा, काफ़ी है, फ़र्क नहीं पड़ता मैं किससे शादी करता हूँ, जब तक वो परिवार के लिए फ़ायदेमंद हो बस वही मायने रखता है। और जब तक मैं मेशा के साथ हूँ राजा हमें ख़तरा नहीं मानेगा। और फिर उसे तो खुद भी नहीं पता, उसे नहीं मालूम वो किसकी गोद में सिर रख के सोती है, नहीं जानती उसके साथ क्या हुआ है। वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है, क्या मैं और भी ज़ख्म दे दूँ? एम्बेरिक चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली। तुम सही कह रहे हो, ज्यादातर लोग तो उसे किसी अभिशाप की तरह मानते हैं, जैसे वो डर की वजह हो। एरिक की नजरें कहीं और चली गई। पहली बार किसी ने ये बात जोर से कही थी। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। लोग सोचते हैं वो कोई महामारी है। कुछ दिन बाद वह बहुप्रतीक्षित काव्य पाठ सभा आखिरकार हुई। हाउस क्लैडनर से जुड़े कई रईस बारी बारी से पहुंचे। उनमें क्रिस की मार्टियनेस और उनकी बेटी भी थीं। समय पर और पूरी गरिमा के साथ एरिक ने शिष्टाचार पूर्वक उनका स्वागत किया। मेशा को अपने साथ खड़ा रखा, लेकिन सिर्फ उतना ही बोला जितना जरूरी था। जैसे ही वे अंदर आए दर्जनों निगाहें उनकी ओर मुड़ी, जिज्ञासा से भरी, परखी जाती और मुस्कानें। सब खोखली, बनावटी, दो परिवारों के बीच टूटी सगाई की असहजता के बावजूद किसी ने उसे जुबान पर नहीं लाया। बस सब चुपचाप देखते रहे, शांत, सतर्क। कुछ पल बाद एरिक ने अपनी पत्नी की कमजोर सेहत का बहाना बनाते हुए बिना किसी झिझक के मीशा को अपनी बाहों में उठाया और वहां से चला गया। भीड़ में खड़ी रेन की निगाहें सिकुड़ गईं। वह उन दोनों की जाती हुई परछाइयों को ध्यान से देखती रही। फिर उसने कदम बढ़ाया और आवाज लगाई, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एरिक की आवाज ठंडी और सपाट थी। क्या चाहती हो तुम? इस तरह मेरा पीछा करना? क्या तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही जरूरी समझना हो गया है खुद को? लेकिन रेन ने उसकी बात को अनदेखा करते हुए शांत लहजे में कहा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस एक बात कहने आई हूँ, उसके साथ बच्चा मत पैदा करना। राजा के आदेश के बाद जब उनकी सगाई, जो पहले एक राजनीतिक सौदा थी, चुपचाप रद्द कर दी गई थी, तभी एरिक समझ नहीं पा रहा था कि अब रेन आखिर क्या चाहती है। बिना कुछ और कहे उसने रुमाल अपनी उंगलियों से गिरा दिया और हल्के से कहा, अगली बार मिलेंगे। फिर मुड़कर चली गई। क्रिस परिवार की गाड़ी के अंदर एक आवाज आई, क्या तुमने रुमाल गिराकर उसे सब कुछ बता दिया? उसने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। तुमने उन्हें भी देखा ना? माँ ने गाड़ी में बैठे हुए नाक सिकोड़कर कहा, इस तरह एक दूसरे से चिपके हुए कितना घटिया लगता है। हालांकि मानना पड़ेगा वो लड़की ठीक उसी तरह की है जिस पर मर्द जान छिड़कते हैं। सुंदर चेहरा, हमेशा मुस्कुराती रहती है। सच कहूँ तो तुम्हें ही उनके परिवार में जाना चाहिए था। रेन ने अपनी जिंदगी एक कुलीन घर की आदर्श पत्नी बनने की शिक्षा में गुजारी थी। उस
परिवार की सेवा के लिए। उसका होना कभी उसके अपने लिए नहीं था, सिर्फ वारिस पैदा करने के लिए था। लेकिन शायद दिल के किसी कोने में रेन इस व्यवस्था से पूरी तरह सहमत नहीं थी। उसके हाथों पर पड़े छाले और चोटों के निशान उन घावों की तरह थे जो किसी कुलीन घर की लड़की के हाथों पर होने नहीं चाहिए थे। उधर एरिक हर रात देर तक काम में डूबा रहता था। उसका मन कभी शांत नहीं होता था। एक के बाद एक संकट उसे घेरे रहता था। उसका पिता तो कब का शराब और औरतों में खो चुका था। अब पूरे राज्य के सारे कामों की जिम्मेदारी अकेले एरिक पर थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा उसे परेशान कर रहा था वो था युद्ध के बाद की तबाही। इतने सारे लोग मारे जा चुके थे, खेत उजड़ चुके थे और गर्मियों की फसल बेहद कम थी। अगर मैं बस पतझड़ तक टिक सकूं, उसने सोचा, तो जब सैनिक लौटकर कटाई शुरू करेंगे शायद हालात सुधरने लगेंगे। सिद्धांत में तो उनकी कठिन जीत के बदले उन्हें दरबार से अच्छा इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन हकीकत ये थी कि हाउस क्लैडनर को बस कुछ झूठन मिली थी और एक बेकार सी सांत्वना इनाम के रूप में। हार्ड्स की लौह खदान, जिसे बस राजा की इज्जत बचाने के लिए दिया गया था। एरिक की निगाहें कमरे के उस पार चली गईं जहां राजकुमारी चुपचाप बैठी थी। वह खदान कई सालों बाद ही कोई फल दे पाएगी, फिलहाल तो उसका कोई फायदा नहीं था। इस वक्त जरूरी था कि उनके पास जो भी थोड़ा बहुत था उसे अनाज के बदले व्यापार में इस्तेमाल किया जाए, और राजा की बेरुखी के चलते अब उन्हें सब कुछ खुद ही संभालना था। लेकिन ये सिर्फ पैसे या अनाज की बात नहीं थी। जब उसका पिता पूरी तरह से शराब और औरतों में खो गया था, तब राज्य के हर नौकर और अधिकारी अब एरिक की ओर ही देख रहे थे। उन उम्मीद भरी नजरों से उसका दिल और भी भारी हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे कोई ताबूत हर पल उसके सीने पर और भारी होता जा रहा हो। तभी अचानक उसने पलकें झपकाईं। मीशा धीरे से उसकी आस्तीन खींच रही थी। सॉरी, उसने धीमे से कहा, मैं थोड़ा खो गया था। क्या तुम मेरे साथ बैठना चाहती हो? अगले ही पल मीशा ने अचानक अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दिए। उसी पल एरिक को एम्बेरिक की वो नज़र याद आई जिसमें सिर्फ उलझन थी, जैसे वो समझ ही नहीं पा रहा हो कि ये सब क्या हो रहा है। एरिक ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। भला कौन समझ सकता था? वो खुद भी तो पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था। बस एक नज़र डालने की देर थी और एरिक समझ जाता कि मीशा क्या चाहती है। उसने उसे एक टॉफ़ी ऑफ़र की, सोचते हुए कि अभी और रुक जाऊं, मेरे साथ थोड़ा और समय बिताओ। बस उसे यूं गले लगाए रखना, शांत स्थिर, जैसे उसकी बाहों में सुकून पा रही हो। किसी तरह जो बोझ उसके सीने पर दिनों से दबा हुआ था अब थोड़ा हल्का लगने लगा। अगले दिन हाउस क्रिस की एक नौकरानी दरवाजे पर आई। उसका कारण था, मेरी मालकिन ने लगता है अपना रुमाल यहीं छोड़ दिया है। लेकिन उच्च वर्ग में रुमाल कोई मामूली कपड़ा नहीं होता। ये एक संकेत होता है, स्नेह का प्रतीक। और अगर कोई अविवाहित कन्या अपने पूर्व मंगेतर की हवेली में गलती से रुमाल छोड़ दे तो ये एक बड़ा घोटाला बन सकता था। काउंटेस ने तुरंत आदेश दिया कि रुमाल किसी भी हाल में ढूंढा जाए और किसी को शक न हो। इसके लिए उन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो रुमाल असल में मार्चिनेस का है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से हाउस क्रिस की जो मुख्य नौकरानी आई थी वो मल्लिका की जान पहचान की निकली। उनकी मुलाकात के दौरान उस नौकरानी ने खुलकर कहा, राजकुमारी को 2 साल के भीतर हटा देना चाहिए। अगर चाहो तो मैं कल ही सब निपटा सकती हूँ। मल्लिका ने ठंडी सहजता से जवाब दिया, नहीं, ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे जल्दी निपटाया जाए। हमें आगे भी संपर्क में रहना होगा और हम बार बार वाइस काउंट की हवेली आने के बहाने नहीं बना सकते। तब शहर में मिलते हैं, मैं लगभग हर दिन बाहर जा सकती हूँ। तो चलो अगली मुलाकात की जगह और समय अभी तय कर लेते हैं। मैं खुद को उस दिन फ्री रखूंगी। उसी समय एस्टेट में काउंटेस खुद मीशा के बाल संवार रही थी। आज फैमिली डाइनिंग का दिन था और शुरुआत में उसका इरादा था कि वो लड़की को कुछ अनुशासन सिखाए। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहने की सोची वो रुक गई और अपना लहजा बदल लिया। छोड़ो मीशा, बस तुम अच्छा खाना खा लो, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। थोड़ी ही दूरी पर काउंट ने मीशा की ओर ठंडी और नफरत भरी नजर डाली। पूरा खाना बहुत ही असहज था। मीशा ने गलती से अपनी फोर्क प्लेट से इस तरह घिस दी कि एक तेज चुभती हुई आवाज निकल गई जो इतनी कर्कश थी कि सभी अनायास ही सहम गए। काउंट उसी पल भड़क गया। इसके साथ आखिर दिक्कत क्या है? काउंटेस ने भौहें सिकोड़कर उसे शांत करने की कोशिश की। वो अभी सीख रही है, तुम्हें उस पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। फिर एरिक ने आराम से एक भुना हुआ लैम्प शैंक उठाया और कहा, ये वाला है, इसे तो सीधे हाथ से खा लो। काउंट ने नाक सिकोड़ते हुए कहा,
अविश्वसनीय, इसकी उम्र क्या है, अभी भी तुम्हें इसे खाना सिखाना पड़ रहा है? काउंटेस ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, छोड़ो, मीशा को तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। काउंट कुछ कहने ही वाला था, लेकिन काउंटेस ने उसकी बात अनसुनी करते हुए एरिक से कहा, मीशा को कुछ सब्जियां भी दो। इस पर काउंट और भी चिढ़ गया, उसका चेहरा और गहरा हो गया। उसने गुस्से में मेज पर हाथ पटका, जिससे सारी कटलरी हिल उठी। तुम दोनों राजा से मिलने वाले हो, तब तक इस लड़की से कोई गड़बड़ी मत होने देना। उन कठोर बातों के बाद काउंट गुस्से में मेज से उठे और वहां से चले गए, लेकिन ना उनकी पत्नी को ना उनके बेटे को कोई फर्क पड़ा। आखिर कुछ ही दिनों में उनका राजमहल का दौरा तय था। काउंटेस ने एरिक की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या तुमने शाही परिवार के लिए उपहार तैयार कर लिया? एरिक ने सिर हिलाया, हाँ, काफी पहले से तैयार है। एक्विलार राज्य में एक परंपरा है, शादी के 50वें दिन दंपति को दुल्हन के परिवार से औपचारिक रूप से मिलने जाना होता है, और एरिक और मीशा के लिए वो जगह थी शाही महल। उनके रवाना होने की सुबह आखिरकार आ गई। महल की नौकरानियां अचानक बड़ी मेहनती बन गईं, जैसे बिल्कुल परफेक्ट सेविका बनने का नाटक कर रही हों। उनके इस अचानक बदले व्यवहार से एरिक को खुद अजीब सा महसूस हुआ। उसने उस युवती की ओर देखा जो भारी भरकम शाही पोशाक में सजी हुई थी, वही लड़की जिससे उसने शादी की थी, बिना कोई उम्मीद लगाए, सिर्फ लोगों की दया भरी फुसफुसाहटों के बीच। और अब वो लड़की जितनी सक्षम वो दिख रही थी, एरिक की कल्पना से कहीं ज्यादा निकली। एरिक थोड़ा झुककर धीरे से बोला, क्या तुम्हें मेरा नाम भी पता है? मीशा ने उसकी ओर एक नजर डाली, फिर बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया। बिना उत्तर के भी एरिक हल्के से मुस्कुरा पड़ा। कोई बात नहीं, बस यूं ही पूछ लिया था। उसके मन में तो यही था कि शायद मीशा को उसका नाम भी याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी को बचाने की जिम्मेदारी होना शायद कोई बुरा जीवन नहीं था। कुछ ही देर में वे शाही महल पहुंच गए। ऊंची खिड़कियों से तेज धूप भीतर आ रही थी, इतनी कि आंखें चौंधिया जाएं। फर्श पर हल्का संगमरमर बिछा था, बिल्कुल साफ और गंभीर। यहाँ की हर चीज एक ही मकसद से बनाई गई थी, डर पैदा करना। और जितना ज्यादा एरिक राजा और उसके इस दिखावे के बारे में सोचता गया, उतनी ही ज्यादा उसे इससे नफरत होने लगी। 20 साल पहले जब वो युवा राजा सिंहासन पर बैठा था, उसने बिना ज्यादा मेहनत के अपनी सत्ता मजबूत कर ली थी। ये सब उसके ताकतवर ननिहाल साकेत्स घराने की वजह से हुआ था। लेकिन 12 साल पहले उस युद्ध के बाद, जिसमें अनगिनत जाने गईं, राजधानी में कुछ ऐसा हुआ जो किसी को पूरी तरह से समझ नहीं आया, और तब से राजा कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस दिन के बाद से शाही महल का केंद्रीय हिस्सा खून से सना हुआ दुस्वप्न बन गया। एक धब्बा मिटने से पहले ही दूसरी गर्दन गिर जाती थी, और अब पता नहीं कि जिस जमीन पर वे कदम रखने जा रहे थे, कभी वहां किसकी लाश पड़ी थी। जल्द ही दोनों को बड़े सिंहासन कक्ष में ले जाया गया। एरिक ने राजकुमारी के साथ झुककर कहा, आपको प्रणाम महाराज। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, अरे वाह, काफी समय हो गया, ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मीशा का रंग रूप तो पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। तभी राजकुमारी की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। वो लड़खड़ा कर आगे गिरी और जमीन पर गिर पड़ी। राजा उसे घूरता रहा, होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान खिंच गई। इतनी चमक तो चेहरे पर आ गई है, इसका मतलब ये होगा कि जल्द ही संतान की उम्मीद की जा सकती है। शादी की रात से ही एरिक इस पूरे नाटक को निभा रहा था। वो नहीं चाहता था कि एक मासूम लड़की जिसे कुछ समझ भी ना हो, वो प्रसव की पीड़ा से गुजरे। हालांकि दिल अंदर से विरोध कर रहा था, लेकिन जो शब्द उसके मुंह से निकले वो कुछ और ही कह रहे थे। मैं भी यही चाहता हूं, बस मेरी पत्नी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। राजा ने झुंझलाकर हाथ हिलाया, ये स्वास्थ्य की बातें मत सुनाओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो बस एक अजीब बात जाननी थी जो मैंने नौकरानियों से सुनी। उन्होंने कहा कि शादी की पहली रात की चादरें खून से पूरी भीग गई थीं, लेकिन जब राजकुमारी को नहलाया गया तो उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं था। उस रात से लेकर अब तक, चाहे वो बिस्तर हो या उसका शरीर, सब कुछ एकदम साफ, कोई भी निशान नहीं। क्या बात है, क्या तुम्हें राजपरिवार का उत्तराधिकारी नहीं चाहिए? तभी एरिक को एहसास हुआ कि उससे एक बड़ी चूक हो गई है। क्या तुम शब्दों के जादूगर नहीं हो? तो अब खुद को समझाओ। मैंने तो सुना है कि तुमने अब तक राजकुमारी को छुआ तक नहीं है। क्या इरादा है, मंदिर जाकर तलाक मांगने का? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, ऐसा सोचने की भी हिम्मत नहीं है। एरिक अंदर तक हिल गया था। उसने
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी निजी बातें भी महल की नौकरानियां जाकर राजा तक पहुंचा देंगी। राजा की मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। अच्छा, तो कार्डिनल परिवार को अब राजघराने का मजाक उड़ाने की हिम्मत हो गई है। मेरी प्यारी मीशा इतनी सुंदर है और फिर भी तुम उसे हाथ तक नहीं लगाते। बताओ, क्या तुम्हारा ये व्यवहार राजगद्दी के खिलाफ गद्दारी माना जाए? एरिक के सीने में जैसे एक भारी बोझ उतर गया। तो ये वही कोना था जहां उसे हमेशा धकेला जाना था। अब जबकि राजा ने खुद गद्दारी जैसा शब्द बोल दिया है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। एरिक अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था, लेकिन फिर उसके माता पिता और कार्डिनल परिवार के वफादार लोगों का क्या होगा? उसने राजधानी में सिर्फ करीब 70 सैनिक ही लाए थे, जो शाही गार्ड की पूरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं थे। बस एक हल्की सी उंगली के इशारे पर राजा ने आदेश दिया, आयशा इधर आओ। और एरिक की हैरानी के लिए मीशा सच में घुटनों के बल रेंगते हुए सिंहासन की ओर बढ़ने लगी। मेरे प्यारी छोटी बहन, राजा ने नर्म लहजे में कहा, मेरी कुछ मदद करो समझने में। क्या तुम्हारे पति ने कभी रात में तुम्हारे कपड़े उतारे हैं? लेकिन राजकुमारी एकदम शांत रही, जैसे कुछ सुना ही ना हो, बस जूतों से खेलने में लगी रही। अचानक राजा ने उसका बाल बुरी तरह से खींचा। बिना किसी चेतावनी के मीशा दर्द में चिल्ला उठी। एरिक चीख पड़ा, महाराज कृपया उसे छोड़ दीजिए। लेकिन राजा ने गुस्से में कहा, मीशा, मैंने तुमसे सवाल किया था, क्या उसने तुम्हें छुआ या नहीं? मीशा की आंखों में आंसू भर आए। बहुत दर्द हो रहा है, उसने धीमे से कहा, यहीं सीने पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। एरिक एकदम थम गया। जो कुछ वो बोल रही थी वैसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। क्या ये सब क्या हो रहा है? तभी राजा गुस्से में खड़ा हुआ। बस बहुत हुआ, मुझे अपनी बहन की रात की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। कितनी घिनौनी बात है ये सोचकर भी। और उसने मीशा को जोर से लात मारी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी। इसे यहाँ से ले जाओ अभी। एरिक आगे बढ़ा और चुपचाप उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अब उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल चुका था। कुछ भी कहने लायक नहीं था। जो वो उस पल महसूस कर रहा था उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता था। क्या ये अपमान था जो राजा की इस घटिया साजिश में उसे घसीट कर दे दिया गया था? ये गुस्सा था या उस विश्वासघात की चुभन उस लड़की से जिसने उसे परिवार की तरह अपनाया था और जिसे उसने खुद भी वैसे ही संभाला था? बगीचे में लौटते समय एरिक ने एक शब्द नहीं कहा। मीशा उसकी बाहों में चुपचाप सोई हुई थी, लेकिन एरिक के होठों पर खिंचा हुआ तनाव सब कुछ कह रहा था। एक तूफान आने वाला था। जैसे ही वे हवेली पहुंचे, एरिक ने पहला आदेश दिया, आज रात मैं खुद उसका ख्याल रखूंगा। दूसरी मंजिल पर कोई नहीं जाएगा। तुम लोग सैनिकों की चौकी पर जाओ। कलन को यहाँ लाओ, वो पश्चिमी हिस्से की दूसरी मंजिल की निगरानी करेगा। महल की दासियां आपस में हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगीं। नीचे की मंजिल से भी राजकुमारी की चीखें सुनाई दे रही थीं। वो एरिक की बाहों में बुरी तरह तड़प रही थी, रो रही थी और जोर जोर से छटपटा रही थी। लेकिन एक नाजुक सी लड़की भला एक अनुभवी योद्धा के सामने क्या कर सकती थी? कलन थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गया। किसी को इस दरवाजे के पास नहीं आना है। अगर कुछ भी हो तुरंत मुझे सूचना दो। कमरे के भीतर एरिक ने मीशा को अंदर के सेवकों वाले बिस्तर पर जोर से फेंका। दीवारें यहाँ मोटी हैं, जितना चाहे चीख लो, कोई नहीं सुनेगा। उसने उसका कलाई पकड़कर जोर से खींचा और ठंडी आवाज में कहा, सुना तुमने? मेरा मतलब है अब तुम चाहे जो भी कहो कोई नहीं सुनेगा। मैं जानता हूँ तुम लोगों से बात कर सकती हो। अब बोलो, बोलो जरा। मीशा एकदम जड़ बन गई। एरिक की मौजूदगी का दबाव इतना भारी था कि उसकी सांसें रुकने लगीं। उसने ज़बरदस्ती एक टेढ़ी सी भोली सी मुस्कान देने की कोशिश की, जैसे सब कुछ मजाक में टाल दे। लेकिन एरिक अब ऐसे बहानों से बहलने वाला नहीं था। मेरे पास बहुत सब्र है, उसने बेहद ठंडे स्वर में कहा। कितनी देर तक ये नाटक चलाने का इरादा है? अगर आज मैं पकड़ ना पाता तो क्या तुम हमेशा छुपाते रहते? मुझे क्या समझते हो? एक ही शब्द ने उसे पूरी तरह रोक दिया, हबी। उस लहजे में, उस अंदाज में बिल्कुल वही बात थी जो काउंटेस ने एक बार काउंट से कही थी। तुम्हें सच में मीशा की फिक्र छोड़ देनी चाहिए, उसे तुम्हारी अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। उसी पल एरिक ने सच में सोचा कि क्या उसने राजा के सामने हुई सारी बात बस अपनी कल्पना में देखी थी। तुम क्या कर रहे थे? एरिक ने धीरे से पूछा। मीशा ने हल्का सा सिर झुकाया और शांति से जवाब दिया, क्योंकि जल्द ही वे सब भूखे कुत्तों की तरह कोई भी कमजोरी खोजने के लिए घूरेंगे, इसलिए हमें उन्हें यकीन दिलाना होगा कि हम बिल्कुल ठीक हैं। उसका लहजा स्थिर और प्रवाहमान था, लगभग असामान्य रूप से, जैसे ये शब्द उसके खुद के न हों बल्कि कुछ उसने सुने और याद किए हों। वह शांत आवाज
और नरम चेहरा उसके हाथों की सूक्ष्म कांप से मेल नहीं खाते थे। उसकी उंगलियां हिल रही थीं, वो डर रही थी, वो खुद को संभाले हुए थी। एरिक आगे पूछना चाहता था लेकिन खुद को रोका। मैं तुम्हें दबाव नहीं डाल रहा हूँ, उसने धीरे से कहा। आखिरकार उसका कलाई छोड़ दिया। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वो पूरी तरह से सचेत थी। फिर वास्तव में वह अब तक क्या सोच रही थी? उसने सुना था कि जब मीशा 8 साल की थी उसने अपनी माँ की मौत अपने ही सामने देखी थी और उसके बाद शायद उसने अपने और भाई बहनों को एक एक करके राजा के हाथों फांसी दी जाती देखी थी। वो शायद इसलिए बची थी क्योंकि उसने जिस अपमान और तिरस्कार को सहा था वो शायद जानवरों के लिए भी ज़्यादा क्रूर होता। उसकी ज़िंदगी कैसी रही होगी ये सोचकर एरिक का गला सूख गया। वे एक दूसरे को ज़्यादा दिन नहीं जानते थे। उसे किसी को सांत्वना देने का अधिकार नहीं था जिसने इतना कुछ सहा हो, और वैसे भी कोई भी शब्द, खासकर वो आसान सी बात कि तुमने काफ़ी सहा, उसे कभी सुकून नहीं दे सकती। वह मीशा से कुछ कहना चाहता था लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। उस रात राजकुमारी स्टडी में सोई और एरिक उसके करीब रहकर चुपचाप पहरेदारी करता रहा जब तक सुबह नहीं हुई। सुबह होते ही बटलर नाश्ता लेकर आया और साथ में मलिका भी आई। एरिक को लगा था मलिका झूठी खबर देने के लिए सजा पाएगी, लेकिन उसकी हैरानी की बात थी कि वह बिल्कुल ठीक ठाक थी। जब वो प्रिंसेस को जगाने लगी, एरिक ने उसे रोका, थोड़ा और सोने दिया। उसे अंदाजा था मलिका क्या सोच रही होगी कि आखिरकार उन्होंने वो किया जो शादी की रात नहीं कर पाए थे। शायद उसे ऐसा विश्वास करने देना बेहतर था। एरिक अकेले नाश्ता करने बैठा, तभी उसे एहसास हुआ कि उसने काफ़ी समय से अकेले खाना नहीं खाया और अब हर कौर रेत जैसा लग रहा था। प्रिंसेस जल्दी ही अपनी पुरानी हालत में वापस आ गई। हमेशा की तरह उसने अपना रोज़ाना रूटीन शुरू किया। पहले डेस्क पर गड़बड़ मचाई, फिर काले बालों वाले आदमी के फेंके हुए कपड़ों में छेद किए। वह मेड की मदद भी करती रही, उसके कुछ सफ़ेद बाल खींचते हुए, और इसी तरह उसने अपना आधा डेली चेकलिस्ट पूरा कर लिया। मेड की शिकायतें सुनने का नाटक करते हुए उसके ख्याल वापस काले बाल वाले आदमी पर आए। वह कल बहुत अपसेट लग रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया क्यों। अगर वो किसी को मेरा सीक्रेट बता दे तो, अगर वो मुझे यहाँ से निकालवा दे तो, नहीं, चाहे वो गुस्सा भी हो, अभी तक वह बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर वो सच में मेरे बारे में किसी को बता दे तो। ये सोचकर मीशा एस्टेट के दूसरे तरफ जल्दी से चली गई। वहाँ काउंटेस ने उसे देखा और कहा, मीशा तुमने अच्छी नींद ली? मैंने कहा था कि तुम्हें अकेले इधर उधर नहीं भागना चाहिए, ये खतरा है। मीशा काउंटेस की गोद में गिर गई जैसे वह चाहती थी। काउंटेस ने उसके बाल धीरे से सहलाए। गरीब बच्ची, लग रहा है वो अभी भी आधी नींद में है। शुक्र है कि वह बिल्कुल यूजुअल जैसी लग रही है। मीशा को आराम देते हुए काउंटेस ने गार्डनर से नई बाड़ के लिए माजू वुड इस्तेमाल करने की बात की। मीशा को वो मटेरियल पता था। रॉयल पैलेस में रोज वुड इस्तेमाल होता है जो माजू वुड से 5 गुना महंगा है। क्या ये जगह इतना गरीब है कि फैंसी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती? वैसे भी उसने कभी रॉयल पैलेस और सीलिया पैलेस के बाहर कुछ नहीं देखा था। उसकी दुनिया बहुत सीमित थी। तभी बटलर ने बात जोड़ी, हाँ, लीजन फैमिली का डेयरी फार्म अब बटर और चीज़ बनाना शुरू कर दिया है। थोड़ा महंगा है, 20 फेस्टर्स, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मैं थोड़ा लेकर आया हूँ। मिशा हैरान होकर पलकें झपकाई। उस छोटे से बटर का टुकड़ा 20 फेस्टर्स का था। काउंटेस ने एक टुकड़ा उठाकर धीरे से उसे खिलाया। मिशा को याद आया कि एक बार मेड ने कहा था पूरे आटे का बैग भी 20 फेस्टर्स का होता है। मतलब ये हाथ जितना छोटा बटर पूरे आटे के बराबर था। वह काले बाल वाला आदमी हमेशा लोगों के खाने की चिंता करता था। अगर पैसे कम हैं तो आटा खरीदना ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। मिशा, ये टेस्टी है, तुम इतनी खुशी से खा रही हो? काउंटेस ने प्यार से कहा। अच्छा, तो मिशा के लिए करीब 5 दिन का बटर खरीदते हैं। आमतौर पर वे सिर्फ 4 फेस्टर्स का बटर खरीदते थे, लेकिन 5 दिन का मतलब 100 फेस्टर्स, यानी 1 जेरी। काले बाल वाले आदमी और काउंटेस, वे मुझसे खाना खाते हुए क्यों इतने खुश दिखते हैं? उनके कारण जो भी हों, वो काइंड केयर सिर्फ उसके लिए नहीं हो सकती थी। आखिरकार प्रिंसेस को हमेशा एक कर्ज की तरह ट्रीट किया गया था। किसी ने भी कभी उससे सच में दया नहीं दिखाई थी। जल्द ही शाम हुई। एरिक उसे लेने आया, लेकिन इस बार वो लड़की जो हमेशा उसकी बाहों में दौड़ती थी हिली नहीं। वह उसके साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी, पर एरिक ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। एक ही झटके में उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया।
करीब झुककर एक ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वही सुन सकती थी। मियाँ, तुम्हें मेरे साथ शांति से चलना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो कल हुआ उसके बारे में मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। जब एरिक को पता चला कि प्रिंसेस पागलपन का नाटक कर रही है, तो उसने उसे खुद से खाना खिलाना शुरू कर दिया। मियाँ इस आदमी से नफरत करती थी। एरिक हर समय उसके खिलाफ खड़ा लगता था। ये आदमी बहुत डिग्निफाइड, रिफाइंड और इमोशनली स्टेबल था, जबकि उसने 10 साल से नाइफ और फोक का इस्तेमाल नहीं किया था। इतना सिंपल काम जैसे मांस काटना भी उसके लिए मुश्किल था, लेकिन आदमी ने गंभीरता से उसकी तारीफ की। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांपते थे, फिर भी वो झूठ बोलकर उसकी तारीफ करता रहा। मियाँ ने नाइफ गिरा दी और हाथ से खाना उठाकर मुंह में भरने लगी। एरिक उसकी हरकत से हैरान रह गया। फिर से ये क्यों? लड़की ने भौहें सिकोड़कर उसकी बात पर गुस्सा जताया। अगर बाद में मेड्स को टेबल बिल्कुल साफ मिलेगी तो वे मुझ पर शक करेंगी। अचानक आदमी ने सिर झुका लिया और अपने लाल चेहरे को ढक लिया। ऐसा मत करो, मैं समझता हूँ। मियाँ उलझन में थी। क्या वो नाराज है? लेकिन उसकी खराब टेबल मैनर्स कोई नई बात नहीं थी। लगता है उसे भविष्य में और रेस्ट्रेंट की ज़रूरत है। अचानक लड़की की ठुड्डी पकड़ ली गई। ऊपर देखो। आदमी उसके चेहरे से गंदगी साफ करने लगा। मैं क्या करूं? क्या तुम्हारा चेहरा साफ करके तुम्हें पहले की तरह खिलाऊं? मीशा ने सिर हिला दिया। वो काफ़ी समझदार था। अपना हाथ दो। उसने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से पहुंचा। ये देखकर लड़की, जो कोमल व्यवहार की आदी नहीं थी, नज़रें फेर लीं। खाने के बाद का रूटीन उसका नहलाना था। इस बार एरिक बाहर नहीं गया। ठंडे पानी का कटोरा लड़की के सिर पर उड़ेल दिया गया। मेलिया, जो प्रिंसेस को मूर्ख समझती थी, शिकायत करने लगी। ये लड़की कभी बीमार क्यों नहीं पड़ती? मैं सच में कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। मियाँ भी सोच रही थी कि वो बीमार क्यों नहीं होती। वैसे तो उसे नहलाने वाली मोटी मेड होती थी, आज ये क्यों? मियाँ हंसकर मलिका के बाल पकड़ने लगी। मलिका को उम्मीद नहीं थी कि वो विरोध करेगी और गुस्से में धक्का दे बैठी, लेकिन इस बार वो गलत थी। क्या कर रही हो? पीछे से आदमी की आवाज़ आई। मलिका ने हैरानी जताई। आप यहाँ क्यों हैं? जैसा आप देख रहे हैं, प्रिंसेस अचानक संघर्ष करने लगी। कभी कभी उसे चोट लग जाती है, इसलिए मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। कितनी हास्यास्पद बात है। उसकी बोलने की अक्षमता का फ़ायदा उठाकर झूठ बोल रही है। जैसे ही मलिका एरिक को बाहर भेजने ही वाली थी, आदमी अंदर आ गया। मैं उसे नहलाऊंगा। हे भगवान, आप खुद प्रिंसेस को नहलाएंगे? वो पानी में गिर सकती है या अचानक कूद सकती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एरिक ने ठंडी नज़र से देखा। तो क्या मुझे उसके पति को ये नहीं करना चाहिए? मलिका ने उसे रोकने के लिए नहलाने की जटिल प्रक्रिया गिनानी शुरू की। प्रिंसेस को नहलाना आसान नहीं है। पहले उसके बाल धोना, फिर तेल लगाना, पानी सुखाना और लोशन लगाना पड़ता है। लेकिन ये सब झूठ था। पहले तो बस साबुन से नहलाया जाता था, लेकिन फिर भी ये महल से अच्छा था। वहाँ तो बस एल्कलाइन पानी में फेंक दिया जाता था, जैसे कपड़े धोए जाते हैं। एरिक के जिद करने पर मलिका मजबूरन चली गई, लेकिन अब एरिक खुद दुविधा में था। उसने सिर फेरकर हिचकिचाते हुए कहा, क्या तुम खुद नहा सकती हो? वो खुद कैसे नहा सकती थी जबकि वो पागल होने का नाटक कर रही थी? एरिक ने होंठ काटे, चेहरा लाल हुआ और धीरे से कहा, मैं समझ गया, ज़रा रुको। मियाँ उलझन में थी। वो फिर गुस्सा क्यों लग रहा है? लेकिन उसे और गुस्सा दिलाने से कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए उसने सहयोग करने का फैसला किया। जैसे ही एरिक ने प्रिंसेस को पास आते देखा, उसने अपना चेहरा ढक लिया। तुम क्या कर रही हो? लेकिन अगले ही पल उसकी सारी झिझक और शर्म गायब हो गई। लड़की ने तौलिया गिरा दिया और उसके शरीर पर चोटों और निशानों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। घाव कांटों की तरह थे, जो उसके सहन किए गए टॉर्चर की याद दिला रहे थे। लड़की की आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे ये सब सामान्य हो। मीशा ने जब पहली बार एरिक का डरावना और दबदबे वाला शरीर देखा था, तो उसने ठान लिया था कि विरोध नहीं करेगी, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही बचती आई थी। लेकिन जब उसने आदमी के चेहरे का भाव साफ देखा, तो डर ने उसे घेर लिया। वो पीछे हटने लगी। शायद मैं गलत थी। ये आदमी डरावना दिखता है, लेकिन अब तक उसने ज़्यादातर मेरे साथ नरमी ही बरती है। लेकिन अब उसका चेहरा, क्या मुझे फिर से पीटा जाएगा? वो कभी नहीं जानती थी कि लोग क्यों पीटते हैं, लेकिन पीड़ा हमेशा बिना वजह आती थी। लेकिन इस बार दर्द नहीं आया। मियाँ ने आश्चर्य से ऊपर देखा। इतने गहरे जख्म कितनी बेरहमी से किया होगा। ये किसने किया? उसने आदमी की आवाज़ में चिंता सुनी, तो वो उस पर तरस खा रहा था। शायद ये पहली बार था जब उसने इतनी दुखी आवाज़ सुनी थी। मियाँ ने मुश्किल से बोलते हुए कहा,
किंग। उसे लगा कि जवाब देना चाहिए। ये अप्रत्याशित होते हुए भी अपेक्षित उत्तर था। एरिक की आंखें उसकी बात से ही उदास हो गईं। वो इतना विचलित हो गया कि समझ नहीं पाया क्या करे। फिर उसने मीशा को थाम लिया। चलो जल्दी नहा लो और निकलो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। एरिक ने आस्तीन चढ़ाई। अगर असहज लगे तो मुझे बताना, आखिर ये पहली बार है जब मैं किसी को नहला रहा हूँ। लड़की ने अब जाकर समझा कि वो गुस्से में नहीं था। उसकी आंखों में अब बस सहानुभूति थी। वो कहना चाहती थी कि मुझे कुत्ते की तरह नहला दो, लेकिन वो बहुत ध्यान से कर रहा था। गर्म पानी में बैठकर मीशा ने पहली बार जाना कि नहाना कितना सुखद हो सकता है। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उसे ये एहसास भी नहीं हुआ कि जो आदमी उसे इतनी सावधानी से नहला रहा है उसका चेहरा अब लाल हो चुका है। जब एरिक उसकी पीठ धो रहा था तो लड़की हंस पड़ी। वो उसके हाथ से बच गई। आदमी उसकी नज़र से चौंक गया और तुरंत चेहरा लाल करते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाला आदमी उलझे हुए शब्दों में बड़बड़ाने लगा और बार बार सॉरी कहने लगा। उसकी यह झिझक लड़की पर भी असर करने लगी। मियाँ भी अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। दिन भर व्यस्त रहने के बाद नहाने के बाद एरिक थककर बिस्तर पर लेट गया। मियाँ ने सोचा कि वो पूरी तरह थक गया होगा। तभी उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, लेट जाओ और आराम करो, तुम भी थकी होगी। मियाँ चुपचाप उसके पास लेट गई, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि आराम मुझे नहीं बल्कि तुम्हें करना चाहिए। थोड़ी ही देर में एरिक की सांसें स्थिर हो गईं। लड़की चुपचाप उसके सोते चेहरे को देखती रही। उसे सचमुच यह आदमी समझ नहीं आता था। कल ही उसने उसकी जान बचाई थी और फिर भी वो उसे धमकाता है। लेकिन आज जब उसने उसके शरीर के निशान देखे तो उसका चेहरा उदास हो गया। कभी जब वो ठीक से खाना नहीं खाती तो उसका चेहरा घृणा से भर जाता है। क्या वो सच में सो गया है? लेकिन शायद ये आदमी बहुत कम ही मिलता होगा जो इतना अच्छा हो। लड़की धीरे से दरवाज़ा खोलकर दूसरे कमरे में चली गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, एरिक की आंखें खुल गईं। वो बैठकर दरवाजे की दरार से आती रोशनी को घूरने लगा। फिर लड़की की हल्की आवाज़ सुनाई दी। वो रुक न सका और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। आवाज़ साफ होती गई। आदिल, मेरे लिए सरदर्द की दवा ले आओ, वो मेरे कमरे में होनी चाहिए। अभी राजधानी के उत्तरी हिस्से में फूड पॉइजनिंग फैल रही है। दवा की कीमत 5 डाई से बढ़कर 7 जैर हो गई है। मियाँ अभी फॉर्क इस्तेमाल करना सीख रही है, उसकी आलोचना मत करना। लड़की की आवाज़ बहुत साफ और दृढ़ थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर लग रहा था कि ये सारी बातें वो दूसरों से सुनकर दोहरा रही है। अगले दिन नौकरानियां हमेशा की तरह राजकुमारी का शरीर जांच रही थीं। मालिक ने अब तक उसे छुआ भी नहीं, तो फिर सबको क्यों बाहर भेजता है? देखो, उसका शरीर पूरी तरह साफ है, कोई निशान भी नहीं है। मियाँ के लिए ये सब बार बार होता आया है, लेकिन आज उसका मूड कुछ और था। शायद कर उस काले बालों वाले आदमी ने उसमें शर्म की भावना जगा दी थी और उसने उसकी एक और अजीब आदत पकड़ ली थी। पहले जब वो पागल बनने का नाटक करती थी तो दूसरों की बातें या ताने उसे फर्क नहीं डालते थे, लेकिन अब जब उसकी असली पहचान सामने आ गई है तो उसे इस बात की परवाह होने लगी कि कहीं वो आदमी उसका मजाक ना उड़ाए। मियाँ हैरान थी। क्या उसे तुम्हारा शरीर देखकर कोई इच्छा नहीं होती? वैसे भी कौन चाहेगा कि तुम्हारे जैसी कोई बच्चे पैदा करे? मियाँ ने मुड़कर देखा। उसका शरीर सचमुच हाल में बहुत साफ रहा है, एक खरोंच तक में ही है। उसे मौका देखकर खुद को गिराना चाहिए ताकि दूसरों को शक ना हो, पर यह कैसे करे? वो खुद को बहुत ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहती। क्या किसी महंगी चीज़ को नुकसान पहुंचा दे? नहीं, यहाँ के पहरेदार तो सिर्फ साधारण लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इससे हालत और ख़राब हो जाएगी। मियाँ ने सीढ़ियों की तरफ देखा। मोटी नौकरानी उससे अभी कुछ दूर थी। अगर वो खुद को संभाल कर गिरे तो बहुत चोट नहीं लगेगी। दर्द तो होगा, लेकिन यही सबसे सही तरीका है। मियाँ जैसे ही गिरने का नाटक करने वाली थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम सच में चिंता बढ़ा देती हो। लड़की को पीछे खींच लिया गया। उसने सोचा, ये यहाँ कब आया? मियाँ उसे देखना बिल्कुल नहीं चाहती थी, खासकर कल रात की घटना के बाद। एरिक उसे ग्रीन हाउस में ले गया। वहाँ से सारे पंछी हटा दिए गए थे। लेकिन क्या तुम्हें सच में पंछियों से नफरत है? लड़की ने बस एक आवाज़ निकाली। उसने दोबारा पूछा, क्यों? कोई खास वजह है? क्योंकि पंछियों ने खा लिया था क्या? लड़की जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने गुस्से से एरिक को देखा और चेहरा फेर लिया। आदमी फिर पूछने लगा, क्या जब तुम बोलती हो तो तुम्हें किसी तरह की परेशानी होती है? यहाँ और कोई नहीं आएगा, तुम निश्चिंत रह सकती हो। दरअसल उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई और आ जाएगा। लड़की की हिचकिचाहट देखकर आदमी को कुछ समझ आया। क्या तुम्हें बोलने में दिक्कत है? वो अपने मन में तो ठीक से बातें कर पाती है, लेकिन जब सचमुच बोलने की कोशिश करती है तो उसे कठिनाई होती है।
क्या तुम बहुत लंबे समय से लोगों से बात नहीं कर पाई हो, इसलिए अब अपने दिमाग में ठीक से भाषा नहीं बना पाती? सच में वो समझा नहीं पाती। और ये आदमी सच में जान गया कि वो ठीक से क्यों नहीं बोल पाती। उसने फिर कहा, तो यही वजह है कि तुम दूसरों की बातें नकल करती हो। सिर्फ सिर मत हिलाओ, बोलकर जवाब देने की कोशिश करो। मैं देख रहा हूँ कि तुम छोटे छोटे जवाब तो दे सकती हो। मिशा को लगा कि वो एरिक को मना ही नहीं कर सकती। जब भी उसका गंभीर चेहरा देखती है तो चाह कर भी मना नहीं कर पाती। उसने कहा, आई नो, और अपनी ही आवाज़ सुनकर चौंक गई। झिझक की भावना फिर से दिल में भर गई। आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, बार बार बोलोगी तो ये आसान होता जाएगा। फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों ना तुम बोलना मुझसे सीखो। एरिक ने उसका हाथ अपने गले पर रखा और बोला, इंसानों की वोकल कॉर्ड यहीं होती है, महसूस कर रही हो? फिर उसने अलग अलग आवाज़ें निकालनी शुरू की और समझाने लगा कि आवाज़ की ऊंच नीच के हिसाब से वोकल कॉर्ड हिलते हैं। लड़की अपनी उंगलियों से उसका कंपन महसूस कर रही थी। मेरा प्रोनाउंसिएशन आरामदायक लगता है ना? किसी ने मुझे वॉइस चेंज के समय ये सिखाया था, तुम भी ट्राई करो। उसने अपनी गर्दन को छुआ और मन ही मन सोचने लगी कि वॉइस चेंज का मतलब क्या होता है। जैसे ही उसकी आवाज़ बदली, उसने अपने गले में हल्का कंपन महसूस किया। एरिक मुस्कुराया, क्या तुमने महसूस किया? तुम कुछ बोल सकती हो, कुछ भी ठीक रहेगा। वॉइस चेंज क्या है? एरिक फिर से चौंक गया और फिर हंस पड़ा। माफ़ करना, ये तुम्हारा पहला सवाल है, तुम इतना अजीब क्यों पूछ रही हो? जब लोग एक उम्र में पहुंचते हैं तो उनकी आवाज़ बदल जाती है, यही वॉइस चेंज है। क्या तुम्हें और कुछ पूछना है या ज़रूरत है? लड़की के पास एक बहुत ज़रूरी सवाल था। भगवान ने उसे फिर से नहीं छुआ, फिर भी वो सबको दूर क्यों करता है? इसका क्या मतलब है? ये सोचते हुए मीशा ने अचानक मुड़कर अपने पैर उठा लिए। तभी एरिक को एहसास हुआ कि उसने सही सुना है। उसने घबराकर लड़की को रोका, नहीं ऐसा मत करो, मैं समझ गया, दोबारा ऐसा इशारा मत करना। हमारी शादी की रात जो होना चाहिए था वो कब पूरा होगा? ये सुनकर एरिक हकलाने लगा और बोला, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, क्यों ना हम पहले और करीब आ जाएं, ताकि हमारे बीच की असहजता थोड़ी कम हो सके। मियाँ अभी उसका मतलब समझ भी नहीं पाई थी कि वो पहले ही उठ खड़ा हुआ और बोला, आओ मैं तुम्हें ग्रीन हाउस दिखाऊं। राजा ने कभी उनकी शादी पूरी न होने को बहाना बनाकर क्लैडर परिवार पर गद्दारी का आरोप लगाया था। फिर भी मीशा को समझ नहीं आता कि एरिक हमेशा इतना धीमा क्यों है, और ऊपर से राजा ने उन पर नजर रखने के लिए नौकरानियां भी लगा रखी हैं। थोड़ी ही देर बाद एरिक ने हैरानी से कहा, तो तुम्हें पैरों से कोई तकलीफ नहीं है? लड़की ने हल्की मुस्कान दी, जैसे कोई बिल्ली करती है। सोचते हुए बोला, मैंने तो शुरू से ही तुम्हारे धोखे में आ गई। असल में ये सब उसने कठिन अभ्यास ने हासिल किया था। एरिक हैरान था कि आखिर उसने ये कैसे किया। मीशा अब भी खुद को साफ साफ व्यक्त नहीं कर पाती थी। कुछ सोचकर उसने फिलहाल चुप रहना सही समझा। जैसे ही उसने अपनी बाहें फैलाईं, एरिक भी रुक गया। क्या तुम्हें हक चाहिए? आज तुमने सच में ज्यादा चल लिया है। लड़की ने अपने बालों से खेला। ये आदमी उसे किसी बात के लिए मजबूर नहीं करता, नहीं सवालों से दबाता है। ये उसके लिए बहुत राहत की बात थी। वह उसकी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा था। ऐसा लगता था जैसे ये नरमी बहुत लंबे समय तक रहेगी। शादी से एक दिन पहले एक प्रीस्टेस ने उसे पहली रात के बारे में बताया था। उसने केवल औपचारिकता निभाते हुए एक ही लहजे में सब कदम गिना दिए थे, जिससे मीशा को अजीब सा एहसास हुआ था। प्रीस्टेस ने यह भी कहा था कि इस प्रक्रिया में शारीरिक पीड़ा होगी, इसलिए उसे हमेशा लगता रहा कि ये सिर्फ एक बोझ है। लेकिन अब उसे लगता था कि यही इस रिश्ते को मजबूत करने का जरिया है। लेकिन कुछ दिन पहले इस आदमी से बातचीत के बाद से एरिक बहाने बना रहा है, जबकि उसकी जिंदगी भी राजा के हाथ में है। फिर सिर्फ वही क्यों चिंतित है? उसकी नजरें देख एरिक ने पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? लड़की की आवाज में हल्की नाराजगी थी। आखिर हम कब करीब होंगे? क्या पता अब तक जो कोमलता उसमें दिखाई है वो सब दिखावा हो। शायद वह सिर्फ समय खींच रहा हो ताकि बाद में रिश्ता तोड़ना आसान हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो? उसने मलया की बात याद की कि अगर वह पूरी तरह निर्वस्त्र भी हो जाए तो भी वह उसे नहीं चाहेगा। जब भी लोग यहाँ उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वह बेचैनी से भर जाती है। इसलिए वह जल्द से जल्द इस रिश्ते को पक्का करना चाहती थी, क्योंकि उसे यहाँ रहना बहुत पसंद है। कभी कभी तो उसे लगता था जैसे वह फिर से उन दिनों में लौट आई हो, जब एरिक को लंबे समय तक लड़की का जवाब नहीं मिला तो वह परेशान हो गया। मीशा, क्या तुम ठीक नहीं हो? मैं तुम्हें कई बार बुला चुका हूँ। लड़की नहीं जानती थी कि अपनी बेचैनी कैसे बताए, इसलिए बस वही दोहरा दिया जो मेड ने कहा था। आखिर कौन चाहेगा कि ऐसा कोई उसका बच्चा उठाए? एरिक सन्न रह गया। तुम क्या कह रही हो? किसकी हिम्मत हुई ऐसा कहने की? उसके तीखे लहजे से लगता था कि लेडी मलका ने कहा होगा। ओह, तो तुम पहले यही कहना चाह रही थी? एरिक का चेहरा लाल हो गया। मैंने पहले कहा था कि हमें एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वही बात।
लड़की ने तकिया फेंका और उसके ही शब्द दोहराए, क्यों ना हम पहले और करीब आ जाएं ताकि हमारे बीच की असहजता कम हो। एरिक को अचानक समझ आया, मुझे लगा उस दिन तुम मेरी इतनी बातें क्यों मान रही थी। तुम ये सोच रही थी कि मेरी बातें मानकर तुम वो सब कर सकती हो। तुम काफ़ी चालाक हो, लेकिन मुझे भी मानसिक तैयारी का समय चाहिए। आखिर ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसे करने के तरीके पर हम रात को बात करेंगे। लेकिन उसने तो साफ सुना था कि ये पहली मुलाकात में भी हो सकता है। उस रात एरिक ने बेड साइड पर मोमबत्ती रखी और बोला, हालात अभी काफ़ी उलझे हुए हैं। ऊपर से तुम्हारे साथ आई नौकरानियां भी हैं। साफ है कि तुम शादी की पहली रात की चीज़ चाहती हो और मैं तुम्हें पहले बेहतर समझना चाहता हूँ। तो क्यों ना हर रात तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, कुछ भी चलेगा। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ सहयोग करूँगा। चलो किसी आसान से सवाल से शुरू करते हैं। तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है मेरी लेडी? लड़की ने जवाब दिया, मांस। एरिक थोड़ा चौंक गया। मैंने सोचा था तुम्हें केक या कुकीज़ पसंद होंगी। मुझे फल और सब्जियां भी पसंद हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान में हम केवल सूखा और बेस्वाद खाना ही खा सकते थे। जैसे ही उसने युद्ध के मैदान का जिक्र किया, मियाँ की आंखें चमक उठीं, जैसे उसे उम्मीद हो कि वह आगे बताएगा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर एरिक हंस पड़ा। क्या तुम्हें हमेशा घर पर रहकर बोरियत नहीं होती? मियाँ बोर का मतलब भी नहीं समझती थी, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही जीती आई थी। लेकिन अब उसे कोई जवाब देना ही था। एरिक, बात करना बंद करो। आदमी हैरान रह गया। क्या तुम इस बार मेरी माँ की बोलचाल की नकल कर रही हो? वो फिर से हंस पड़ा। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मेरा नाम ले सकती हो। एक बार और कहो। ये तो मुश्किल नहीं था, इसलिए मियाँ ने अकेले ही उसका नाम पुकारा। एरिक का चेहरा नर्म पड़ गया, जैसे कुछ उसके दिल को छू गया हो। बहुत अच्छा, मेरी लेडी की आवाज़ कितनी सुंदर है। उसने मियाँ का चेहरा अपने हाथों में लिया। वैसे भी इस बार तुमने आज्ञा मानी तो मैं भी तुम्हें ईमानदारी का एक छोटा सा इशारा दिखाता हूँ। उसने धीरे से लड़की के माथे पर चुंबन रखा। मियाँ जैसे पत्थर की तरह जम गई, बिना पलक झपकाए उसे देखती रह गई। ये पहली बार था जब एरिक को किसी के लिए इतनी गहरी जिज्ञासा महसूस हुई। उसने बचपन से सभी को इतनी पूरी तरह धोखा दिया कि यहाँ तक कि वो भी, जिसने अनगिनत घायलों का इलाज किया था, ये पहचान नहीं पाया कि उसकी टांग की अपंगता एक नाटक थी। निर्दयी शाही महल में रहते हुए भी उसने अब तक अपनी पहचान छुपा ली थी। ये वाकई अद्भुत था। एरिक अब उसके अतीत के बारे में जानने को बेचैन हो गया। ये सोचने को मजबूर हो गया कि उसकी छोटी सी दुनिया में हर दिन क्या चलता है। उसके दिल को समझने की उसकी चाह और बढ़ गई। लेकिन अगले ही दिन सुबह उसे अपनी माँ के गुस्से की खबर मिली। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने लड़की को बिस्तर पर पीला और बीमार सा पड़ा देखा। एरिक का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी माँ इतनी गुस्से में थी कि मानो किसी का कत्ल कर देगी। आज सुबह नौकरानी ने हमेशा की तरह मिशा का शरीर चेक किया और ये पक्का किया कि दोनों के बीच अब तक कोई अंतरंगता नहीं हुई। तभी अचानक जम गई और मिशा के चेहरे को ध्यान से देखने लगी। राजकुमारी हाल ही में अजीब तरह से बर्ताव कर रही है, लेकिन मैं कह नहीं सकती कि उसमें क्या गड़बड़ है। मोटी नौकरानी पास खड़ी पूछ बैठी, वैसे क्या तुम आज उन्हें देखने जाओगी? नहीं, कल देखते हैं इस बार हमें कुछ काम का मिल भी पाता है या नहीं। मियाँ उनकी बातों को नहीं समझ पाई, लेकिन शाही महल में 10 साल से ज्यादा रहने का अनुभव उसके भीतर एक तरह की चेतावनी जगा चुका था। उसकी प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि खतरा पास है। आखिर साम्राज्य के तीनों स्तंभ ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? हमें यहाँ और कितने दिन रहना होगा? मियाँ को यकीन हो गया कि अगर उसने आज कोई तमाशा नहीं किया तो वे लोग जरूर शक कर लेंगे। इसलिए मियाँ ने हंगामा करना शुरू किया। वो दूसरी मंजिल का पूरा चक्कर दौड़ कर आई और अनगिनत नौकरानियों के सामने बालकनी से छलांग लगा दी। फूलों से भरा बगीचा उसके लिए नरम गद्दे जैसा बन गया। लेडी उसके पास बैठ गई। उसकी आवाज़ असामान्य रूप से ठंडी थी। चूंकि तुम निगरानी के लिए आए हो तो ठीक से निगरानी करो। क्या तुम दोनों हर दिन इतने निकम्मे रहते हो? क्या इतना भी मुश्किल है कि उसे देखो और उसे चोट लगने से बचाओ? बेटे को देखकर माँ का कठोर चेहरा कुछ नरम पड़ा, लेकिन एरिक की नज़र मियाँ पर टिकी रही। वो मोटी नौकरानी की सफाई बिल्कुल नज़रअंदाज कर गया। उसका चेहरा बेहद गंभीर था जब उसने लड़की के माथे को छूकर उसका तापमान चेक किया। लेकिन मियाँ असल में सोमे का नाटक कर रही थी। भारी वातावरण को महसूस करके उसने आंखें खुलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो एरिक के चेहरे को नहीं देख पाई, जिसमें गुस्सा और दर्द दोनों मिला हुआ था। एरिक ने अपने पीछे खड़ी लड़की से कहा, इसे जांचो। वो लड़की ग्रा कहलाती थी। वो क्लैडनियर नाइट्स की डॉक्टर थी। अब से मेरी लेडी की सेवा के लिए हवेली से एक नौकरानी रखी जाएगी। तुम दोनों शाही महल लौटकर
ये मामला रिपोर्ट करो। उसने मलेका और एडल को वहाँ से भेज दिया। बाकी लोगों के जाने के बाद लेडी का व्यवहार अचानक अजीब हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन निकम्मों के साथ सहयोग करना इतना मुश्किल होगा। हमें तो सीधा सबको टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता एरिक? शायद माँ को फिर से मिशा में अपनी छोटी बेटी की परछाई दिख रही थी। उस वसंत के दिन रोगुल के जन्मदिन से पहले वो अकेली जंगल में चली गई थी, बिना अपनी आया के साथ, और वहाँ एक शराबी नाइट ने उसे धक्का देकर मार डाला था। उसी दिन माँ का दिमाग पूरी तरह से खो गया था। सिर्फ घोड़े देने वाले नौकर ही नहीं, बल्कि उस नाइट और उनके पूरे परिवार को भी मार डाला था। पिता ने माँ के काम को बहुत ज्यादा कठोर कहा और उसी दिन से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। आज माँ की हालत बिल्कुल वैसी ही लग रही है, इसलिए अभी उन्हें रोकना ही सही है, क्योंकि पता नहीं वो क्या पागलपन कर दें। माँ, ये मेरी वाइफ का मामला है, मैं संभाल लूंगा। तभी ग्रा ने चेकअप खत्म करके कहा कि यंग लेडी का बस दाहिना हाथ स्प्रेन हुआ है, मैंने इलाज कर दिया है, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत नहीं होगी। तभी महिला के तने हुए नर्व्स ढीले पड़े और उसने राहत की सांस ली। तुम सही कह रहे हो, मुझे अब वापस जाकर खुद को शांत करना चाहिए। जाते समय उसने मिशा के माथे पर किस किया और बोली, मुझे भरोसा है तुम इसे ठीक से संभाल लोगे। ग्रो को गहराई से महसूस हुआ कि मौजूदा कैप्टन डरावना है। वो धीरे धीरे पीछे हट गई। मैं भी बाहर जाती हूँ। रुको, तुमने कहा था और कहीं बड़ी चोट नहीं है, पक्का हो ना? ग्रो तुरंत झुक गई। माफ करना, असल में यंग लेडी के बहुत पुराने घाव हैं, गहरे जख्म हैं, लेकिन ये सब पुराने हैं और इलाज नहीं हो सकता, इसलिए मैंने नहीं बताया। ऐसा है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम जानती हो मैंने कभी बिना इजाजत सीक्रेट्स लीक नहीं किए। तभी एरिक बीच में बोला, तुम इन दिनों बिजी तो नहीं हो? लड़की को एक बुरा एहसास हुआ। दरअसल बहुत लोग मुझे बेकार समझते हैं। कल सुबह से तुम यहीं काम करोगी। ग्रैन दंग रह गई। एरिक ने उसे कोई मौका नहीं दिया। अगर समझ गई तो निकलो। उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। अब कमरे में सिर्फ वो और मियाइशा रह गए। उसकी आवाज़ अब भी ठंडी थी। मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो। ये क्यों किया? ज़रूर कोई वजह होगी। मियाँ मरी होने का नाटक करती रही। वो एरिक का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसका कांपता शरीर सच उगल रहा था। आदमी ने मजबूरी से सांस छोड़ी और आवाज़ नरम की। ठीक है मियाँ, मुझे बताओ आज का हंगामा किस वजह से हुआ? तभी लड़की ने आंखें खोली। हाँ, वजह है तो बताओ, थोड़ा मुश्किल है समझाना। एरिक ने हार मान ली। मियाँ, तुम खुद को फिर चोट नहीं पहुंचा सकती। तुम चाहो तो चीज़ें तोड़ लो या कुछ और करो। लड़की के टालमटोल वाले चेहरे को देखकर वो पास आया। तुम कुछ भी कर सकती हो, बस खुद को चोट मत देना, समझी? मुझसे वादा करो अब खुद को चोट नहीं दोगी। लड़की ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, वादा करती हूँ। तभी एरिक ने राहत की सांस ली। अब आराम करो, अगर भूख लगी तो मुझे बुला लेना। लड़की अब भी चुपचाप देख रही थी। क्या और कुछ कहना चाहती हो? क्या वो मेरी मेड है? एरिक लगभग हंस पड़ा। तुम ऐसी चोट में भी यही सोच रही हो? मैंने उसे फिलहाल रखा है। तुम्हें पसंद नहीं आई? लड़की ने सिर हिला दिया। अच्छा है, मैंने सुना वो किसी मशहूर डॉक्टर की स्टूडेंट है। एक्सटर्नल चोटों में निपुण है। नाजुक दिखती है, लेकिन 2 भेड़िए भी आसानी से गिरा सकती है और बहुत टाइट लिप्ड है, इतनी कि कोई उसे खरीद नहीं सकता। हाँ, इंटरोगेशन भी नहीं हुई क्योंकि वो डॉक्टर है, लेकिन सुरक्षा के लिए तुम्हें फिलहाल एक्ट करना पड़ेगा। याद है कलिन को जो महल जाते समय गेट पर गार्ड था, अब से वही 2nd फ्लोर पर पहरा देगा। कलिन ने टॉर्चर में 2 उंगलियां खो दी थीं, इसलिए अब लेफ्ट हैंडेड स्वॉर्ड्समैन है। वो सबसे भरोसेमंद है, लेकिन मैंने उसे तुम्हारे हालात नहीं बताए, तो चिंता मत करो। वैसे भी तुम घायल हो, इसलिए मैं आज रात का काम छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। उसकी हर बात के साथ मियाँ के चेहरे के भाव बदल रहे थे। जब उसने रेस्ट करने की बात कही तो लड़की की खुशी छुपाए नहीं छुपी और एरिक का दिल कांप गया। उसे पता था कि उसके सिवा किसी ने ये भाव नहीं देखे। उसने मजबूरी में उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं कुछ अर्जेंट काम निपटा कर तुरंत लौटता हूँ। मियाँ का चेहरा और भी चमक उठा और ये असर एरिक पर भी हो गया, लेकिन अचानक लड़की ने उठकर सीधा उस पर झपट्टा मारा और बड़बड़ाई, और पास आओ, मेरा दिल अभी तैयार कर दो। एरिक पहले उलझन में था, फिर समझ गया। उसने पहली बार उसे डांटा। ये क्या कह रही हो? तुम घायल हो, क्या करने की सोच रही हो? और भी गुस्सा ये था कि नाराज होने के बावजूद उसकी नज़र लड़की से हट नहीं रही थी। तुम ठीक होने तक ये मत सोचना। ये कहने के बाद भी उसने फिर उसकी तरफ देखा। मीशा की आंखें लाल हो रही थीं और होंठ फूल रहे थे। देखो, वो गुस्सा भी है, लेकिन मुद्दे सुलझाने ही होंगे। आखिर वो इतनी जल्दी वो सब क्यों चाहती है? कुछ देर बाद लड़की ने आखिरकार बोलना शुरू किया। एरिक ने सुना था कि तुमने राजकुमारी को छुआ तक नहीं। क्या तुम मंदिर जाकर शादी को ख़त्म करना चाहते हो? तर्क से देखा जाए तो तुम्हें तुरंत उससे निपटना चाहिए।
चाहिए। क्या तुमने शुरू से ही रेकिन से शादी की योजना नहीं बनाई थी? जब उसकी जुबान से एक एक करके ये जानी पहचानी बातें निकली तो एरिक समझ गया कि उसे सब पता है और वो एल्बर्टे की कही बात को लेकर चिंतित रही है। मीशा, मैं कभी भी इस शादी को खत्म नहीं करूंगा। हम अपनी जिंदगी साथ बिताएंगे, इसलिए हमारे पास बहुत समय है। इसलिए जब हम एक दूसरे को ठीक से समझते भी नहीं तो उस काम को जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। लड़की के होंठ अब भी फूलकर निकले हुए थे। साफ दिख रहा था कि वो आश्वस्त नहीं है। क्या तुम फिर से अपने मन में अजीब बातें सोच रही हो? अगर तुम्हें किसी चीज की चिंता या जिज्ञासा है तो सीधा पूछो, मैं सब ईमानदारी से जवाब दूंगा। या क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? तुम पहले मेरी गोद में बैठकर अक्सर कागजात पढ़ा करती थी। तुमने सभी गुप्त दस्तावेज देखे हैं। अब मैं तुमसे और क्या छुपा सकता हूँ? एरिक जानता था कि वो उसे जल्दी नहीं करवा सकता। आराम करो। अगर नींद नहीं आ रही तो क्या तुम चाहोगी कि दासियां तुम्हारा साथ दें? क्यों? मिशा को समझ नहीं आया कि उसने अचानक नौकरानियों का जिक्र क्यों किया। क्या तुम हमेशा नौकरानियों की वर्कशॉप में नहीं खेलती? मैं तुम्हें उनके साथ मज़े करते देखता हूँ। मज़े नहीं करती तो फिर क्यों जाती हो? वहाँ शांति होती है, दासियाँ बातें करती रहती हैं और मैं सब सुन लेती हूँ। तो तुम वहाँ जानकारी इकट्ठा करने जाती हो? अचानक एरिक को शक हुआ। क्या तुमने यही काम शाही महल में भी किया था? लड़की खुशी से सिर हिलाती है। बिल्कुल। क्या तुम्हें पता है कि दरबार का प्रमुख अब भी क्यों जिंदा है? क्या तुम्हें पता है कि लेडी मक्का ने प्रधान दासी नामेलिया को कितना पैसा दिया? मुझे सब पता है। और अदिदल तो लंबे समय से कहती रही है कि उसे सफ़ेद बालों वाला बटलर पसंद नहीं, उसे तो बड़े मजबूत आदमी पसंद हैं, रफ एंड टफ टाइप। ये सारी गपशप सुनकर एरिक चौंक गया। रुको, तुम कहना चाहती हो कि बटलर को अदिदल पसंद है और उसने उसे ठुकरा दिया? उसे और भी हैरानी हुई कि शायद अब तक मिशा की सारी हरकतों का मतलब रहा है। शायद वो कर सकती है। ये सोचकर वो उसके करीब आया। उसकी आवाज़ और भी नरम हो गई। मैं तुम्हारे और पास बैठकर बात करना चाहता हूँ। लड़की की आंखों में उम्मीद झलकने लगी। क्या आज वो सच में होगा? लेकिन तुरंत ही एरिक ने ठंडा पानी डाल दिया। क्यों? लेडी मलेया ज़्यादा पैसे देती है। क्या उसने कोई परेशानी खड़ी की, या वो इसीलिए ज्यादा देती है ताकि तुम्हारी देखभाल करने वाली दासी की जगह मिल सके? उसकी उम्मीदें टूट गईं। मिशा मुंह फेर कर रूठ गई। लेकिन मासूम लड़की उस आदमी के सामने टिक नहीं सकी। हमें जल्दी नजदीक आने के लिए तुम्हें बताना होगा। लड़की ने अनिच्छा से कुछ शब्द निकाले। कल मुलाकात, मलेका, शाही महल के 3 स्तंभ। एरिक ने तुरंत बात पकड़ ली। 3 स्तंभ का मतलब राज्य की 3 महान कुलीन परिवार हैं। उनमें से राजा का मातृ परिवार कई साल पहले ही बिखर चुका है और अब केवल नाम के लिए ही बचा है। राकानी ने कभी उससे कोई उलझी हुई बात की थी और तब उन्हें जो गुप्त रूप से देख रहा था वो मलेका था। लगता है वो जिस स्तंभ से मिलने वाली है वो क्रिसिन परिवार है। मुझे दोनों तरफ लोगों को जांच के लिए भेजना होगा। मिशा ने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी मुख्य बात पकड़ लेगा। उसके दिल में एक अजीब ख्याल अंकुरित हुआ। तभी उसके गाल पर अचानक एक चुंबन पड़ा। उसने चेहरा ढककर एरिक को देखा। आदमी का चेहरा उसके अपने चेहरे से ज्यादा लाल था। ये तुम्हारे जवाब देने का इनाम है। वो सामने खड़े इंसान को खाली निगाहों से देखती रही। अगर ये आवेगी आदमी सच में वैसा ही है जैसा वो सोचती है तो अब उसे क्या करना चाहिए? अगले दिन नई दासी को मलेका की बदसलूकी झेलनी पड़ी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कह रही हो कि मैं जो चीजें लाई हूँ वो युवती के लिए हानिकारक हैं। कौन जानता है कि ये मरहम जहरीला हो? इसे राजकुमारी मिशा पर कैसे बेधड़क इस्तेमाल किया जा सकता है? ग्रो गुस्से से भर उठी। वो कैसे उसे सताने की हिम्मत कर सकते हैं? उसने एक चम्मच मरहम उठाया और सीधे अपने मुंह में डालकर निगल लिया। देखो, कुछ नहीं हुआ। चूंकि तुम्हें इतना शक है तो तुम भी क्यों नहीं खा लेती? एरिक मुस्कुराया। उसे चुनना सच में सही फैसला था। वो मेरी ओर बढ़ा और धीरे से बोला, मेरी प्रियतमा, मैं दोपहर से पहले लौट आऊंगा। ज्यादा देर नहीं लगेगी, तब तक आराम करना। फिर सबको चौंकाते हुए उसने विदा लेते हुए कहा, मैं अपनी पत्नी को तुम्हारी देखभाल में सौंपता हूँ। दरअसल वो अब भी नहीं समझ पाया था कि मिशा ने कल क्यों खुद को चोट पहुंचाई ताकि नाटक चलता रहे। हालांकि ये महल की दासियों को दबाने का एक मौका था, लेकिन क्या ये भी उसकी योजना का हिस्सा था? मिशा की असली नीयत समझने के लिए पहले उसे सारे जासूसों को हटाना होगा। तभी उसके सामने शाही महल में लड़की ने जो सहा था उसकी तस्वीरें घूम गईं। उस पल वो मानो एक अलग इंसान बन गया। जल्द ही उसने रात की ट्रेनिंग का काम एल्बर्टा पर डाल दिया। क्या तुम्हें पता है मैं कितना बिजी
बिजी हूँ। औरतों से मिलने के अलावा वो हकलाते हुए अपनी सफाई देता है। ठीक है, कल से तुम जिम्मेदारी संभालोगी। वो तय करता है कि मियाँ ठीक होने तक अस्थायी रूप से शूरवीरों की ट्रेनिंग किसी और को सौंप दे। साथ ही वो कुछ इन्फिल्ट्रेशन में निपुण शूरवीरों को माँ और क्रिसिन लोगों का पीछा करने भेजता है। जाकर अदिल को बुलाओ, माँ को मत बताना। अदिल बेहद काबिल है, बचपन से ही माँ ने उसे हेडमेड नियुक्त किया था। कल जब वो और मिलिया महल में रिपोर्ट देने गए थे, उसने बड़ी चतुराई से दरबार के अर्ल से हाथ से लिखी रिपोर्ट की एक कॉपी हासिल कर ली थी। लेकिन अगर मलेका की जगह आने वाली नौकरानी भी वैसी ही निकली तो सब बेकार होगा। शाही महल की मेड के चुनाव में हस्तक्षेप करना उससे बेहतर एडिल करेगी। आखिर उसने 12 साल युद्ध क्षेत्रों में गुजारे हैं, जबकि एडिल हमेशा राजधानी में रहकर दूसरे परिवारों से संपर्क बनाए रखती है और मलेका द्वारा निया को रिश्वत देने की जांच के लिए जानकारी इकट्ठा करती है। उससे बेहतर और कोई नहीं। एडिल तुरंत रास्ता निकाल देती है। मैंने सुना है कि नामेलिया की दाहिनी हाथ काउंटेस मिनेल अभय देवर की हरकतों से परेशान है। अगर हम उसकी मदद करें तो वो हमारे लिए हर संभव प्रयास करेगी। एरिक दोपहर से पहले ही महल लौट आता है। दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि ग्रो मिशा को पेंटिंग सिखा रहा है। ग्रो उत्साहित होकर बताता है कि आज लेडी ने क्या किया, लेकिन एरिक की नजरें सिर्फ अपनी पत्नी के प्यारे चेहरे पर टिकी रहती हैं। अनजाने में उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो झुककर मिशा के चेहरे से वाटर कलर पोंछ देता है। ग्रो सोचता है, लेडी साफ तौर पर समझती भी नहीं, फिर भी कप्तान उसे किताब पढ़ने का आदेश देता है और उस लड़की के प्रति उसका व्यवहार, चाहे काम हो या बात, इतना नरम है कि कोई भी हैरान रह जाए। आज के लिए इतना काफी है, तुम जा सकते हो। ग्रास को यूं ही टकटकी लगाए देखकर एरिक दोबारा कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बिजी हो? कल सुबह वापस आना। आहा, तो मुझे अभी डॉक्टर का काम भी करना है। और कुछ कहना है? नहीं, तो फिर कल मिलते हैं। ग्रा बाहर खड़ी होकर हैरान रह जाती है, फिर गुस्से में कहती है, ये कैसा हुक्म देने का तरीका है? एक सैलरी में 2 काम। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं गांव में मरीजों का इलाज करती रहती। उसके पास खड़ा कैलिन शांत रहता है। तुम्हें 2 सैलरी मिलेगी। सच में? तो फिर मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन अचानक एरिक दरवाजा खोल देता है और वो चौंक जाती है। मेरी लेडी के बदलने के कपड़े कहाँ हैं? आहा, सही, मुझे लेडी को नहलाना भी है। नहीं, मैं सिर्फ कपड़ों के बारे में पूछ रहा हूँ। वो नीचे वाले रैक पर रखे हैं। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और बस एक थैंक यू सुनाई देता है। शायद ये उसका वहम था। मेरा मतलब है, मैं तो कप्तान की छोटे और सीधे शब्दों वाली आदत का आदी हूँ, लेकिन ये काइन सोचती है वो बेकार की बात को बड़ा बना रही है। जो लोग सालों तक कमांडर रहे हों वो सब ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि एक पल वो बिल्कुल स्टोन फेस रहता है और अगले ही पल लड़की से बेहद नरमी से बात करता है। अपनी पत्नी से शिष्टाचार से पेश आना बुरी बात तो नहीं। नहीं, कप्तान तो लड़की से ढंग से बात भी नहीं कर पाता, लेकिन जिस नज़र से देखता है, छोड़ो, जाने दो, शायद उनका रिश्ता अच्छा है। कैलिन उसकी तरफ देखता है। मैंने कप्तान को लड़की से व्यवहार करते नहीं देखा, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो हमेशा एटिकेट को महत्व देता है। हालांकि आमतौर पर कोल्ड रहता है, लेकिन उसने कभी हमारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। हाँ, ये सही है, जब तक उससे कुछ छुपाओ मत, कोई समस्या नहीं होती। बिल्कुल, आखिर कप्तान ऑनेस्टी को सबसे ऊपर मानता है। इसी वक्त वही आदमी जो एटिकेट और ऑनेस्टी को महत्व देता है, अपनी पत्नी को नहलाने की तैयारी कर रहा था। पेंटिंग मजेदार लगी। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे अपनी इच्छा रखी। फेरी टेल बुक्स नहीं चाहिए। एरिक ने उसकी तरफ देखा। क्या नहीं चाहिए? मैं अडल्ट्स वाली बुक्स सुनना चाहती हूँ। सही है, ऐसी किताबें पढ़ना बेहतर होगा जो तुम्हारी स्पीच सुधारें। अगली बार मैं उसे नॉवेल्स लाने कहूँगा, क्योंकि उनमें डायलॉग ज़्यादा होते हैं। मीशा असहज होकर नज़रें फेर लेती है, साथ ही बेसिक मैनर्स से भी खाली है। उससे बातचीत नामुमकिन है। मैं समझ गया, मैं उसे मैनर सुधारने वाली किताबें भी लाने कहूँगा। एरिक ने हाथ फैलाए, तो चलो वहाँ चलते हैं। नहाने का पानी तैयार है। लेकिन अचानक लड़की ने उससे बचकर किनारा कर लिया। वो हैरान होता है। मीशा, लड़की की आवाज धीमी थी, शर्मीली। मैं असहज महसूस करती हूँ। ये क्या मतलब है? हर बार जब तुम मुझे नहलाते हो तो चेहरा लाल हो जाता है। क्यों शर्मिंदा होते हो? ये कहते ही उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं खुद नहाना चाहती हूँ। एरिक, बाहर जाओ। आदमी उलझन में था। लेकिन तुम्हारा हाथ घायल है ना? अगर तुम खुद नहाओगी। इस बार मीशा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ भावनात्मक बदलाव दिख रहे थे। वो फिर नाखुश हो गई थी। एरिक ने समझौता
समझौते वाले लहजे में कहा, तो मैं बस तुम्हारा रंग पोंछ दूं और तुम्हारे बाल धो दूं, फिर बाहर चला जाऊंगा, ठीक है? तभी जाकर मीशा ने अनमने मन से हामी भरी। वैसे देखा जाए तो तुम्हें जवाब देना ज्यादा पसंद नहीं है। एरिक धीरे से उसकी उंगलियों को धोता है। वो कहता है, अब से सवालों का जवाब सिंपल बातचीत में दो, क्योंकि चाहे तुम कुछ भी करो, प्रैक्टिस से ही इंप्रूवमेंट होती है। लेकिन लड़की लाल चेहरा बनाकर अपना हाथ खींच लेती है। बाहर जाओ, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। ठीक है, बाहर जाओ। उसकी जिद देखकर एरिक हंस पड़ता है। वो कहता है, ठीक है, अगर मदद चाहिए तो मुझे कभी भी बुला लेना। जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो घबराकर वापस मुड़ता है, पर तुरंत ही पानी के छपछपाने की आवाज आती है। मिया पहली बार खुद से नहाने की कोशिश कर रही थी और बहुत परेशान थी। वो बड़बड़ाती है, ये नहीं हो रहा, कल से ग्रोविल मुझे धो देगा। ठीक है, कल से वही करेगा। एरिक मुस्कुराता है ये देखकर कि उसने नाइट गाउन भी उल्टा पहना हुआ है। वो कहता है, आओ मैं तुम्हें ठीक से सुखा दूं। उस रात वो उसके बिस्तर के पास बैठकर उसकी कलाई दबाते हुए पूछता है कि सुबह उसने क्या किया। वो कहती है, मुझे ग्रो पसंद है। एरिक कहता है, अच्छा है। फिर वो नोटिस करता है कि मीशा के हाथ पानी से झुर्रीदार हो गए हैं। वो पूछता है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? लड़की कहती है, नहीं। अच्छा है। फिर वो याद दिलाता है कि तुमने कहा था तुम्हें मांस खाना पसंद है। मैंने पहले ही किचन को बता दिया है, लेकिन पहले तुम इतनी कमजोर और पतली क्यों थी? मिया सोचती है, समझाना मुश्किल है तो वो औरों की तरह नकल करने लगती है, जैसे, ओह खाना तैयार करना झंझट है, मुंह से ज्यादा जगह और गंदगी फैलती है, बस कुछ रैंडम सब्जी दे दो। एरिक पूछता है, मालिका और डाया तुम्हारी नौकरानियां शुरू से ही थीं? वो कहती है, हाँ, पहले 5 थीं, अब 2 रह गई हैं। एरिक का माहौल बदल जाता है। उसकी टोन सामान्य लगती है, लेकिन गहराई में ठंडक होती है। वो कहता है, अच्छा, उनका रवैया तुम्हारे साथ काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। लड़की उसकी भावनाओं में बदलाव तुरंत महसूस कर लेती है। वो घबराकर कहती है, नहीं, अगर वो चोटिल हुई तो बेलमार को पता चल जाएगा। बेलमार राजा का नाम था जब वो गद्दी पर बैठने से पहले था। लड़की का शरीर हल्का कांपता है। एरिक यह देखकर तुरंत विषय बदल देता है। वो कहता है, वैसे कुछ ही दिनों में तुम्हारी भाषा काफी बेहतर हो गई है। मिया कहती है, और अच्छी हो सकती थी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाई। एरिक पूछता है, क्यों प्रैक्टिस नहीं कर पाई? वो कहती है, क्योंकि मैं रात में प्रैक्टिस करना चाहती थी, पर हर बार उठती थी तो तुम मुझे अपनी बाहों में खींच लेते थे। उसे नहीं पता था कि एरिक अनजाने में ही उसकी लैंग्वेज प्रैक्टिस रोक रहा था। एरिक लाल चेहरा बनाकर माफी मांगता है और कहता है, अब से तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकती हो। मिया अपने माथे की ओर इशारा करती है और कहती है, मैंने बोला अब इनाम दो। एरिक पहले चौंकता है, फिर समझ जाता है कि लड़की क्या चाहती है। वो हंसते हुए कहता है, क्या तुम इंफॉर्मेशन ब्रोकर हो जो एक सेंटेंस पर इनाम मांग रही हो? लड़की इंफॉर्मेशन ब्रोकर का मतलब नहीं समझती, पर उस दिन से उसकी बोली और तेज होती जाती है और सवाल भी बढ़ने लगते हैं। वो अक्सर सिंपल सवाल पूछती है, जैसे स्विंडलर क्या है, डैम्ड क्या है, मेरी उम्र की लड़कियां कैसे रहती हैं, लोग राजा के बारे में क्या सोचते हैं। इस तरह बातचीत बढ़ने से मिया बोलने में फ्लुएंट हो जाती है। वो गर्व से अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाती है और कहती है, ये सब शब्द मुझे पहले से आते थे, ये सब बातें मैंने अपने मन में सोची हुई थी, अब मैंने तुम्हें जवाब दिया तो अब किस दो। एरिक मुस्कुराकर कहता है, क्यों ना तुम अब से ज्यादा पोलाइटली बोलो। लड़की कहती है, क्यों, हम पति पत्नी हैं तो पोलाइटली बोलने की जरूरत क्यों? मैं तो रॉयल्टी हूँ और क्लैडर परिवार का बेटा ज्यादा से ज्यादा अर्ल है, तो मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट क्यों करूं? एरिक हंसकर कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन जब तुमने मुझसे शादी की तो अब तुम भी नोबल बन गई हो। लड़की पूछती है, क्यों? एरिक उसे समझाता है कि राज्य के कानून में राजा को छोड़कर अगर अलग अलग क्लास के लोग शादी करते हैं तो निचले क्लास की स्थिति बनी रहती है। वो उसका हाथ चूमकर कहता है, क्या मैंने तुम्हें निराश किया? लड़की कहती है, नहीं, मुझे यहाँ की जिंदगी पसंद है, भले ही मैं नोबल जैसी बन जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिक कहता है, अच्छा है। मीशा उसकी बात सुनते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी। उसका छोटा सा मुंह जो हर शब्द सावधानी से बोलता है और उसकी अडोरेबल शक्ल एरिक को और मोह लेती है। उसे लगता है उसने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया कि उसकी पत्नी इतनी सुंदर और प्यारी है। लड़की उसके बालों से खेलती है और कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, अच्छा है कि मैंने तुम्हें बचाया। एरिक हैरान होकर पूछता है, इसका क्या मतलब? वो कहती है, जब राजा तुम्हें गद्दार कहकर सजा देने वाला था तब मैंने तुम्हें बचाया था। एरिक नीचे देखता है और सोचता है, अगर उसने शादी ना की होती तो ये खतरे न झेलने पड़ते, लेकिन उसकी गर्वीली मुस्कान, गुलाबी गाल और चहकते होंठ देखकर उसे लगता है कि सब ठीक है। वो कहता है, हाँ, मैं आभारी हूँ, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल उस लड़की के बदलते हाव भाव से भर जाता है। वो कहता है, मैं तुमसे शादी के बाद से खुश हूँ, सच में, क्योंकि उसकी हर अदा बहुत प्यारी थी। वो अपनी नजरें हटा ही नहीं
पाता। वो कहता है, अब तुम्हें आंखें बंद करनी चाहिए। लड़की आंखें बंद कर लेती है। एरिक उससे प्यार से देखता है और कहता है, तुम्हारा मुंह इतना कड़ा है, थोड़ा रिलैक्स करो। मिया को प्रीस्ट से जो सिखाया गया था उससे एरिक का व्यवहार अलग लगता है। उसके मुंह में तो कुछ खाने को नहीं था, फिर भी वो वहां क्यों रुक रहा था? जब एरिक पीछे हटता है तो वो देखता है मिया के चेहरे पर शर्म और हैरानी दोनों हैं। वो हंस पड़ता है और उसके माथे और गालों पर बार बार किस करता है। मिया बहुत अजीब महसूस कर रही थी। हाँ, उसे सचमुच बहुत अजीब लग रहा था। तभी वो अचानक उस आदमी को जोर से धकेल देती है। ये सही नहीं है। क्या तुम्हें सच में आता भी है? नहीं, तुमने पहले कभी किया है क्या? नहीं ना, ये तरीका सही नहीं है। इसका ऊपरी शरीर से कोई लेना देना नहीं होता। मैंने प्रीस्ट से सीखा है, इसलिए मुझे अच्छे से पता है। एरिक उसके जंगली इशारे करते हाथों को पकड़ लेता है। मैं ये सब तुम्हारे बताए दर्द को कम करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मिशा को पूरा यकीन था कि वही सही है। नहीं, तुम शायद गलती कर रहे हो। एरिक उसके हाथों को दबाकर पीछे कर देता है। अगर तुम ऐसे करती रही तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो मुंह फेर लेती है और लगातार विरोध करती रहती है। जिद मत करो, मैं ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर कि सब उसके लिए हो रहा है, एरिक का दिल खुशी से भर जाता है। मेरे लिए, मैं बहुत प्रभावित हूँ। लगता है मुझे और समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी वाइफ को दर्द हो। अरे तुम क्यों नहीं समझती? मैं भी तुम्हारे लिए वैसा ही महसूस करता हूँ मेरी लेडी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे एक दूसरे को समझ पाएंगे। मैं सच में बहुत खुश हूँ। अगले दिन मोटी नौकरानी और मलया उलझन में थीं। क्या हालात हैं, सफल हुए या नहीं? मिशा सचमुच ठीक से नहीं सोई थी। एरिक ने पूरी रात बस उसे किस ही किया। उसने सोचा भी नहीं था कि ये आदमी ऐसी बातों में बिल्कुल अनाड़ी होगा। तभी अचानक आवाज आती है, ओ मालकिन आ गई हैं। वे लोग गलती से ग्राहक को एरिक की मिस्ट्रेस समझ लेते हैं। लड़की कपड़े उठाकर मिशा को बदलने में मदद करने आती है, लेकिन जो नज़ारा उसके सामने आता है उसे देखकर वो जड़ हो जाती है। ये क्या है? क्या ये एक्जिमा है? असलियत समझते ही वो तेज चीख निकाल देती है। उसी वक्त असली गुनहगार एडिल की रिपोर्ट सुन रहा था। शाही महल ने मालिका को बदलने का कोई इरादा नहीं किया। उसे डर था कि जांच जारी रखने से शक हो जाएगा, इसलिए उसे अस्थायी रूप से रुकना पड़ा। अजीब है, मालिका कोई खास काबिल नहीं लगती। जांच के अनुसार वो काफी बेईमान भी है। एक बार तो उसे शाही महल में कीमती सामान चोरी करते हुए पकड़ा गया था। उसने अपनी कुर्सी बस हेडमेड को रिश्वत देकर बचाई थी। इसके बावजूद राजा अब भी उसे हटाने से इनकार कर रहा है। खैर, मालिका की हालत के चलते काउंटेस मनेल ने भी हेडमेड को तोहफे भेजने शुरू कर दिए। क्योंकि वो बहुत फिजूल खर्च थी, इसलिए काम आसानी से आगे बढ़ रहा था। ये रही गिफ्ट लिस्ट, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। एरिक ने अभी उसे लिया ही था कि एडिल ने कहा, यंग मास्टर, क्यों ना आप एक मिस्ट्रेस रख लें और यंग लेडी से ध्यान हटा लें। इधर ग्रा की घबराहट के मुकाबले मियाँ तो और गहरे गड्ढे खोद रही थी। मतलब, क्या ये ठीक है? क्या कप्तान सच में पागल हो गया है? वो मुट्ठियां भींच कर कहती है, यंग लेडी, अगर आपको मास्टर पसंद नहीं तो उन्हें नोचो, काटो, मारना भी ठीक है, लेकिन वो ये किसे बताए? मिशा थोड़ी असहज तो महसूस करती है, लेकिन अपनी पागलपन वाली एक्टिंग जारी रखने के लिए वह ग्रा को ये नहीं बता सकती कि वह अपनी मर्जी से एरिक के करीब आई थी। ग्रा तो पागल होने ही वाली थी। नहीं, लेकिन वे पति पत्नी हैं, उन्हें कौन रोक सकता है? उस मासूम यंग लेडी को देखते हुए ग्रा को थोड़ा दुख होता है। अब तक मुझे लगता था मेरी बहन ही दुनिया की सबसे दुखी इंसान है, लेकिन अब यकीन नहीं हो रहा। मेरी भी एक बहन है, उस यंग लेडी जैसी। नाम था ताली। सच कहूं तो मेरे 8 भाई बहन थे। हमारे जैसे परिवारों में हमेशा बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन एक दिन गांव में एपिडेमिक फैल गई। ताली बुखार के बाद यंग लेडी जैसी हो गई। मेरे पिता एक लोहार की दुकान पर सहायक थे। सच बताऊं तो वे एक बीमार बच्ची का पालन पोषण कैसे कर पाते? तो एक दिन पिता ताली को बाहर ले गए और जब लौटे तो अकेले थे। काफी देर बाद मुझे पता चला कि ताली ऐसी जगह चली गई जहां से लौटना मुमकिन नहीं। भले ही मैं बहुत दुखी थी, लेकिन कहने की जगह नहीं थी, क्योंकि सब बस यही कहते, किसने ऐसी बातें नहीं झेली हैं। मियाँ ध्यान से ग्रा की कहानी सुन रही थी। तो मतलब परिवार के लोगों को त्याग देना आम बात थी। आज उसने कुछ नया सीखा। ग्रा शर्मिंदा होकर मुंह फेर लेती है। पहले मैं ये सब बातें बस अस्तबल के घोड़ों या गुजरते कुत्तों से कहती थी। यंग लेडी, मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। उसे पहले चूहा या बंदर कहा जाता था, लेकिन इस बार उसे घोड़े या कुत्ते जैसा समझा गया। फिर भी इस बार उसका मन बुरा नहीं लगा। ग्रा उसे ध्यान से देखती है। यंग लेडी, सच कहूं, जब मैंने पहली बार आपको देखा,
साफ साफ मिया उत्सुकता से इंतजार करती है कि ग्रा अपनी बात पूरी करे, लेकिन तभी एरिक आ जाता है। वह ग्रा से पहले जाने को कह देती है। लड़की बार बार पीछे मुड़कर देखती हुई चिंतित होकर चली जाती है। मिशा चाहती थी कि एरिक को देखने के बजाय ग्रा की अधूरी बात सुन ले, लेकिन तभी वह आदमी उसकी उड़ती बालों की लट हटाकर अपनी पत्नी को किस करने ही वाला था कि मिशा के शब्द अब आपको मुझे लेने आने की जरूरत नहीं उसे पूरी तरह हैरान कर देते हैं। ये क्या मतलब है? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें लेने आता हूँ? नहीं, बात वैसी नहीं है। मिया वो शब्द दोहराती है जो उसने आज ही सीखे थे। मैं तुम्हारा इतना समय कैसे ले सकती हूँ जब तुम इतने व्यस्त रहते हो, और फिर जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो सब लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन जब ग्रा होती है तो उससे कितने लोग बातें करते हैं। मुझे वो दिलचस्प लगता है। एरिक चुप हो जाता है। फिर कुछ देर बाद वह कहता है, हाँ ये सही है। मिया उसे घूर कर देखती है। उसे क्यों लग रहा है कि उसका मूड खराब है? फिर एरिक बोलता है, अगर तुम सिर्फ ग्रो के साथ अकेले रहना चाहती हो तो क्यों ना थोड़ा औपचारिक कपड़े पहनो, भले ही तुम्हें बार बार कपड़े बदलने पड़े, कोई बात नहीं। मुझे हमेशा लगता था कि ये ज्यादा है। आखिर वो तुम्हें इतनी घटिया क्वालिटी के कपड़े क्यों पहनाते हैं? क्या इसका कोई खास कारण है? मुझे तो अच्छा लगेगा अगर तुम सुंदर कपड़े पहनो। असल में तो इसका कारण है, अगर क्लेटरनेल परिवार को पता चल गया कि वह यहाँ पहले से ही नापसंद की गई है तो वे जरूर उसका अपमान करेंगे। जल्दी ही वे अपनी असली शक्ल दिखा देंगे, चाहे उसे परेशान करके या गायब करा के। राजा और उसके गुट के लिए तो ये दोनों ही फायदे का सौदा है, क्योंकि इससे उन्हें क्लेटरल परिवार को अपना दुश्मन बनाने का मौका मिलेगा। असली वजह तो यही है कि उसे हर बार खुद को योर हाइनेस कहलवाना पड़ता है ताकि वे उससे और ज्यादा नफरत करें, लेकिन वो ये सब उस आदमी को समझाना नहीं चाहती। मैं कल मात्सू लकड़ी के पेड़ के नीचे खुदाई करने वाली हूँ, इसलिए नए कपड़े नहीं पहनना चाहती। हाल ही में ये आदमी खास तौर पर नुकीले चेहरे या भारी भरकम आदमियों से सावधान रहने लगा है, इसलिए वो कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती जिससे उसका गुस्सा भड़क जाए। अच्छा, फिर कम से कम कुछ मुलायम कपड़े तो पहन लो, और अब से हाथों से गड्ढा मत खोदो, औजार इस्तेमाल करो। ये आदमी कभी उसे रोकता नहीं, बल्कि उसकी हर बात का सम्मान करता है। धूप में खेलने से तुम्हारी रंगत थोड़ी सांवली हो गई है, लेकिन तुम स्वस्थ लग रही हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम इतनी पीली और कमजोर थी कि मुझे चिंता होती थी। अब तो तुम टॉमबॉय जैसी लग रही हो। ये पहली बार था जब किसी ने उसमें हुए बदलाव को महसूस किया। ये पहली बार था जब वह दिन के समय बाहर निकली थी और घास की खुशबू में सांस ले रही थी। उसे बस यही चाहिए था कि यह शांत दिनचर्या बनी रहे और उससे छीन न ली जाए। तभी पीछे से माली के कदमों की आहट सुनाई देती है। ये देख मिया जल्दी जल्दी खुदाई करने लगती है। एरिक वहीं चेक करता है कि माली ने चिड़ियों का घोंसला साफ किया या नहीं। उसे यकीन नहीं होता कि शायद यही आदमी है जिसने उसे ये नया जीवन दिया है। कभी कभी एरिक की बातें उसे जादू जैसी लगती हैं। माली कुछ कहना चाहता है लेकिन आखिर में चुपचाप चला जाता है। मिया धीरे से कहती है, वो आदमी, जब भी मैं खुदाई करती हूँ वो नाराज हो जाता है। क्या उसे नफरत है जब मैं ये करती हूँ? मिशा, तुम पेड़ के नीचे बहुत गहरा खोद रही हो। कोई भी माली ये पसंद नहीं करेगा। भले ही वो आदमी उसके लिए दयालु था, लेकिन इन बातों में वो सख्त था। लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो वो अलग बात है, और उसकी बातें कभी उसे चोट नहीं पहुंचाती। तब मैं उसे सजा दूंगा। ऐसे वक्त पर उसे लगता था मानो ये आदमी किसी परियों की कहानी का किरदार हो, दया, न्याय और बुद्धि से भरा हुआ राजा। उस रात एरिक फिर से वो अजीब और बेकार काम करने लगता है, और अगर वो सही जवाब नहीं देती तो वो रुक जाता है और तब तक शुरू नहीं करता जब तक उसे जवाब न मिल जाए। मिशा गुस्से से भर जाती है। उसने जो कुछ भी पहले उसके बारे में सोचा था सब वापस ले लेती है। अचानक उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले मालिया ने उसका शरीर देखकर क्या कहा था। क्या ये इसलिए है कि युवा काउंट की कोई प्रेमिका है जिससे उसका मन बदल गया है? मिया अचानक उस आदमी पर झपटती है। हम प्रेमी हैं ना? एरिक चौंक जाता है। क्या? प्रेमी तो पुरुष और स्त्री के बीच का खास रिश्ता होता है। क्या हम वही नहीं हैं? नहीं, हम प्रेमी नहीं बल्कि पति पत्नी हैं। फिर अगर हम पति पत्नी हैं तो क्या तुम्हारी प्रेमिका हो सकती है? एरिक अचानक समझ जाता है। क्या? फिर से नौकरानी ने तुम्हें कुछ अजीब बातें कहीं? हाँ, ऐसे मामले होते हैं जब शादीशुदा लोग दूसरों से प्रेमी रिश्ता बना लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हारे अलावा मेरे आसपास कोई दूसरी खास औरत नहीं होगी, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम्हारे पास भी मेरे अलावा कोई और प्रेमी ना हो। वो भौहें सिकोड़ का है। मैं सच में समझ नहीं पाता। अपनी इज्जत बनाए रखना एक बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये विश्वासघात होगा। एरिक की बाहें उसे और कसकर पकड़ लेती हैं जब तक कि मिया उसका नाम पुकार
पुकारती नहीं और तब जाकर वो होश में आता है। उससे भी ज़्यादा, क्या तुमने बोलने का नया तरीका ग्रो से सीखा है? शायद वो ग्रो से ही प्रभावित हुई है। हो सकता है। क्या ये अजीब है? एरिक के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। नहीं, ये बहुत प्यारा है। मिशा सोचती है कि अगर वो पहली रात का रिश्ता जल्दी खत्म कर लें तो सब ठीक रहेगा, और पंडित ने भी कभी इन अजीब बातों के बारे में नहीं बताया था। लेकिन क्यों हर बार ये बेकार की बातें उसे परेशान कर देती हैं, उसके दिल में अनगिनत भावनाएं उठा देती हैं। अगली सुबह लड़की को एक तोहफा मिलता है। नौकरानियों ने उसके लिए एक बिब पर कढ़ाई की थी और ग्रो उससे भी ज्यादा खुशी से हंस रहा था। युवती, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, जैसे कोई परी हो। लेकिन दूर खड़ी हेडमेड उन्हें अंधेरे चेहरे से देख रही थी। कुछ ही समय पहले उसने एरिक को एक सलाह दी थी। मुझे नहीं लगता कि मुखिया परिवार के लिए बिना शर्त वफादारी सच्ची भक्ति है। मेरा मानना है कि जब युवा स्वामी गलत राह पर चले जाएं, तब उचित उसकी बातें बीच में ही रोक दी जाती हैं। सीधे कहो, इधर उधर की मत बोलो। अच्छा, क्यों ना तुम किसी रखैल को रख लो और उस युवती से ध्यान हटा लो। एरिक स्तब्ध रह जाता है, फिर उसका लहजा ठंडा हो जाता है और तभी उसने कहा, एक मिस्ट्रेस? कैसी वफादारी है ये कि मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ बिस्तर बांटना पड़े जिसे मैं पसंद भी नहीं करता। लेकिन यंग मास्टर, मैं सच में समझ नहीं पा रहा। आपने नाइट्स को एल्बर्टिक को सौंप दिया और अब हर दिन उस यंग लेडी के साथ रहते हैं। आप किसी ऐसी इंसान के साथ कैसी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं जिससे ठीक से बातचीत भी नहीं हो सकती? फिर आप उन ब्रांच फैमिली मेंबर्स को मौका क्यों दे रहे हैं जो एयर की जगह पाना चाहते हैं? और आप हाल ही में बस रॉयल पैलेस से आई मेड को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो दोनों औरतें इतनी जरूरी हैं? क्या यंग लेडी की देखभाल में कमी की वजह से ही उसने कोर्टयार्ड में जाकर पौधे खोदना शुरू कर दिया था? हेड ऑफ द हाउस तो सारी एनर्जी शराब और औरतों पर खर्च करता है, जबकि यंग मास्टर बस मेड्स बदलने के बेकार काम में व्यस्त हैं। यही हाल मुझे चिंतित करता है। एरिक ने इतना सब सोचने की उम्मीद भी नहीं की थी। उसने कहा, क्या तुमने खुद ही ये नहीं कहा था कि मेड मेलिया के बारे में हमें सब कुछ पता नहीं है? फिर उसने कैरन की तरफ देखा। क्या मैंने अपनी पत्नी के साथ रहकर बहुत कामों में देरी की है? ट्रेनिंग के अलावा और क्या? एडिल बोली, नहीं, बल्कि आपने हाल ही का फूड प्रॉब्लम हल किया। हमने सारे स्क्रैप आयन और वॉर स्पॉइल्स मारिस विटाबो को दे दिए। वो बहुत खुश हुआ और हमें कई सालों का खाना दे दिया। आखिर उसके टेरिटोरी में जो प्लेन्स हैं वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छे हैं, लेकिन वहाँ आयन बहुत कीमती है। खैर, हार्ड आयन माइन के अलावा हमारे पास 2 और खदानें हैं और हमारी वेपन स्मिथी रिपेयर्स तक पूरी नहीं कर पा रही। और जब से लॉर्ड एल्बर्टिक ने नाइट्स ट्रेनिंग शुरू की है, उनके भरोसे पर असर पड़ा है, क्योंकि जब भी नाइट्स ट्रेनिंग के बाद तुलना करते हैं तो सब कहते हैं कि एल्बर्टिक कमांडर यानी आपसे कमजोर है। एरिक ने फिर एडिल की तरफ देखा। और क्या चिंताएं हैं तुम्हारी? खुलकर कहो, क्योंकि अब तुम इंपॉर्टेंट मैटर संभाल रहे हो और तुम्हें हिलाया नहीं जा सकता। एडिल जैसे सन्न रह गई। नहीं यंग मास्टर, आपने तो पहले से ही सब सोच लिया था। मैं ही घमंडी थी। मैं हमेशा चीज़ों को दिमाग से जज करती रही, पर जब फैमिली बिजनेस इनहेरिट करने का क्रूशियल वक्त आया तो आपने ट्रेनिंग छोड़ दी सिर्फ इस औरत के पास रहने के लिए। असल में यंग मास्टर का जजमेंट डिस्टर्ब कर रही है एक मेंटली अनस्टेबल औरत। और सिर्फ यंग मास्टर ही नहीं, मैंने सोचा था लेडी सिर्फ मियाइशा को पसंद करती है, पर असल में जब भी उसके मामले आते हैं तो वो भी अपना दिमाग खो देती है, ठीक वैसे ही जैसे मिस रॉगल के मामले में। अब क्या किया जाए? यंग मास्टर और लेडी दोनों उस औरत के जादू में फंस चुके हैं। उसी शाम एरिक ने जमीन पर पानी गिरा दिया। वो अब मियाँ की मदद करने में एक्सपर्ट हो गया था ताकि सबूत मिटा सके। और तभी लड़की के दिमाग में नया ख्याल आया, मैं बाहर जाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ। किताबों में लिखा है कि सड़कों पर बहुत लोग होते हैं, क्या तुम कॉमनर्स के स्ट्रिक्ट ले चलोगे? उसकी आवाज़ में हिचक सुनकर मियाइशा ने अपने तरीके से मनाना शुरू किया। किताबों में ये भी लिखा है कि दुकानों के सामने कोर्टयार्ड नहीं होते, बस एक के बाद एक बिल्डिंग होती हैं। कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट भी ऐसा ही है। जब वो आदमी झिझक रहा था तभी लड़की की मासूम आंखों में उम्मीद चमकी। क्या मैं नहीं जा सकती? मैं देखना चाहती हूँ। एरिक का दिल सीधे छू गया। अगले दिन अपनी माँ के कहने पर यंग मास्टर पहली बार अपनी पत्नी को बाहर डेट पर ले गया। उसकी माँ थोड़ी चिंतित थी, इसलिए उसने ग्रा को भी भेजा। एरिक पहले तो मना करना चाहता था, पर अचानक उसने सोचा, हाँ उसे भी साथ भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट पहुंचे, एरिक ने ग्रा को कैरेज से उतार दिया और कहा 3 घंटे बाद लौटना। ग्रा आराम पाकर खुश थी, लेकिन मिशा की चिंता भी कर रही थी। लेकिन एरिक के जोर देने पर उसे मानना पड़ा। उसने कहा, मैं समय पर लौट आऊंगी, और बेचैनी से कैरेज को जाते हुए देखती रही। क्या सच में सब ठीक रहेगा? कैरेज थोड़ी दूर गई तो एरिक ने पर्दा हटाया। मिशा, अब तुम सीधी बैठ सकती हो। लड़की खुशी से सीधी बैठी। उसकी क्रिस्टल जैसी आंखों में नए नज़ारे देखकर हैरानी चमक उठी। यही सब
सबसे व्यस्त सड़क है। ग्रा ने जैसा कहा था वैसे यहाँ बहुत लोग हैं ना? वो सफ़ेद बिल्डिंग जो पहाड़ी पर है वही ग्रेट टेम्पल है जहाँ हमारी शादी हुई थी, याद है? मुझे याद नहीं क्योंकि तब मुझे सेडेटिव्स दिए गए थे। एरिक की आंखें नीचे झुक गईं, यानी अब तक वो कभी सचेत होकर बाहर नहीं निकली थी। तो अब अच्छे से देख लो। एरिक ने उसे अपनी गोद में आराम से बैठाया ताकि वो सब देख सके। ये सब चीज़ें एरिक के लिए आम थीं, लेकिन मिया के लिए बहुत चौंकाने वाली थीं। दुनिया अब उसे कैसी दिख रही होगी, एरिक जानना चाहता था, लेकिन उसने डिस्टर्ब नहीं किया। पूरे सफ़र में लड़की लगातार सवाल करती रही, वो क्या है? वो मैट हैं जो स्टॉल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पुअर क्वालिटी हैं। पुअर क्वालिटी, अगर तुम्हें भी लगता है कि वो ख़राब हैं तो क्या उनका इस्तेमाल हो सकता है? एरिक को अचानक एहसास हुआ कि मिया को उनके टेरिटरी के बारे में गलतफहमी है, क्योंकि युद्ध 12 साल तक चला और जब ख़त्म हुआ तो सारे सैनिक एक साथ लौटे, जिससे फूड शॉर्टेज हो गया। वो अक्सर उसकी गोद में बैठकर चुपके से डॉक्यूमेंट्स पढ़ती थी और अपनी छोटी समझ से उसने निष्कर्ष निकाला कि क्लैडमेर टेरिटरी अमीर नहीं है। वो सोच नहीं पा रहा था कि इतनी मुश्किल और गहरी लिखावट वाले दस्तावेजों पर ध्यान लगाना उसके लिए कैसे संभव होगा, जबकि उसे साधारण शब्दों का भी अर्थ समझ में नहीं आता। उसकी सोच हमेशा महल की शाही आदतों और भोजन की चिंता के आधार पर बनी थी, इसलिए उसका इस तरह सोचना स्वाभाविक ही था। वो लड़की को धीरे धीरे समझाने लगा कि व्यापार करने वाले लोग भी युद्ध के कारण अपना कारोबार छोटा करने पर मजबूर हो गए थे, जिससे कर की आमदनी भी घट गई थी। कुछ समय तक पैसों की कमी जरूर थी, लेकिन अब वो सब समस्या दूर हो चुकी है और आज सब लोग आराम से अपना जीवन चला पा रहे हैं। इस साल की फसल कटाई के समय तक सब परेशानियां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, और वैसे भी मेरे माता पिता को फिजूल खर्ची और शाही दिखावे की आदत नहीं है, इसलिए घर में कभी भी अनावश्यक महंगे सामान नहीं होते। लेकिन अब हमारे इलाके में लोहे की खदानें 3 हो गई हैं और उत्तर के बंदरगाहों से व्यापार भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा सीमाओं पर मिलने वाली नीली लोमड़ी की खाल भी हमारी बड़ी आमदनी का साधन है। ये कहते कहते एरिक अचानक रुक गया, फिर बोला, रहने दो, मेरी पिछली बातें भूल जाओ। उसे अचानक ऐसा लगा मानो वो किसी प्रेमिका को खुश करने के लिए अपनी दौलत का दिखावा कर रहा हो। लड़की ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, कुछ नहीं, बस लगता है तुम्हें चिंता में डाल दिया। वैसे क्या तुम्हें इस घर में किसी तकलीफ का सामना करना पड़ा है? लड़की ने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में मुझे लगा यहाँ खाने की कमी है, इसलिए मैंने कुछ खाने की चीज़ें बचा रखी। अगर मुझे पता होता तो मैं पूरा पेट भर कर खा लेती। ये सुनकर एरिक गाड़ी से नीचे उतरा और कोचवान को दरवाजे पर खड़े होकर गाड़ी की रखवाली करने का आदेश दिया कि दरवाज़ा कोई न खोले। फिर बोला, मैं पास की बेकरी से तुम्हारे लिए खाना लेने जा रहा हूँ, तुम यहीं इंतज़ार करो, और वो चला गया। लड़की ने सोचा, तो इसका मतलब उनका परिवार गरीब नहीं है। कितना मूर्खतापूर्ण था उसका सोचना। उसने तो सिर्फ छोटे से सेलिया पैलेस में जीवन बिताया था और केंद्रीय महल में तो उसकी यादें केवल जबरन घसीटे जाने की ही थीं। लेकिन फिर भी उसके दिल में कहीं न कहीं गर्व था। जानवरों से भी बुरा व्यवहार सहने के बाद भी वो अपने शाही खून पर गर्व करती रही, क्योंकि अगर ऐसा ना सोचती तो उसके पास सच में कुछ भी नहीं बचता। और जिस स्थिर जीवन की वो हमेशा चाह रखती थी वो तो उसे तब मिला जब वो अब राजकुमारी नहीं रही। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस विवाह से वो इतना डरती थी वही उसे इतना शांत और सुखद जीवन देगा। तभी अचानक बाहर से किसी की ऊंची आवाज आई और चारों तरफ हलचल मच गई। कोई चिल्ला रहा था, देखो, क्लैडमेर परिवार का चिन्ह। लड़की ने डर कर पर्दे कसकर खींच लिए, लेकिन बाहर की आवाजें सुनकर उसे दोबारा झांकने की जिज्ञासा हुई। लोग कह रहे थे वो दुकान में गया है। ये पहली बार है जब मैंने युवा मालिक को इतना पास देखा है। सबकी बातें उसी आदमी के बारे में थीं। कोई बोला, मैंने सुना है कि बड़े होने के बाद ये पहली बार राजधानी में आया है और ऐसे चेहरे के साथ इसकी चर्चा क्यों ना हो। किसी ने बताया कि मेरी बहन जिसने गिनती के परिवार में शादी की थी उसने उसे शादी में देखा था और कहा था कि क्लैडमेर का युवा मालिक बाकी सुंदर युवाओं की तुलना में बिल्कुल अलग है। लड़की ने सोचा, क्या लोग ये कहना चाहते हैं कि वो इतना बदसूरत है कि सब उसे पहचानते हैं? लेकिन फिर उसने सुना कि नहीं, असल में वो तो अनुपम सुंदर है, इतना खूबसूरत कि जिसे भी उसका चेहरा दिखे वो सांस लेना तक भूल जाए। ये सुनकर वो हैरान रह गई कि सब लोग तो उसे पसंद करते हैं। किसी ने कहा, मैंने सुना है कि अगर उसने युद्ध में सही समय पर हालात नहीं बदले होते तो हम सब हार चुके होते। कोई और बोला, बिल्कुल सही, अगर वो ना होता तो मेरा गांव तो कब का जलकर राख हो चुका होता। अब जाकर मिशा को एरिक की असली पहचान समझ आई, वही विजय का नायक था। अब उसे समझ आया कि लोग उसे देखकर क्यों इतनी खुशी से जयकार करते हैं और उनके चेहरों पर जो भाव होते हैं वो दरअसल श्रद्धा है। लेकिन साथ ही बाहर के लोग ये भी कह रहे थे कि शाही विवाह में तो हम
सुरक्षा की वजह से कुछ नहीं देख पाए थे। इसका मतलब ये युवा मालिक नहीं जानता था कि उस समय वो किस हालत में थी। किसी ने अफसोस जताया, लेकिन तुरंत कोई और बोला, हम जैसे लोग किसी बड़े कुल के उत्तराधिकारी पर तरस खाने वाले कौन होते हैं, चलो बस उसका चेहरा देख लेते हैं, वो आ रहा है। तभी भीड़ के बीच जब वो आदमी बाहर निकला तो मिशा ने देखा कि दो चेहरे अंधेरे और नफरत से भरे हुए थे। ऐसे भाव उसके लिए परिचित थे, क्योंकि वो वही भाव थे जिन्हें एरिक हमेशा सहता आया था। मिशा को लगा जैसे किसी ने अदृश्य डंडे से उसके सिर पर जोर से चोट मारी हो, लेकिन जब एरिक वापस गाड़ी में आया तो उसका चेहरा तनिक भी नहीं बदला, वही नर्म और ध्यान रखने वाला था। जबकि हकीकत ये थी कि असली जयकार और सम्मान का हकदार वही था, लेकिन अब वो केवल उसकी वजह से उन नफरत भरी निगाहों को सह रहा था। मिशा को अचानक बहुत दुख हुआ। उसने महसूस किया कि ये विवाह जो उसके लिए संतोष और सुख लेकर आया है, एरिक के लिए एक बड़ी त्रासदी है। उसे लगा कि उसने उस आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी है और ये सोचकर उसे अपराध बोध हुआ। लेकिन तभी उसके मन ने कहा, अगर उसे इस आदमी के लिए दुख है तो फिर उसका क्या? अब तक उसकी जिंदगी तो कीड़े मकोड़े जैसी रौंदी गई थी। क्या किसी ने उसके लिए कभी दुख महसूस किया? इतने में एरिक ने उसके लिए लाए खाने का डिब्बा खोला और देखा कि लड़की का चेहरा डर और गुस्से से भरा हुआ है। लड़की ने अचानक मुंह फेर लिया और बोली, मुझे ये नहीं चाहिए, डिब्बा मत खोलो, मुझे ये मिठाई पसंद नहीं। एरिक हैरान रह गया कि आखिर हुआ क्या। उसने सोचा कि मैं इस आदमी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब उसकी सच्चाई और भावनाओं को भी ठुकरा रही हूँ। जरूर अब वो मुझसे नाराज होगा। लेकिन एरिक की आवाज हमेशा की तरह स्थिर रही। उसने कहा, लगता है मेरी गैर मौजूदगी में कुछ हुआ है, बताओ क्या हुआ? फिर वही नजरें जो जैसे उसकी आत्मा तक देख लेती हों, मिशा ने दिल के खिलाफ जाकर कहा, मैंने कहा ना मुझे ये पसंद नहीं। लेकिन अनपेक्षित रूप से एरिक ने उसे जोर से पकड़कर अपनी ओर घुमाया और बोला, सच कहूं तो तुम्हें ये खाना है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बात यह है कि तुम्हारा रवैया पहले से बिल्कुल अलग हो गया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि मेरी गैर हाजिरी में क्या हुआ। कई सालों से जो दीवारें उस लड़की ने अपने चारों ओर बना रखी थीं, अब उनमें दरार पड़ने लगी और उन दरारों से डर फैलने लगा। हालांकि मैं तुम्हें ज्यादा समय से नहीं जानता, लेकिन तुम साफ और सीधे हो और आमतौर पर नर्म स्वभाव के भी हो। बिना वजह तुम ऐसा बर्ताव नहीं करोगे। अगर तुम कुछ देखना नहीं चाहते तो जरूर कोई वजह होगी। एरिक की ये बातें उसकी पहले से टूटती दीवारों को एक एक कर गिरा देती हैं और अब उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं बचती। तभी अचानक मिशा बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद गाड़ी वापस शहर के चौक पहुंचती है। एरिक उसी तरह गंभीर बना बैठा रहता है। पत्थरों से बनी सड़क पर गाड़ी बुरी तरह हिल रही थी और वो बड़ी सावधानी से मिशा का सिर बचाता है। अब जाकर लड़की को थोड़ी होश आती है। वो समझती है कि अभी थोड़ी देर पहले वो घबरा गई थी और जानबूझकर बेहोश होने का नाटक कर रही थी। अब मियाँ परेशानी में पड़ जाती है, क्योंकि दोनों की जिंदगी एक दूसरे के हाथों में है और ये आदमी वही है जो उसके राज को जानता है। उसे तो इसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये उससे सहयोग कर रहा है, लेकिन उसने इस हालात में भी गुस्सा दिखा दिया। शायद इसी बीच वो इन लोगों के साथ इंसान जैसा बर्ताव पाकर आदी हो गई और उसके अंदर बेकार की भावनाएं और आत्मसम्मान पैदा हो गया, जो अब उसे मूर्ख बना रहा है। उसे इस आदमी से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, इसलिए जब वे घर लौटे तो चाहे वो कुछ भी पूछे उसे हंसकर जवाब देना चाहिए। वो चोरी छिपे एरिक की ओर देखती है, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर डर जाती है। वो जानती है कि ये व्यक्ति असल में गंभीर स्वभाव का है, लेकिन हाल ही में वो हमेशा उस पर नर्म भाव ही दिखाता आया है। तभी जब मियाँ को बेचैनी महसूस होती है, ग्राफ वापस लौट आती है। लड़की हैरान रह जाती है। गाड़ी के अंदर अंधेरा है। वो सवालों के साथ अंदर आती है, क्यों तुम दोनों ने पर्दे नहीं खोले? उसी पल एरिक की नजर बदल जाती है। पर्दे की हल्की सी दरार से उसे छतों पर कुछ परछाइयां दिखाई देती हैं जो बहुत तेजी से भाग रही होती हैं। उसकी नजर तुरंत बदल जाती है। जब वे हवेली लौटते हैं तो बाहर जाने की तैयारी करते हुए काउंट से टकरा जाते हैं। हालांकि वो पिता पुत्र हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए अजनबी जैसे हैं। एरिक सोचता है, फिर बाहर जा रहे हैं आज भी, और तभी उसे ईडेल की बातें याद आती हैं। वो गाड़ी से उतरकर पिता को प्रणाम करने ही जाता है कि काउंट की गाड़ी पहले ही निकल जाती है। अब तो एक नमस्ते तक नहीं रहा। एरिक को कभी कभी इस परिवार की निशानी दबाव जैसी लगती है।
बचपन से सिखाया गया है कि हर पारिवारिक मामला सही और तार्किक निर्णय से ही तय होना चाहिए, लेकिन परिवार के मुखिया होने के नाते क्या उसके पिता वही कर रहे हैं जो करना चाहिए? सच कहें तो ईडेल की बातें पूरी तरह गलत नहीं हैं। सचमुच सड़े हुए हिस्से को काटना जरूरी है। तभी नौकर पूछता है, मालिक, गाड़ी में ऊंचे दर्जे की बेकरी का डिब्बा है क्या? उसे निकाल दूं? एरिक कहता है, हाँ, अब तुम रख लो और लड़की को मुझे सौंप दो। साथ ही पूछता है, क्या तुम छोटी तलवार या इस तरह के हथियार चला सकती हो? ग्रा चाहती है कि ना कह दे, लेकिन कमांडर से झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए सच बताती है, हाँ, मुझे हर काटने वाली चीज़ में महारत है। एरिक बस संक्षेप में अच्छा कहता है और मिशा को उठाकर ले जाता है। पीछे हैरान खड़ी ग्रा को छोड़कर ऊपर की खिड़की से धुंधली सी दो आकृतियां दिखाई देती हैं, मिलिया और मोटी दासी। मिलिया कहती है, ये तो अजीब है, ये दोनों प्रेमी जैसे भी नहीं लगते। मोटी दासी इसे नकार देती है, शायद उसे इस तरह की लड़की पसंद हो, देखो उसने उसके लिए छुपकर तोहफे भी तैयार किए हैं। मिलिया को फिर भी शक रहता है, लेकिन दासी कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर प्रेमी नहीं है तो उसे प्रेमी बना दो। उधर एरिक मिया को कमरे में ले जाता है, उसे बिस्तर पर बिठाता है, कुछ देर तक उसे देखता रहता है और सोच में पड़ जाता है। फिर हाथ बढ़ाकर कहता है, मीशा। जैसे ही वह उसे छूता है, लड़की डर कर अचानक जाग जाती है, उसकी आंखों में डर झलकता है। एरिक कहता है, माफ करना, क्या तुम सच में सो रही थीं? घबराओ मत, सोते रहो, मैं खाना तैयार करता हूँ। और तभी मिया को समझ आता है कि उस आदमी का रवैया बदला नहीं है, इसलिए वह हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लेती है और धीरे से पूछती है, एरिक, क्या तुम मुझसे नाराज हो? वह जानती है कि ये आदमी उसकी बातें सुनना पसंद करता है, तो वह बताती है, असल में मेरी माँ दक्षिण की हवालित जगह से थी, इसलिए आज जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। दरअसल एरिक ने बहुत पहले ही मिया की जांच करवाई थी, लेकिन उसकी माँ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। मिया की माँ दिवंगत राजा की अंतिम रानी थीं। बाकियों के विपरीत वह एक साधारण परिवार की बेटी थीं, लेकिन दुर्भाग्य से मिया के जन्म के थोड़े समय बाद ही राजा की मृत्यु हो गई और तभी से तीसरी रानी की हालत पतंग की तरह हो गई, जिसका धागा अचानक टूट गया हो। वह सीलिया पैलेस में नवजात मीशा के साथ मौत जैसी जिंदगी जी रही थी, जब तक बेलमार ने सैलिकाट परिवार को खत्म नहीं कर दिया और पूरा महल खून से लाल नहीं हो गया। इसलिए तीसरी रानी के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो क्या तुम्हें उस इलाके की हर चीज से नफरत है? हाँ। तभी एरिक ने राहत की सांस ली, उसे लगा कि उसने कुछ बेकार किया, इसलिए वो चाहता है कि मिया खुद के बारे में बताए, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, क्योंकि ये बातें बताना उसके लिए भी अच्छा है, इससे एरिक की गलतियां कम होंगी। मिया ने चुपचाप उसके हाथ में चेहरा रगड़ा। तभी जब लड़की को लगा सब कुछ ढक गया है, एरिक का लहजा अचानक बदल गया। शुक्रिया मुझे ईमानदारी से बताने के लिए, लेकिन इसके अलावा आज कुछ और भी हुआ ना? मिया की आंखें डगमगाईं। ये वही है जो मैंने पहले कहा था। सच में? आज एरिक ने उसके कारण पूरे साल से ज्यादा बार आह भरी। तभी लड़की की खर्राटे की आवाज आने लगी। एरिक चौंक गया। क्या वो फिर से सोने का नाटक कर रही है? उसे पहले ही अंदाजा था कि मिया इतनी जल्दी अपनी सारी सतर्कता नहीं छोड़ेगी, तो अगर वह अभी दिल पूरी तरह न खोले तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी उसे हमेशा कुछ गड़बड़ लगती है। उसके हिसाब से मिया हर बात से बचने की आदत रखती है। उसके दिल में छुपी गहरी यादों को वह अनदेखा करती है और खुद भी इसे नहीं समझती। गाड़ी में उसका बर्ताव भी जैसे कोई चेतावनी थी। एरिक ने युद्ध में असंख्य मौतें देखी थीं और कई जिंदा बचे लोगों को भी, यहाँ तक कि अच्छे सैनिक भी एक पल में उन नज़ारों से पागल हो सकते थे। लेकिन मिया का बर्ताव कभी कभी बहुत शांत रहता, क्योंकि वह कभी कभी बिगड़ी हुई भी लगती। ये बात उसने पहले नज़रअंदाज कर दी थी, लेकिन शायद एक दिन मिया की दबाई हुई भावनाएं अचानक फूट पड़ेंगी। उस दिन के बाद उनका रिश्ता जल्दी ही सामान्य हो गया। लड़की रात को सोने से पहले बताती कि उसे क्या खाना पसंद है और एरिक अगले दिन किचन को कहता। वो दोनों कई बातें करते, पर उनमें कोई खास बात नहीं होती। लड़की उम्मीद से आंखें झपकाती और एरिक उसके माथे पर हल्की सी किस करता, जैसे पानी पर ड्रैगन फ्लाई बैठ गई हो। लड़की दिन भर की बातें करने लगी जैसे कोई छोटा चार्टर बॉक्स हो, लेकिन एरिक अपने उलझे हुए विचारों को शांत नहीं कर पा रहा था। मिया नाखुश हो गई। बस इतना ही। ये आदमी जो पहली बार किसी औरत के लिए आकर्षण महसूस कर रहा था, इन उलझनों से भागने का सोच रहा था। अच्छा, तो क्या तुम्हारे पास मुझे कहने को और कुछ नहीं? क्योंकि ऐसी बातें तो अजनबियों से भी की जा सकती हैं। एरिक के लिए फर्क नहीं पड़ता अगर वह गुस्सा करती है या चीजें तोड़ती है। पति होने के नाते उसे उसकी रक्षा करनी है। असली परेशानी ये थी कि वह खुद भी नहीं जानता था कि ये अनजाना एहसास आखिर में क्या नतीजा देगा। इसलिए वो हमेशा सीमाएं बनाना चाहता था। मिया ने उसका मूड समझते हुए धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि अजनबी लोग आपस में क्या बातें करते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि ऐसी हालत में क्या कहना चाहिए, क्योंकि मुझसे तो सिर्फ तुम ही बात कर सकते हो। उसका चेहरा शिकायत और शर्मिंदगी दोनों दिखा रहा था। इस पल एरिक को लगा कि वो कितना मूर्ख है। वो क्यों चिंता कर रहा है उस लड़की के बारे में जो बस बातें करने से ही घबरा जाती है।
क्यों न हम पिछली बार की सैर के बारे में बात करें। तब तुम बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने दबाव नहीं डाला। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अनुभवों के बारे में सोचना तुम्हें उलझनों और दर्द में डाल देता है और तुम थक जाती हो, और मेरा मानना है कि ये अच्छा है कि तुम ये भावनाएं मुझसे छुपा नहीं पाती, क्योंकि अब तक तो तुमने सबसे छुपाई हैं। मिया ने लंबे समय से मन में घूमता सवाल पूछा, क्यों, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि अब तुम भी क्लैडने परिवार की सदस्य हो। और भी कारण हैं, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता। परिवार का हिस्सा? हाँ, मतलब अब हम परिवार हैं, तो मेरी जान, तुम जितना चाहो गुस्सा कर सकती हो, जितना मन चाहे कह सकती हो। तुम्हारे किसी काम से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बस 2 बातें हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ कि तुम बनाए रखो, ये बहुत ज़रूरी है। और याद रखो कि अब हम एक ही तरफ खड़े रहेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह रहो। मियाँ अचानक करीब आई। मुझे लगता है जो तुम कह रहे हो वो सही है। आखिर हम एक दूसरे की जिंदगी थामे हुए हैं। एरिक उसकी गंभीर शक्ल पर मुस्कुराया। शायद जो मैं कह रहा हूँ और जो तुम समझ रही हो उसमें फर्क है, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन हमारी सोच मिल जाएगी। तुम बहुत थक चुकी हो, चलो आज जल्दी सोते हैं। और सुरक्षा की भावना वापस पाकर लड़की नींद से बोझिल हो गई। एरिक ने उसे इस तरह अपनी बाहों में उठाए बहुत समय हो गया था, फिर भी उसे हमेशा उसके दिल से आने वाली सच्चाई महसूस होती थी। वो सिर्फ ऊपर ऊपर से अच्छा नहीं था, बल्कि शायद उसका दिल भी बहुत गर्मजोशी से भरा हुआ था। अगले दिन फिर एरिक उसे बाहर ले गया और हमेशा की तरह लेडी ने उन्हें दरवाजे से विदा किया। मियाँ आज भी घूमने का आनंद लेना। उसका चेहरा गंभीर था। गाड़ी दूर चली गई तो वो अपने आप से रोक न सकी। क्या इसे यूं ही चलते देना सही है? आखिर यंग मास्टर भी तो एक मर्द हैं। हमेशा उसके पास एक जवान लड़की का रहना, शायद वो बोली, किसी साधारण परिवार की लड़की को यंग लेडी की नौकरानी बनाना ज्यादा ठीक होगा। ग्रह की तरफ इशारा था। लेडी मुस्कुराई। तुम भी कमाल हो, अपनी आंखों से देखा है कि एरिक डॉक्टर के साथ कैसा व्यवहार करता है, फिर भी चिंता करती हो। और फिर उसकी पत्नी तो मियाँ है, चाहे कोई भी आसपास रहे, कोई उसके दिल में जगह नहीं ले सकता। क्या तुमने नहीं देखा मियाँ हाल ही में कितनी प्यारी गोल मटोल हो गई है? हाँ, अभी भी थोड़ी पतली है। वो पास खड़ी नौकरानी से बोली, रसोई जाओ और पता करो मियाँ को क्या खाना पसंद है। अदल समझ ही नहीं पाती थी कि माँ बेटा दोनों उस औरत के लिए इतने पक्षपाती क्यों हैं। उस रात एरिक अपने स्टडी में अकेले काम कर रहा था। मिका आज पॉन शॉप में दिखी, काफी समय से चुप थी। लगता है अब कोई नई चाल चलने वाली है, लेकिन क्रिस फैन से अब तक कोई खबर नहीं आई। तभी दरवाजा खुला, सामने मीशा थी। वो तुरंत दस्तावेज रखकर बोला, नींद नहीं आ रही क्या? फिर से मेरी गोद में बैठना चाहोगी? लड़की ने बस एक छोटा सा ना कहा। एरिक ठिठक गया। लड़की दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे किसी भी पल भाग जाएगी, लेकिन आंखों से नजरें नहीं हटाईं। वो बोली, मैं सोचकर आई हूँ और अब मुझे तुम बुरे नहीं लगते। एरिक को लगा जैसे बिजली गिर गई हो। कुछ पल तक वो सन्न खड़ा रहा, फिर बोला, तो तुम्हें हमेशा से ही मैं बुरा लगता था? मियाँ ने इनकार नहीं किया, पर कहा, अब बुरा नहीं लगता। उसकी बात पूरी होते ही एरिक अचानक उठ खड़ा हुआ। वो तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। तो तुमने सोच समझकर पाया कि अब मैं तुम्हें बुरा नहीं लगता? लड़की डर कर पीछे हटी और धीरे से बोली, क्या तुम गुस्सा होगे? उसके डर से एरिक तुरंत नरम पड़ गया। नहीं, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। उसने तुरंत उसका हाथ थाम लिया, जैसे देर हुई तो वो भाग जाएगी। आओ बताओ, पहले तुम मुझे क्यों ना पसंद करती थी? क्या तुम्हें मेरा छूना बुरा लगता है? मीशा ने सोचा, नहीं। एरिक ने चैन की सांस ली और थोड़ा बेबस लहजे में कहा, इतनी सी बात पर भी तुम्हें सोचने में इतना समय क्यों लगा? अच्छा हुआ उस दिन जब तुमने पूछा था कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा क्यों हूँ, तो मैंने ठीक जवाब दिया था, वरना शायद हालात बिगड़ जाते। लड़की हल्का भौं सिकोड़ कर बोली, मुझे बुरा नहीं लगता, बस लगता है ये सब जरूरी नहीं। एरिक ने कहा, ठीक है, तुम्हारा ऐसा सोचना सामान्य है। हमेशा गंभीर रहने वाला आदमी अब अपनी पत्नी को मनाने लगा, लेकिन मुझे खुशी है कि अब तुम मुझे बुरा नहीं मानती और मेरे छूने से तुम्हें तकलीफ नहीं होती। और ये भी अच्छा है कि जैसे ही तुम्हें ये समझ आया, तुम तुरंत मुझे बताने आई। उसकी बातों से मियाँ के गाल लाल हो गए और होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, ये तो कुछ खास नहीं। एरिक को लगा वो अब उसे थोड़ा समझने लगा है, लेकिन मियाँ ने झांक कर पूछा, एरिक तुम क्या कर रहे हो? वो बोला, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी पुष्टि करनी है। उसकी जिज्ञासु नजरों को देखकर उसने खुद ही कहा, तुम देख सकती हो। सच में? इतना सुनते ही मियाँ दौड़कर पास आ गई, लेकिन दस्तावेज फाड़ना नहीं। उसने कहा, मैं अब चीजें नहीं फाड़ूंगी। एरिक ने जल्द ही एक और बात देखी। मियाँ बहुत
तेज और ध्यान से पढ़ती है। ये पहली बार था जब उसने उसे दस्तावेज पढ़ते देखा। लगता है वो बोलने से ज्यादा पढ़ने में निपुण है। उसने पूछा, तुमने मल्लिका पर नजर रखवाई थी? हाँ, एरिक ने जवाब दिया। मिया ने भौं चढ़ाकर कागज दिखाया। इसमें सैलिकाटी परिवार के बारे में क्यों लिखा है? क्या वह परिवार अब महत्वहीन नहीं है? एरिक ने कहा, उनके पिछले मुखिया का नाजायज बेटा अभी जिंदा है। सुना है वह परिवार की संपत्ति का वारिस बनने वाला है। लड़की बीच बीच में जो समझ नहीं पाती थी पूछ लेती और एरिक ईमानदारी से जवाब लेता, क्योंकि ईमानदारी की शर्त उसी ने रखी थी। थोड़ी ही देर में उसने सब पढ़ लिया। क्या मैं आगे भी जब चाहूँ देख सकती हूँ? एरिक ने कहा, बिल्कुल, जब चाहो। मिया ने पूछा, क्या तुम्हारा अभी और काम बाकी है? उसने कहा, हाँ, लेकिन लड़की ने परवाह नहीं की। मैं तुम्हारी गोद में बैठना चाहती हूँ। एरिक ने उसे गोद में बिठा लिया। उसकी आवाज़ आकर्षक थी, लेकिन बात उबाऊ कामों की थी। मिया के लिए ये कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि छोटी बिल्ली जैसा उसका दिल फिर शरारती होने वाला था। उसने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन एरिक ये बताओ, किस करना क्या सिर्फ बेडरूम में ही किया जा सकता है? मैं तो सोच रही थी कि शायद अब मुझे तुम बुरे नहीं लगते, बल्कि पसंद आने लगे हो। वो धीरे धीरे झुक रही थी। उसकी मीठी आवाज़ एरिक के कानों के और करीब आती जा रही थी। तभी अचानक माहौल रुक गया। एरिक ने अपनी उंगली से उसकी ठुड्डी को हल्का धक्का लेकर उसे अपने से दूर कर दिया। वो हल्के से लड़की के होंठ के कोने पर दबाव डालता है। इस बार तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? उसे पकड़े हुए उसका हाथ अचानक नीचे गिरा देता है। मिया पीछे की ओर झुक जाती है, जैसे किसी कटिंग बोर्ड पर रखी हुई मछली हो। तुम्हारा एक्टिंग इस बार बहुत खराब है, तो सच बता दो। मिया का ऊपरी शरीर हवा में लटका हुआ है। वो अपने पतले हाथ हिलाकर एरिक को पकड़कर उठने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्कुल भी हिल नहीं पाती। आदमी की धीमी आवाज में हल्की सख्ती झलकती है। इस बार सच बता दो, इन दिनों तुमने फिर से क्या सोचा है जिसकी वजह से अचानक ऐसा बर्ताव करने लगी हो? लड़की दिमागी खेल खेलती है और कहती है कि उसने अचानक मर्दों के लिए अपनी भावनाएं समझ लीं और तुरंत उसे ढूंढने आ गई। यहाँ तक कि उल्टा उस पर आरोप लगाती है कि उसे इनाम देना चाहिए, ना कि इस तरह बर्ताव करना। एरिक चुपचाप उसे हंगामा करते हुए देखता है। हाँ, तुम्हारे कहे हुए शब्द सच में बहुत मायने रखते थे, ये कहकर वो लड़की को चूम लेता है। मिया पहले तो चौंक जाती है, फिर तुरंत उसे गले लगा लेती है। जैसे ही एरिक उसे उठाता है, तभी बिल्ली कूद कर आ जाती है। आदमी फिर से पुष्टि करता है, तो मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया था, क्या तुम भूल गई हो? अगर हमने वो चीज़ नहीं की होती तो? राजा, एरिक उसके बेचैन हाथ पकड़कर शांत करता है। ऐसा नहीं होगा। राजा ने पिछली बार हमें छोड़ दिया था, वो हमें फिर उसी अपराध में दोषी नहीं ठहराएगा। लड़की हक्का बक्का रह जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा करना उसके पिछले फैसले को गलत मानने जैसा होगा। वो लड़की जो सालों से महल में अकेली कैद रही, इंसानों की जटिल प्रकृति नहीं समझती, लेकिन एरिक की बात समझ जाती है। तभी तो वो हाल में इतना शांत दिखाई दे रहा था, जबकि वो अकेली इस बात पर परेशान हो रही थी। अब तुम्हें और चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? रुको, वो राजा को समझती है। भले ही ये बात अब दबाव के तौर पर इस्तेमाल ना हो सके, लेकिन वो आदमी जल्द ही किसी और वजह से मारा जाएगा, इसलिए उसके मरने से पहले उसे ये काम करना ही होगा। आखिर अगर उसकी फिर शादी हुई तो शायद अगला पति एरिक जैसा अच्छा व्यवहार न करे। बेहतर होगा कि वो इस रिश्ते को स्थिर कर ले और फिर शांति से सैल्या पैलेस लौट जाए। एरिक फिर से लड़की से उलझन में पड़ जाता है। मेरी लेडी, क्या आप बता सकती हैं कि आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? क्या हर बात के पीछे कोई वजह होना जरूरी है? उस आदमी को देखते हुए जो उससे छूने से बचने के लिए बहाने ढूंढता है, मियाँ को अजीब तरह से गुस्सा आता है, इतना कि वो अपना धैर्य खोकर बिना सोचे समझे बोलने लगती है। सच बता दो, तुम्हें बस मेरा शरीर पसंद नहीं है? क्या ये वो चीज़ नहीं है जो तुम आंखें बंद करके कर सकते हो? क्या सच में तुम्हें कोई इच्छा नहीं होती जब तुम मुझे ऐसे देखते हो? उसने साफ साफ तय किया था कि वो उसके सामने मुस्कान बनाए रखेगी, लेकिन ये बेकार की भावनाएं बार बार क्यों सतह पर आ रही हैं? एरिक की आवाज़ ऊपर से आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। उसकी आवाज़ धीमी है, जिसमें हल्का संयम झलकता है। तुम कहती हो मुझे तुम्हारा शरीर पसंद नहीं है। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद होता है, लड़की की जिद्दी आवाज़ फिर गूंजती है। शायद मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाऊं। आखिर मेरे शरीर पर इतने सारे निशान हैं और हमारी पिछली यात्राओं से हड्डियां ही हड्डियां रह गई हैं। उसने पहले ही दूसरों से एरिक की प्रतिष्ठा सुन रखी थी। वो लोगों की नज़रों में विजयी नायक है और औरतों की नज़रों में बेहद आकर्षक आदमी। खूबसूरत लोग तो जाहिर है रूप रंग की परवाह करते हैं। तभी एक अचानक फैला हुआ हाथ उसकी बेकार की सोच को रोक देता है। मेरे शरीर पर भी बहुत सारे निशान हैं। तभी मियाँ देखती है कि एरिक के निशान उसके शरीर से कहीं गहरे
रहे हैं, ये किसने किया? ये वाला कमांडर सिटाटाई ने छोड़ा था और ये कई साल पहले एक कुल्हाड़ी से हुआ था। कपड़ों के अंदर ये ज़्यादातर नज़र नहीं आते, लेकिन पास से देखने पर मियाँ का उसका शरीर और भी ज़्यादा ताकतवर और थोड़ा डरावना लगता है। कैसा है? वो मियाँ की ही बातों की नकल करता है। क्या मैडम भी मुझसे असंतुष्ट हैं? मियाँ नज़रें फेर लेती है और हकलाते हुए कहती है कि वो संतुष्ट है। झूठ, तुम अभी आंखें चुरा रही थी, लेकिन भले ही ये झूठ है, अब मैं इसे और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। अगले दिन टोही शूरवीर मेलिया की हरकतों की पूरी रिपोर्ट देता है। उस समय उसने कुछ अपनी जेब में डाल लिया था, लेकिन बहुत छोटा होने के कारण साफ नहीं दिखा कि वो क्या था। उसके बाद एक गाड़ी गिरवी की दुकान पर आई। एक बूढ़ी औरत दुकान में उतरी। जैसे ही हम आगे जांच करने वाले थे, अचानक किसी ने उसे रोक दिया। बताया गया कि ये उस ब्रोच की वजह से था जिसे वो बेच रही थी। एहतियातन हम उसका पीछा करने लगे। ये उस बूढ़ी औरत का पता है। जैसे ही एरिक पता देखता है, उसके मन में लंबे समय से उठ रहे शक आपस में जुड़ने लगते हैं। महल की नौकरानियां और क्रिसन परिवार, ये बूढ़ी औरत और उसके पिता और प्रेमिका का रिश्ता। आधिकारिक काम खत्म करने के बाद एरिक लौटता है और देखता है कि ग्रो मियाँ को पढ़कर सुना रहा है। लड़की का चेहरा जैसे ही उसे देखता है लाल पड़ जाता है और वो मुंह फेर लेती है। आज सुबह जब ग्रो ने देखा कि युवा स्वामी ने फिर से अपनी पत्नी को तंग किया है, तो वो एरिक की आंखों में देख भी नहीं पा रहा। लड़की के शरीर पर जो निशान हल्के पड़ गए थे, वे फिर से एक रात में उभर आए। लेकिन उस समय मेलिया काफ़ी खुश थी। लगता है तुम दोनों का रिश्ता अच्छा है। क्या युवा स्वामी आज राजकुमारी के साथ बाहर जाएंगे? ग्रो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो राजकुमारी नहीं बल्कि युवा मालकिन हैं, और ये तो केवल युवा स्वामी ही जान सकते हैं कि वे बाहर जाएंगे या नहीं। बार बार समझाने के बावजूद मेलिया जानबूझकर मियाँ को राजकुमारी ही कहती है। नौकरानी उसे खुलकर परख रही है। वो सोच रही थी कि अब ये लोग कोई चाल चलने वाले हैं। ऐसे में हमें चारा निगलने का नाटक करना होगा। एरिक ने ग्रो को एक छोटा तलवार फेंक कर कहा कि आज कालिन तुम्हें इसे पहनना सिखाएगा। फिर उसने कहा कि हमेशा की तरह रास्ते में उतर जाना और समय देखकर हमसे मिल जाना। लेकिन आज कुछ अलग था। एरिक ने खुद अपने हाथों से मियाँ को सुरक्षात्मक कपड़े पहनाए। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुम्हारे ये पहन लेने से मुझे और सुकून मिलेगा। कल रात की घटना के बाद मियाँ उसकी ओर सीधा देखने से भी डर रही थी। उसने सोचा कि अगर इस कपड़े में चाकू घुस भी गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर डरते हुए पूछ बैठी कि क्या ये कोड़े और कुल्हाड़ी को भी रोक लेगा। एरिक ने कहा कि कोड़े का तो हालात पर निर्भर है, कुछ चाकुओं से बचा सकता है, लेकिन कुल्हाड़ी बहुत खतरनाक है। ये सुनकर मियाँ थोड़ी निराश हुई। एरिक ने खुद ही पट्टियां कस दी और पूछा कि कपड़ा भारी तो नहीं लग रहा। मियाँ ने कहा ठीक है और ऊपर से अपना लबादा डाल लिया। उसकी नज़र मेज पर रखे तोहफे पर पड़ी जो गले में पहनकर पीछे से रिबन से बांधा जाता था। वो नौकरानियों का दिया हुआ था और मियाँ इसे हाल में कई बार पहन चुकी थी। शायद अब उसे सजने संवरने का शौक लगने लगा था। मियाँ लाल चेहरा लिए चुपचाप खड़ी थी और एरिक का दिल भी तेज धड़कने लगा। उसने शर्माते हुए कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं रिबन अच्छे से बांध पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि अच्छा दिखे। उसने ये भी कहा कि उम्मीद है इन कपड़ों की ज़रूरत ही न पड़े। जैसा एरिक ने सोचा था, वे लोग लंबे समय तक गाड़ी में बैठे रहे और कुछ नहीं हुआ। मियाँ को लगा आज का दिन ऐसे ही गुजर जाएगा। तभी अचानक ग्रो सामने आई। उसका हाथ घायल था और चेहरा गुस्से से भरा। उसने कहा, कप्तान, क्या मुझे खतरे का भत्ता मिलेगा? एरिक ने देखा कि वो चोटिल है और पूछा, लेकिन ग्रो ने गुस्से में कहा कि असली चोट तो मेरे दिल को लगी है और इसका कारण है कालिन अमांस। कालिन और उसका भाई बाले अपना पूरा नाम सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि उनका उपनाम सिटाई डची की गालियों से मिलता जुलता है। ग्रो जानती थी और उसने गुस्से में कहानी सुनाना शुरू किया। जैसा हमेशा करती थी, वो पहले जड़ी बूटियां देखने गई, फिर कुछ बिस्किट खरीदे और बाकी वक्त किताबों की दुकान पर बिताने का सोचा। लेकिन अचानक चोरों से सामना हो गया। उसके पर्स छीन लिए गए और पीछा करते करते वो अनजाने में एक सुनसान गली में पहुंच गई। तभी पता चला कि चोरों के साथी भी थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि सब कुपोषित थे, कई तो दांतों से भी खाली और उनकी गंध सीवर जैसी थी। मियाँ ने डरते हुए कहा कि बदबू मत बताओ। फिर ग्रो ने कहा कि उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अगवा करने की योजना बनाई थी। वे मेरे सिर पर बोरा डालने वाले थे, लेकिन मैंने खुद को संभाल नहीं पाया और पलटकर लड़ाई कर दी। अगर मैं चुपचाप उनके साथ जाती तो शायद इनके पीछे का मास्टरमाइंड और अड्डा मिल जाता, पर गुस्से पर काबू नहीं रख सकी। एरिक ने कहा कि कोई बात नहीं, मौके पर ही जांच
करना बेहतर है। ग्रो बोली कि मुझे वैसे भी पता है कि कहाँ चोट पहुंचानी है जिससे सामने वाला तड़प उठे, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पर आया कि हर बार जब मैं उनसे भिड़ रही थी तो कोई और सामने से वार नहीं कर रहा था। जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि कालिन खुद उन अपराधियों को पकड़ पकड़ कर मेरी ओर फेंक रहा था। उस वक्त मेरी हालत सोचो, मैं लड़ रही थी और वो गिनती कर रहा था, 18 नहीं 17। पहले तो मुझे लगा कि दुश्मनों की गिनती बता रहा है, लेकिन फिर समझ आया कि वो मेरी ताकत की तुलना अपने भाई से कर रहा है और मजाक में मेरी लड़ाई पर लाइव कमेंट्री दे रहा था। एरिक ने कहा कि भले ही बुरा लगा हो पर उसने तुम्हारी तारीफ की थी। फिर पूछा कि आगे क्या हुआ। ग्रो ने कहा कि सबको पकड़ने के बाद उसने मुझसे पूछा कि जब तुम इन्हें मारपीट से काबू कर सकती हो तो तलवार का इस्तेमाल कब करोगी। मैंने कहा पूछताछ में करूंगी। फिर मैंने 2 जिंदा बचे लोगों के हाथ पैर की नसें काट दी। एरिक डर गया कि मियाँ ये सुनकर डर जाएगी, लेकिन उल्टा मियाँ ने अपना चेहरा ढक लिया और खुशी से मुस्कुराने लगी। ये सामान्य प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन एरिक ने कुछ नहीं कहा और ग्रो को बोलने दिया। ग्रो ने बताया कि पूछताछ में सबने कबूल किया कि वे सिर्फ चोरों के गिरोह के लोग थे। असली मालिक का नाम उन्हें नहीं पता। किसी ने उन्हें पैसे दिए थे कि मुझे अगवा करके अपमानित किया जाए और जब मैं गर्भवती हो जाऊं तो मुझे सीमा के अर्ल की हवेली भेज दिया जाए। एरिक को अंदाजा हो गया कि ये काम किसका है। उसने कहा कि तुमने बहुत मेहनत की है। ग्रो बोली हाँ, पर अब तो बताओ खतरे का भत्ता मिलेगा या नहीं। एरिक ने सोचा था कि ग्रो को चारा बनाना है, पर अब दुश्मन की चाल बहुत खतरनाक लग रही थी। ये सिर्फ पैसे से हल नहीं हो सकता। ग्रो हंसकर बोली कि मैंने तो अभी अपना बदला ले लिया है और मुझे कोई अफसोस नहीं है। एरिक ने कहा कि तुम अपने गृहनगर में लोहार की दुकान खरीदने के लिए पैसे जमा कर रही हो ना। ग्रो ने कहा हाँ। मेरे पिता के प्रतिद्वंदी के पास है और वो उनसे बहुत नाराज रहता है। एरिक ने कहा कि मैं अपनी संपत्ति से तुम्हारी मदद करूंगा और वो दुकान तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन कागजी काम में कुछ हफ्ते लगेंगे। अगले महीने तक दस्तावेज तुम्हें मिल जाएंगे। ग्रो इस मुआवजे से संतुष्ट हो गई। उसने कहा कि मैं अभी अस्त व्यस्त हालत में हूँ, इसलिए कालिन के साथ लौट जाऊंगी। तुम दोनों से कल मिलती हूँ। ग्रो के जाते ही एरिक का चेहरा बदल गया। उसे एहसास हुआ कि दुश्मन असल में उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे और उसे घोटाले में फंसाना चाहते थे। मियाँ धीरे से कहती है, बड़ा आदमी और नुकीला चेहरा, कह रहे थे कि ग्रा तुम्हारी मालकिन थी। एरिक का सिर दर्द करने लगता है। उसने उस बात को किनारे रखते हुए पूछा कि मैडम अब आप ठीक है ना। मियाँ कंधे उचकाकर इशारा करती है कि जब वो बहुत छोटी थी और पहली बार खून देखा था तो वो इतनी डर गई थी कि कई रातों तक उसे बुरे सपने आते रहे, लेकिन धीरे धीरे वो इसकी आदी हो गई। जब राजा लोगों को मारता था तो वो उसके बगल में हंसती थी, क्योंकि अगर वो हंसती नहीं तो वो तलवार उसकी तरफ भी घूम सकती थी। वो लाशों के ढेर में भी सो सकती थी। वो तब बहुत छोटी थी और उसे कुछ खास करना भी नहीं पड़ता था। लोग खुद ही मान लेते थे कि वो पागल हो गई है। लेकिन 2 साल पहले से दासियों को शक होने लगा कि शायद वो फिर से सामान्य हो रही है, क्योंकि लगभग हर कोई जिसे मारा जा सकता था वो मर चुका था। अब उसे रोज लाशों के बीच नहीं रहना पड़ता था, इसलिए उसे अजीब हरकतें करनी पड़ती थीं। उसकी वे पागल हरकतें देखकर जिन लोगों को शक होता था वे चुप हो जाते थे। एरा कल्पना भी नहीं कर सकती कि मिशा ने वास्तव में क्या क्या सहा होगा। फिर भी वो इन भयानक बातों को बड़ी शांति से सुना देती है, लेकिन पक्षियों से अनोखे ढंग से डरती है और चैपल में कदम भी नहीं रखती। एरिक पूछता है कि मैडम अब भी आपके मन में कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप नापसंद करती हो या जिससे आपको डर लगता हो। अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मिशा अपने बचपन की घटनाएं याद भी नहीं करना चाहती, यहाँ तक कि अच्छे पल भी नहीं। एरिक पूछता है क्यों। मिशा कहती है क्योंकि ये ऐसा राज है जिसे बताया नहीं जा सकता। उसे बताने की कीमत बहुत बड़ी है। वो कहती है कि पिछली रात हम पूरी तरह आगे नहीं बढ़े थे ना। बचपन में उसने सीलिया पैलेस में बहुत सुखद समय बिताया था। हालांकि ये मध्य महल जितना भव्य नहीं था, लेकिन वहाँ उसकी कभी कभी सख्त पर हमेशा कोमल माँ थी। मिशा क्या तुम फिर से मिठाई खा रही हो। माँ ये भी कहती थी कि बरसात के दिन देवी आज्ञा न मानने वाले बच्चों को ले जाती है। वहाँ सब लोग उस पर मुस्कुराते थे, लेकिन जब भी राजा का नौकर दरबार का अर्ल माँ से धीरे धीरे बात करता तो माँ पूरे दिन उदास हो जाती और ये देखकर मिशा बहुत दुखी होती। उस दिन उसका दिल बहुत घबरा रहा था, क्योंकि शाही महल के सभी लोग उदास थे। उसे अब भी याद है उस दिन बहुत तेज बारिश हुई थी, जैसे कोई आपदा आने वाली हो। गर्जन और बिजली की आवाज़ें जैसे उसे डरा रही थीं कि वो अवज्ञाकारी है। उसी दिन बेल मारने सेलिया पैलेस का नरसन
तानहार किया। मिशा ने माँ को कहा कि माँ ने शायद कोई गलती की है, लेकिन अगर माँ भी गलती करे तो क्या उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए? माँ बोली, नहीं, हम छुप जाते हैं, मैं नहीं चाहती कि माँ को सज़ा मिले। माँ ने कहा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन कोई रास्ता नहीं, शायद मैं बच नहीं पाऊंगी। लेकिन मिशा, चाहे जो भी करना पड़े तुम्हें ज़रूर बचना होगा, चाहे लाशों के नीचे छिपकर या पागल बनने का नाटक करके, तुम्हें जीना होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सब लोग दुखद मौत मर गए। मिशा नहीं जानती थी कि क्या हुआ, लेकिन उसने माँ की बात मानने की पूरी कोशिश की। फिर भी बेलमार अपने क्रूर अत्याचारों के बावजूद गद्दी पर बैठा रहा। धीरे धीरे थकी हुई बच्ची सोचने लगी कि माँ के शब्द स्वार्थी थे, क्योंकि वो तो बस एक बच्ची थी जो अकेले जीवित नहीं रह सकती थी। फिर भी उसने जिद करके जीना जारी रखा। पहले कुछ महीनों तक जब वो केंद्रीय महल में सोती थी तो वो बहुत डरी रहती थी, शायद सच में पागल हो गई थी। इसी कारण बेलमार ने उसे नहीं मारा। कुछ समय तक वो माँ को याद करके बहुत रोई, लेकिन फिर आंसू तक नहीं निकलते थे। उसका नाम माँ ने रखा था। माँ ने राजा से बहुत विनती करके ये अधिकार पाया था, क्योंकि जब भी मियाँ ईशा बोला जाता तो होठों पर मुस्कान आ जाती। माँ चाहती थी कि उसका नाम सुनकर सब मुस्कुराएं। माँ ने कहा था कि एक दिन तुम्हारी वजह से सब खुश होंगे, लेकिन लंबे समय तक किसी ने उसका नाम नहीं लिया, और अगर किसी ने लिया भी तो नफरत से भरा हुआ। लोग कहते मिशा इंसान नहीं लगती, जानवरों से भी बुरी, अपनी माँ के कातिल के सामने फर्श चाटती है, एक गंदी चूहिया की तरह। उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके बाल पकड़कर उसे घसीटा जाता। उससे कहा जाता कि मैंने तुम्हें मना किया था कि पीते समय हिलो मत। उसे अक्सर अजीब दवाएं पीने पर मजबूर किया जाता। वो पागलपन का नाटक करके कुछ थूक देती, लेकिन कुछ गले से नीचे चला जाता। जब भी वो सिर उठाती तो ऊपर बैठे उस व्यक्ति को देखती। उसे पता था कि जितनी वो दुखी होती उतना ही बेलमार खुश होता। अगले दिन जब एरिक जागा तो उसने मियाँ का सोता हुआ चेहरा देखा। वो बहुत देर तक उसे घूरता रहा, क्योंकि ये सच था कि मियाशा उसकी बाहों में चैन से सो पाती है और यही उसे बेहद खुश करता है। जब ये दोनों जवान पहली रात एक साथ गुजारते हैं तो धीरे धीरे शाही साजिश सामने आने लगती है। अगले दिन सुबह मियाशा अपनी शर्मिंदगी को सहते हुए अपनी पीठ मेलिया और मोटी नौकरानी को दिखाती है। उसने पहले सोचा था कि मेलिया का मकसद सिर्फ राजा को रिपोर्ट करना है, पर अचानक उसने कहा सही समय है और बहुत सारे कपड़े और साज सज्जा का सामान निकाल लाई। उसने चुनकर उस मोटी नौकरानी को हिदायत दी कि इसे धीरे से करना, अगर अभी इसे कोई दौरा पड़ा तो मुसीबत होगी। मियाशा को अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस हुई। तभी उसने देखा कि मेलिया ने एक खुला हुआ कपड़ा उठा लिया। बोली, अब जब तुम्हें अपने पति की पसंद मिल गई है तो तुम्हें इसे बनाए रखने के तरीके ढूंढने होंगे। थोड़ी देर बाद ग्रा आई। उसने दरवाजे पर खड़े बैल को नमस्कार किया और कमरे में दाखिल हुई, पर कमरा खाली था। तभी अंदर से चीजों के गिरने की आवाज आई। मलिका ने लाल रंग का डिब्बा उठाते हुए कहा, मिल गया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि इसे ठीक से पकड़ो? मियाशा ने सारा साज सज्जा का सामान जमीन पर फैला दिया था। आमतौर पर इसके लिए उसे पीटा जाता, लेकिन आज सबकी नजर सिर्फ उस छोटे डिब्बे पर थी। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने फिर से ब्रश गिरा दिया। मलिका का सब्र टूटने लगा, पर फिर भी उसने मारा नहीं, बल्कि अपनी उंगली से ही रंग उठाकर बोली, इसे कस कर पकड़ो, आज हमें जल्दी है तो जल्दी खत्म करना होगा। आमतौर पर अगर मियाशा थोड़ा भी साथ न देती तो उसे सजा मिलती, पर आज का बर्ताव बिल्कुल अजीब था। तभी बाहर से ग्रा की आवाज आई, जवान मालकिन, आप अंदर हैं, दरवाजा क्यों बंद है? मेलिया गुस्से में बोली, वो औरत अभी तक यहीं क्यों है? और उसी समय मियाशा जोर से चीख पड़ी। मोटी नौकरानी ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया, पर ग्रा ने आवाज सुन ही ली। उसने दरवाजे पर जोर जोर से चोट मारनी शुरू कर दी। बैल, जल्दी आओ, मेरा हाथ का जख्म फिर से खुल गया है। नौकरानी घबरा गई, बोली, क्या ये दरवाजा तोड़ देंगे? शायद हमें अगली बार तक इंतजार करना चाहिए। पर मेलिया पागलों जैसी हो गई, बोली, छोड़ दो, हमें दरवाजा खुलने से पहले ही सब पूरा करना होगा। मियाशा को अब पक्का हो गया कि सब कुछ गलत है। नौकरानी डरते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ तुम्हारे आदेश मान रही थी। और उसने मियाशा का मुंह छोड़ दिया। मेलिया पास आते ही मियाशा ने उस पर थूक दिया। वो अपने डर को दबाकर सिर्फ वक्त खींचना चाहती थी। उसने सोचा अब तक वो हर बार ऐसे हालात से बचती रही है तो इस बार भी बच जाएगी। पर तभी मेलिया रुक गई, बोली, ये क्या? इस लड़की का चेहरा तो एकदम सामान्य इंसान जैसा लग रहा है। ओह नहीं, ये क्या गलती हो गई? अब अगर नजरें फेर लीं तो और भी शक होगा। इस डर ने मियाशा का खून जमा दिया। उसने सिर उठाया और वही दृश्य देखा जो वो कभी नहीं देखना चाहती थी। उधर बैल चाहे जितना जोर से दरवाजा तोड़ता वो नहीं टूटा। तभी ग्रा चाबी ढूंढने लगी, पर तभी एरिक आ गया। ग्रा ने जल्दी से उसे सारी बात समझाई, पर एरिक बिना रुके बोला, हट जाओ दोनों। ग्रा दंग रह गई। उसने कप्तान को ऐसा चेहरा पहले कभी नहीं
नहीं देखा था। अगले ही पल जबरदस्त धमाका हुआ और वो दरवाजा जिसे बेल नहीं तोड़ पाया था एरिक ने एक ही लात में तोड़ डाला। एरिक से खौफनाक हत्या की गंध निकल रही थी। उसने हुक्म दिया, इन्हें बांध दो। मेलिया डरते हुए पीछे हट गई, बोली रुको रुको, मेरे पास कहने को कुछ है। ग्रा ने उसे घूंसा मारा और जमीन पर दबा लिया। बोली कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी जवान मालकिन के साथ ऐसा करने की। फिर मियाशा से पूछा तुम ठीक हो। लड़की हकीकत में लौटी और अगले ही पल एरिक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। धीरे से उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला सब ठीक है, अब डरने की जरूरत नहीं। उसकी गर्माहट और जानी पहचानी आवाज ने मियाशा को शांत करना शुरू कर दिया। तभी मेलिया चीखने लगी, जवान मालिक मेरी सुनो, वो लड़की सामान्य इंसानों जैसी है, तुम सबको उसने धोखा दिया है। पर एरिक ने जोर से कहा चुप कराओ इसे, तुरंत उसका मुंह बंद करो। मेलिया की बाकी बातें सिर्फ घुटी हुई आवाजों में रह गईं। एरिक कांपती मियाशा को थामे रहा और बोला मैं सब समझ गया हूं, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। मायशा पकड़े जाने के बाद अब भी डर से कांप रही थी। एरिक उसकी ओर दर्द और करुणा से भरी नजरों से देख रहा था। जब वो फिर लौटा तो उसने वो रोज का डिब्बा उठाया। एक अधीनस्थ ने बताया कि वो इसे मैडम पर लगाना चाहती थी और उसकी उंगलियां भी रंग से सनी हुई थीं। जब एरिक पहली बार कमरे में आया तो उसने अंदर संघर्ष के निशान देखे थे। अगर मियां ने इतनी जबरदस्त प्रतिरोध किया तो इसके पीछे कोई कारण अवश्य था। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? बस मुझे 2 दिन दो, मैं इसके घटकों की जांच कर लूंगा। 2 दिन? इतना लंबा समय? क्या तुमने पहले एक शानदार उदाहरण नहीं छोड़ा था? ग्रा चौंक उठी, फिर उसने कप्तान को एमसीए की ओर जाते देखा। दूसरी औरत के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। एरिक ने रूस का बड़ा हिस्सा उठा लिया। क्या ये सामान्य सौंदर्य प्रसाधन है? मलिका का चेहरा घबराहट से आतंक में बदल गया। वो बुरी तरह सिर हिलाने लगी और छटपटाने लगी। एरिक की आवाज अचानक ठंडी हो गई। तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, हमें तब पता चल जाएगा जब तुम खुद इसे आजमाओगी। मलिका का मुंह जबरन खोल दिया गया। वो जोर से कांप उठी जिससे एरिक का संदेह और भी पक्का हो गया। लगता है अब हमें उसका मुंह बंद करने की जरूरत नहीं, उसे पकड़ लो और थूकने मत दो। उसके गले पर दबाव डालकर उसे रूज निगलने पर मजबूर कर दिया गया। थोड़ी ही देर में उसके मुंह से झाग निकलने लगा और हर खांसी के साथ खून बहने लगा। चंद ही क्षणों में वो निर्जीव हो गई। ग्रा जाकर देखो। लड़की ने मलिका की आंखें खोली। वो मर चुकी थी। एरिक ने अपनी मुट्ठी भींच ली। जितना वो गुस्से में आया उतना ही उसका दिमाग साफ होता गया। जवाब साफ था, मलिका मियां को जहर देकर धीरे धीरे मारना चाहती थी। न तो उसने इसे दुर्घटना दिखाने का प्रयास किया, न ही तेज हत्या की योजना बनाई, बल्कि सबसे लंबा और धीमा तरीका चुना। पिछली जांच में पता चला था कि जो बूढ़ी औरत शराब खाने में आती थी वो क्रिसिन परिवार के नाइट डिप्टी कैप्टन की मां थी। ये डिप्टी कैप्टन बहुत कुशल था, परंतु अपने क्रूर तरीकों के कारण कप्तान नहीं बन पाया। वे लोग क्रिसिन परिवार के लिए गंदे काम करते थे और उसकी मां का भाई चोर संघ का मुखिया था, वही समूह जिसने ग्रा पर हमला किया था। सारी कड़ियां क्रिसिन परिवार की ओर इशारा कर रही थीं, पर उनका मकसद क्या था? पिता के लिए रखेल की व्यवस्था करना, ग्रा का अपहरण कर उसके लिए कलंक खड़ा करना, या क्लाउडियर की महिला की स्थिति पर नजर रखना। लेकिन एरिक को सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि इतनी बड़ी जानकारी चंद दिनों में उजागर कैसे हो गई, जबकि पहले बार गर्ल्स का असली सूत्रधार कभी नहीं मिला था। उनके तरीके भी मेल नहीं खा रहे थे। क्या हो अगर असली सूत्रधार क्रिसिन परिवार हो ही ना? क्रिसिन ने तो विवाह प्रस्ताव विद्रोह के लिए रखा था। अगर ये सब सिर्फ चारा है तो वे सब मात्र कठपुतलियां हैं। तब सब घटनाएं स्पष्ट हो जाती। असली मास्टरमाइंड वही शख्स है। अगर ये जहरकांड सफल हो जाता तो जल्द ही क्लाउडियर को पता चल जाता कि इसके पीछे क्रिसिन है और दोनों परिवारों में दरार पड़ जाती। राजा ने कितनी दूर तक गणना कर रखी है। चाहे राजकुमारी की लापरवाही का आरोप लगाना हो या क्रिसिन को फंसाना, हर परिणाम राजा के लिए फायदेमंद है, क्योंकि उसका असली उद्देश्य दोनों परिवारों का पतन है। ऐसे में एरिक ने तय किया कि वो भी इस खेल को साथ निभाएगा। उसने पूछा, मिसेस ड्राफ ये सब क्या हो रहा है? मोटी नौकरानी ने आंखें चुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो बस वही कर रही थी जो उसने कहा। एरिक ने उसे पकड़कर आगे बढ़ाया, तो तुम्हें कुछ नहीं पता था? मेरी जानकारी में मिसेस मल्लिका पर पहले भी कई आरोप लगे थे। सुना है उसने महल की चीजें चुरा कर बेची क्योंकि वो अपने पिता का कर्ज नहीं चुका पा रही थी। वो तो सिर्फ हेडमेड नामेलिया को भारी रिश्वत देकर बच गई थी। तो क्या ये घटना भी पैसों से जुड़ी है? तुम क्या सोचती हो? जिम्मेदारी से डरकर मोटी नौकरानी ने टालमटोल शुरू की। हाँ, यही तो मैं सोचती हूँ। उसने कहा कि ये सब क्रिस्टिन के आदेश पर हुआ। मैंने उसे अक्सर वहाँ
वहाँ की नौकरानियों से मिलते देखा था। एरिक को उसका मनचाहा उत्तर मिल गया। उसने कैलिंग्स की ओर देखा। अब तुरंत महल जाओ और रिपोर्ट करो कि दोनों परिवारों में दरार पड़ गई है। कहो कि क्रिस्टिन क्लाउडनेयर परिवार पर नजर रखता है और युवा मैडम को फंसाने की कोशिश की। ग्राह जाकर दवा के घटक की पुष्टि करो। इन कामों को निपटाने के बाद एरिक अपनी माँ के कक्ष में गया। उसकी माँ गुस्से से भरी हुई थी। क्रिस्टिन ने मिशा के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने रुमाल तक गिरा दिए और तुम्हें बच्चे ना करने की चेतावनी दी। एरिक ने कहा, माँ अभी महत्वपूर्ण बात क्रिस्टिन नहीं बल्कि ये है कि राजा की नौकरानी मर चुकी है। जल्द ही शाही लोग यहाँ आएंगे। मुझे किसी की जरूरत है जो दारा के साथ जाकर गवाही की पुष्टि करे। उसकी माँ बोली, सही कहा, राजा शायद उसे ले जाकर उसकी गवाही तोड़ मरोड़ देगा और हमें ही दोषी ठहराएगा। एडल से पूछा गया कि तुम्हें कौन सही लगेगा? क्या कोई ऐसा है जो राजा के प्रभाव में न हो? एडल थोड़ी देर सोचकर कहता है कि जूक सैलिकार्ड का मुखिया सही होगा। सैलिकार्डी डॉय वही एक ऐसा सैलिकार्ड परिवार का सदस्य है जो राजा की तलवार से बच पाया। उसके पास ना तो सामाजिक कौशल है और न ही राजा से टकराने की क्षमता, क्योंकि वो पिछले मुखिया और एक नौकर का नाजायज बेटा है। हाल ही में उसकी उम्र पूरी हुई है और उसे राजा से उसका खिताब मिला है। डॉयट को स्थिति समझाने के बाद ही राजा के लोग समय पर वहां पहुंचे, लेकिन उन आगंतुकों ने सबसे पहले एरिक को चौकन्ना कर दिया। उसने तुरंत पूछा कि मियाँ कैसी है, क्या वो डरी तो नहीं या मल्लिका की मौत देखी तो नहीं? उसका भाव एरिक को अजीब तरह से असहज करता है। आगंतुक का नाम टाइबरिक था। वो राजा के गार्ड से जुड़ा था, लेकिन उसका स्वभाव राजा से बिल्कुल विपरीत था। वो आश्चर्यजनक रूप से विनम्र और नम्र था। थोड़ी ही देर में वे अंदर के कमरे में पहुंचे। डोई ऐसा लग रहा था मानो उसने दुनिया ही न देखी हो। दृश्य डरावना था। इस बीच टाइबरिक बार बार राजकुमारी के बारे में पूछ रहा था कि वो कहाँ है और कैसी है। एरिक अचानक मुस्कुराकर कहता है कि मैडम अभी मेरी माँ की देखभाल में है। तभी जैसे ही टाइबर्ग और सवाल पूछना चाहता है, डियारफी उसे देखकर मानो किसी उद्धारक को देख रही हो और चिल्लाती है, कैप्टन टाइबर्ग। पहले के अजीब व्यवहार की तुलना में टाइबर्ग अब बेहद पेशेवर दिखता है। उसने दृश्य देखते ही तुरंत मलिया की मौत से पहले का हाल समझ लिया और आसानी से उनकी बात मान ली। आगे की जांच के लिए उसने बस इतना कहा कि प्रगति होने पर मुझे सूचित करना। एरिक की चालाकी का असर ये हुआ कि जब टाइबर्ग ने पूछताछ की तो डियारफे ने सारी जिम्मेदारी एमसीए पर डाल दी और ये भी बताया कि उसने क्रिस्फिन से संपर्क किया था। शायद वे लोग गुप्त रूप से कुछ योजना बना रहे थे। टाइबर्ग ने रूज उठाकर पूछा कि फिर प्रिंसेस को मेकअप क्यों दिया, नहीं यंग काउंटेस को। उसने कहा कि क्योंकि यंग काउंट और प्रिंसेस का अच्छा रिश्ता है, वे अक्सर साथ रहते हैं और यंग काउंट उसकी अच्छी देखभाल करता है। कमरे में भी सुबह काफी अव्यवस्था थी। मलिया ने कहा था कि अब जब आखिर उसे अपने पति का स्नेह मिला है तो उसे खोना नहीं चाहिए। तभी डोड खांसकर कहता है कि उसने तो ठीक बोला, लेकिन न्याय के लिए बाकी नौकरानियों से भी सुनना चाहिए। ग्रा ने कालिन को संकेत दिया और फिर उस आदमी को उसने दबोच लिया। मिसेस डार्फ का चेहरा डरावना था। वो यंग मैडम को कैदी की तरह पकड़ रही थी। ये देखकर टाइबर्ग का चेहरा बदल गया। उसकी आवाज ठंडी हो गई। उसने कहा, उसे ले जाओ। तभी डियारफे समझ पाई कि उसे धोखा दिया गया है। वो चिल्लाई कि उसके साथ गलत हुआ है। एरिक ने ही उसे मलिया पर सब दोष डालने के लिए उकसाया था और उसे ये आभास दिया कि वो सजा से बचने में मदद करेगा, पर असल में वो क्लादर का यंग मास्टर के हाथ खेल गई। जांच खत्म होने के बाद एरिक अपनी माँ के पास गया और मिशा को लेने आया। उन्होंने आपस में चर्चा की कि टिबरिक राजा का भेजा हुआ है, लेकिन उसने हमारे लिए चीजें आसान कर दी और सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ा दिया। लेडी ने एडल को उसकी जांच करने भेजा। जैसे ही एरिक जाने को तैयार हुआ, क्रिसिन परिवार से कोई मिलने आया। ये वही स्त्री थी जिसका एरिक से विवाह तय हुआ था। क्रिसिन माफी मांगने आई थी। एरिक की सारी जांच और अटकलें मिस क्रिसिन से हुई बातचीत में साबित हो गई। वे भी राजा की बिसात के मोहरे थे। क्रिसिन का पिता अक्षम था और सम्राट की कृपा नहीं पा सका। उसकी माँ ने गलत लोगों पर भरोसा किया और ऐसे लोगों का उपयोग किया जिन्हें नहीं करना चाहिए था। उनके परिवार को जहर वाले मामले में बलि का बकरा बना दिया गया। राजा ने एक तीर से 2 शिकार करने की योजना बनाई थी, चाहे वो क्लैदेमिर के उत्तराधिकारी को पूरी तरह समाप्त न कर पाए। राजकुमारी को जहर देने की घटना ही राजा को क्रिसिन को बर्बाद करने का बहाना देने के लिए काफी थी। इसलिए एरिक ने राजा के कदम उठाने से पहले ही पहल की और क्रिसिन से निजी तौर पर मामले को सुलझाने की मांग की। जाहिर है उचित सजा और मुआवजा तो दिया जाएगा, लेकिन क्रिसिन अब बगावत की योजनाओं में कोई भूमिका नहीं निभाएंगे।
उन्होंने एक और साथी खो दिया और पिता को इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी। बातों में उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। जैसे ही दोनों की बातचीत समाप्त होने वाली थी, एरिक के पिता अचानक अंदर आए और कहा, अजीब बात है, जब मैंने तुम्हारी शादी तय की थी तब तुम दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे और अब गुप्त रूप से मिल रहे हो। एरिक ने अपने पिता को अनसुना किया और क्रिसिन को पहले घर लौटने के लिए कहा। उसके जाते ही पिता और पुत्र में पहली बार तीखी बहस हुई। मिशा की खातिर राजा के लोगों को मारने से लेकर एल्बरेक को नाइट ऑर्डर का प्रशिक्षण सौंपने तक पिता की नाराजगी चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने पूछा, क्या तुम अपनी जगह किसी और को देना चाहते हो? एरिक ने कहा, पिता भी तो ऐसे ही थे, आपने भी तो परिवार का मुखिया बनने की चाहत रखी थी और मुझे मौका दिया था। बेटे की ये अवज्ञा सुनकर काउंट क्रोधित हो गया। एरिक उसके पास जाकर बोला कि क्या पिता जानते हैं कि ये सब राजा की चाल है, यहाँ तक कि जो स्त्री अभी आपके साथ है और क्रिसिन से विवाह का मामला भी राजा की योजना का हिस्सा है। हम सब राजा के हाथों की कठपुतलियां हैं। बूढ़े काउंट विश्वास नहीं कर पाए। ये तुम क्या कह रहे हो? कल मैं कालिन को तुम्हें रिपोर्ट देने भेज दूंगा, तुम उससे सब सुन लेना। इसका क्या मतलब कि ये सब राजा ने तय किया? इसका क्या मतलब है? एरिक को पहले से अंदाजा था कि पिता इतनी आसानी से अपनी गलती नहीं मानेंगे। माँ से माफी मांगो। किस बात की माफी मांगो? इस उम्र में कौन सा आदमी एक दो रखैले नहीं रखता? आखिर माँ को तुम किस नजर से देखते हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, परिवार को खतरे में डालने की वजह से माँ से माफी मांगो। क्या यही तो घर की मालकिन के लिए नहीं किया जाना चाहिए? वो पिता जिसे एरिक कभी प्रशंसा की नजर से देखता था, अब कहीं गायब हो गया था। तुमने मुझे सिखाया था कि अगर अयोग्यता के कारण गलती हो तो सुधार का मौका दिया जा सकता है, लेकिन अगर उस नींव पर छुपाव और दुर्भावना हो तो माफी का हक नहीं होता। वो व्यक्ति जिसने ये बातें कही थी अब ऐसा कैसे बन गया? तुम नहीं समझोगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी औरत के साथ बिताई है जो मेरी हर बात को नीचा दिखाती है। तुम्हारी माँ बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन उसी वजह से वो मेरे हर काम का मजाक उड़ाती है। तुम जो एक मूर्ख औरत को अपनी पत्नी कहकर बचाते हो, कभी नहीं समझ पाओगे। तो सिर्फ माँ के मजाक से बचने के लिए तुम खुद को उस औरत की चालों का शिकार बनने दोगे? कभी जो पिता एक परिपूर्ण परिवार प्रमुख था, उसे इस तरह देखना एरिक को हमेशा धोखा सा लगता है। अब तो उसे चुपचाप देखना भी असहनीय हो चुका है। तुम्हारी वजह से मैं समझ गया हूँ कि अगर बुढ़ापे में हंसी का पात्र नहीं बनना तो कैसे जीना है। इसके बाद एरिक और मेशा अपने नए कमरे में थे। मेशा कहीं खोई हुई थी। एरिक ने देखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने कहा, हाँ। फिर पूछा, तुम अब भी अच्छा महसूस नहीं कर रही क्या? तुम्हारा चेहरा थोड़ा पीला लग रहा है। मेशा ने कहा, मुझे नहीं पता, जो मुझे सताया करती थी बहुत आसानी से मर गई। जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे अजीब लगा, इतना कि मुझे पछतावा हुआ कि मैं उसे आखिरी बार देख नहीं पाई। मुझे डर और उलझन महसूस हुई। उसकी बेकार मौत के बावजूद मुझे अपने अंदर कुछ महसूस हुआ जो मुझे अच्छा नहीं लगा। शायद मैं उन लोगों के प्यार और ध्यान में खो गई थी जिन्होंने मेरी परवाह की। कोई भी महल में नहीं सोचता था कि मैं पागल हूं, लेकिन मेरा रहस्य 2 बार खुल चुका था। क्या ये ठीक है कि अब लोग मुझे इंसान की तरह मानने लगे? मेशा को डर था क्योंकि जो लोग उसे राक्षस समझते थे अब चले गए थे। अब वो अच्छाई की आदत नहीं डाल पा रही थी। एरिक ने उसे अपने पास खींचा और कहा, तुम ठीक हो जाओगी, चलो थोड़ा ताज़ी हवा लेते हैं। वो सोचती है, जब एरिक मुझे गले लगाता है तो मेरे सारे डर मिट जाते हैं। उसका स्पर्श बहुत नर्म और गर्म होता है। दोनों बालकनी में बैठते हैं। एरिक उसे अपनी गोद में बिठाता है। दोनों चांद को देखते हैं। एरिक फिर पूछता है, क्या तुम अब भी घबराई हुई हो? मुझे तनाव कम करने का तरीका पता है। उसने पूछा, क्या? एरिक बोला, थोड़ा बचकाना है लेकिन शायद काम करेगा। उसने कहा, तुम जो चाहो करो, कोई भी चीज़ जो तुम्हें आराम दे। फिर बोला, आंखें बंद करो। क्या तुम वे काले साए देख रही हो? उन्हें सोचो कि तुम उन्हें मोड़ रही हो। उसने पूछा, कैसे? एरिक ने कहा, बस कल्पना करो, सच में करने की जरूरत नहीं। फिर कहा, उन्हें मोड़ो जब तक वे छोटे ना हो जाएं, फिर जेब में रखो, फिर एक थैले में डाल दो और उसे कहीं दूर रख दो जहां वे दिखाई ना दें। फिर पूछा, अब कैसी हो? मेशा ने कहा, ये कैसी मूर्खता है, इसका कोई फायदा नहीं। एरिक ने हंसकर कहा, अच्छा तो चलो तारों की बात करते हैं। उसने उसे तारों और नक्षत्रों के बारे में बताया। मेशा प्रसन्न होकर सुनता
सुनती रही और बोली, मैं और सुनना चाहती हूँ, क्या और कहानी है? उसने कहा, आज की कहानी समाप्त हुई, लेकिन चलो और बात करते हैं। फिर वे कमरे में जाने लगे, पर मेशा ने कहा, मैं थोड़ा और बैठना चाहती हूँ। फिर एरिक ने पूछा, क्या तुम राजा के सैनिक टिलबर्ग को जानती हो? उसने कहा, हाँ। बोला, वो कैसा व्यक्ति है? मेशा ने कहा, धोखेबाज और गद्दार। एरिक चौंक गया, क्योंकि कल जब टिलबर्ग आया था तो वो सामान्य लगा था। उसने पूछा, क्या तुम जानती हो धोखेबाज कौन होता है? उसने कहा, जो दूसरों को धोखा देता है। एरिक ने कहा, सही, लेकिन क्यों? मेशा ने कहा, वह मामले की जांच करने आया था। वह ये सुनकर खुश हो गई, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। एरिक ने पूछा, क्या तुम गद्दार के आने से खुश हो? उसने कहा, हाँ, क्योंकि वह मेरा मित्र है। एरिक ने पूछा, मित्र? क्या तुम जानती हो मित्र का अर्थ क्या होता है? मेशा बोली, हाँ, उसने मेरे साथ खेला था। एरिक ने पूछा, क्या खेला? उसने कहा, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। फिर बोली, अगर तुम ऐसे सवाल पूछते रहोगे तो बात समाप्त नहीं होगी। एरिक ने फिर पूछा, टिलबर्ग ने किसे धोखा दिया, क्यों? मेशा का चेहरा बदल गया और उसने पूछा, क्या वो फिर आएगा? एरिक ने कहा, पहले मेरे सवाल का उत्तर दो, लेकिन वह चुप रही। उसने फिर आवाज लगाई, पर मेशा बोली, हम पहले इस पर बात कर चुके हैं। एरिक को समझ नहीं आया। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ समय बिताया है? उसने कहा, क्या तुम और बात नहीं करना चाहती? मेशा बोली, कर सकती हूँ, लेकिन अगली बार। दोनों का चेहरा लाल हो गया। फिर मेशा बोली, मैंने आज ज्यादा बात नहीं की। एरिक ने कहा, मैं भी आज कुछ करने का सोच नहीं रहा था, मेरी पत्नी थकी है। मेशा शर्मिंदा होकर बोली, क्षमा करना, मैं थोड़ी थक गई हूँ, अब सोने जा रही हूँ। उसने कहा, चलो कमरे में चलते हैं। मेशा उसकी गोद में सो गई। एरिक सोच रहा था, इस बार वह क्या छिपा रही है। फिर मेशा सोते हुए उसे पुकारती है। एरिक बिस्तर पर बैठा होता है और पीठ फेर कर। मेशा पूछती है, तुम सो क्यों नहीं रहे? वह कुछ नहीं कहता। वह फिर पूछती है, तुम मेरी ओर देख क्यों नहीं रहे? तभी वह देखती है कि एरिक के कपड़े और चेहरा खून से भरे हैं। मेशा डरकर उठ जाती है। वह सपना था, या कहो डरावना सपना। वो घबरा जाती है और देखती है कि एरिक सांस ले रहा है या नहीं। फिर उसे गले लगाती है और कहती है, मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरे साथ ऐसे ही अच्छे से रहो। वो याद करती है जब मारिका और अडर उसे जहर देने वाले थे और एरिक ने उसे बचाया था। वो सोचती है, अगर वह समय पर नहीं आता तो सबको मेरा सच पता चल जाता। तुम हमेशा मेरे साथ रहे, जब मैं डरती थी मुझे शांत करते रहे। पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि तुम जीवित हो या नहीं, पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ थोड़ा और जी लूँ। पहले मुझे तुमसे प्रेम नहीं था, तुम्हारा होना मायने नहीं रखता था, लेकिन अब तुम ही मेरी जिंदगी की सबसे आवश्यक चीज बन गए हो। फिर एरिक उठता है और कहता है, लगता है तुम आज जल्दी उठ गई हो। एरिक ने पूछा, क्या तुम्हारी नींद पूरी हो गई? तो मेशा ने कहा, नहीं, मैंने बस थोड़ा ही सोया। एरिक ने कहा, अगर तुम्हें बोरियत हो रही थी तो मुझे जगा देती, कोई ऐसे चुपचाप बिस्तर में नहीं रहता। फिर उसने पूछा, क्या मैं बाजार जा सकती हूँ या शहर में घूम सकती हूँ? एरिक ने कहा, अभी बाहर जाना ठीक नहीं, हालात थोड़े खतरनाक हैं। तो मेशा ने कहा, क्या मैं घर के अंदर घूम सकती हूँ? उसने कहा, हाँ, लेकिन पिता अभी महल में हैं, इसलिए तुम जीला के साथ घूम सकती हो, पर पूर्वी हिस्से में बच जाना, और अगर पिता मिल भी जाएं तो उनकी परवाह मत करना। मेशा मुस्कुराई और बोली, अच्छा, इससे मुझे खुशी होगी। उसका चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था, इतना कि एरिक का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम खुश हो तो ठीक है। वो झुककर उसे चूमने ही वाला था, पर बोला, अभी सुबह है, थोड़ा और सो जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुमने अच्छी नींद ली है। इसके बाद मेशा पूरे दिन महल में घूमती रही, बहुत ऊर्जा से भरी हुई। किसी को कुछ अजीब नहीं लगा, सिवाय एरिक के, जिसने महसूस किया कि उसका व्यवहार पहले से ज्यादा सक्रिय और अनोखा हो गया है। एक दिन जब मेशा जीला के साथ चल रही थी, जीला ने पूछा, क्या तुम थकी नहीं हो? फिर खुद सोचने लगी कि मेशा इतनी खुश और जीवंत दिख रही है। जीला ने कहा, मुझे डर था कि जो कुछ हुआ उससे तुम्हारा मन टूट जाएगा, क्या तुम सच में ठीक हो? तभी अचानक किसी की आवाज आई, यही तो तुम चाहती थी, अब जब तुम परिवार के मुखिया का किरदार नहीं निभा सकते तो रिश्ता खत्म कर दो। वे दोनों आवाज की तरफ मुड़े, देखा तो मार्ग्रेव यानी एरिक के पिता और उनकी पत्नी झगड़ रहे थे। पिता कह रहे थे, लगता है तुम समझ नहीं रही, क्या बोल रही हो? तभी एरिक के पिता बोले, मुझे माफ करना कि मैंने किसी और औरत की ओर देखा, लेकिन मैं वादा करता हूँ ये फिर नहीं होगा। पर यह कितना मूर्खता भरा है कि मेरा बेटा और पत्नी मुझसे दूर चले गए सिर्फ इस बात पर। जीला डर गई कि अगर किसी ने ये सुना तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि नौकरों को ऐसे झगड़े सुनने की अनुमति नहीं होती। उसने
मेशा को कहा, चलो जल्दी निकलते हैं, लेकिन मेशा ध्यान नहीं दे रही थी, बस खेलती रही। जीला ने गुस्से में कहा, रुको, अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम नहीं बल्कि मैं मारी जाऊंगी, क्योंकि असल में सजा नौकर को ही मिलती है। उधर मार्ग्रेव की पत्नी कह रही थी, अगर तुम उस औरत के साथ रहना चाहते हो तो रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम एक अच्छे दोस्त रहे हो, लेकिन अब वक्त है कि तुम खुद के लिए जियो, अपने बंधनों से मुक्त हो जाओ, पर तुम्हें सब कुछ पीछे छोड़ना होगा। एरिक के पिता चौंक गए, बोले, क्या मतलब? पहले तुम कहती हो मैं दोस्त जैसा हूं और अब कहती हो जाओ सड़क पर रहो। वो सोच रही थी कितना बेशर्म आदमी है। फिर उसने कहा, ये कोई अनुरोध नहीं, अगर तुम बाकी जिंदगी उस औरत के साथ शांति से बिताना चाहते हो तो चले जाओ, अगले साल तक मत रुको, मैं कल से तुम्हारा खिताब हटाने की तैयारी शुरू कर दूंगी। हम उस औरत की जिम्मेदारी लेंगे और उसे अपनी देखरेख में रखेंगे। वो कुछ कहने वाले थे कि पत्नी बोली, बात खत्म हुई, मैं जा रही हूँ। इसके बाद जीला और मेशा जल्दी से वहां से निकलती हैं। रास्ते में वे नौकरों से मिलती हैं जो कहते हैं कि मेशा के कपड़े गंदे हो गए हैं, इसलिए नए कपड़े भेज दिए जाएंगे। फिर पूछते हैं कि वो मासिक धर्म के समय कौन से कपड़े इस्तेमाल करती है, क्योंकि 1.5 साल से उसके कपड़े धोने नहीं आए। पहले ये काम राजमहल के नौकर करते थे, पर अब जब वे नहीं हैं तो ये जिम्मेदारी महल के बाकी नौकरों पर है। जीला मेशा को कमरे में ले जाती है और एरिक को बताती है कि मेशा को मासिक धर्म नहीं आता। एरिक घबरा जाता है, सोचता है क्या वो गर्भवती है। जीला कहती है, नहीं, उसकी माहवारी पहले से ही अनियमित है, मैं पिछले 2 महीने से उसके साथ हूँ और उसे अब तक मासिक धर्म नहीं हुआ। पहले ये काम महल के विशेष सेवक संभालते थे, लेकिन अब किसी को उसकी चीजें नहीं मिली। जीला कहती है, मुझे लगता है कि रानी मारिका और एडर ने पहले ही इस मामले को संभाल लिया था, क्योंकि वे खुद इस तरह के निजी काम नहीं करते। इसमें कुछ अजीब है। एरिक कहता है, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, बताओ इसका क्या मतलब है, मेरी पत्नी की हालत कैसी है? जीला कहती है, शायद उसे संतान पैदा करने में मुश्किल हो। एरिक पूछता है, आमतौर पर मासिक धर्म कब बंद होता है? वो कहती है, शायद उसकी खानपान की स्थिति ठीक नहीं थी, यही सबसे आम कारण होता है। एरिक सोच में पड़ जाता है और समझने की कोशिश करता है। इस बातचीत के बीच मेशा चुपचाप बैठी थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि वे लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, और वो सोच रही थी कि उसे एरिक से पूछना चाहिए कि उन बातों का मतलब क्या है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वही एकमात्र है जो कुछ भी नहीं समझ रही। लेकिन सच तो ये था कि एरिक भी कुछ नहीं समझ रहा था। फिर एरिक ने जीला से पूछा कि अगर वजह वो नहीं है तो क्या हो सकता है? जीला ने बताया कि ड्यूक हैजल के बारे में एक अफवाह है कि एक हादसे में वो नपुंसक हो गया था, और जब उसने सोचा कि पिछली बार महल के सेवक मीसा के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे, तब उसे याद आया कि मीसा की त्वचा हमेशा पीली और थकी हुई लगती थी। पहले तो उसने सोचा कि ये खराब खाने की वजह से है, लेकिन अब उसे शक हुआ कि शायद मीसा लंबे समय से नशे की दवाइयों की आदी थी जो उसे रानी दिया करती थी। जीला ने कहा कि दवा का पता लगाने के लिए उन्हें मीसा से सटीक जवाब चाहिए, ताकि वे जान सकें कि वो दवा शरीर पर कैसी असर करती है, पूरे शरीर पर या किसी खास हिस्से पर। लेकिन ये बहुत मुश्किल था। आसान तरीका यही था कि वे वही दवा ढूंढें जो मीसा ने ली थी, पर यह नामुमकिन था क्योंकि अब डेली और रानी दोनों मारी जा चुकी थीं। तभी अचानक मीसा ने बात में हस्तक्षेप किया और जीला से पूछा कि वो असल में कहना क्या चाहती है। जीला सामान्य रूप से बोल रही थी, लेकिन फिर अचानक रुक गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मीसा ने बात की है। वो चौंक गई और डर गई कि मीसा समझ रही है, पर मीसा ने शांत भाव से पूछा कि क्या ये कोई गंभीर बात है। जीला इतनी शौक में थी कि वो जमीन पर गिर गई। एरिक ने मीसा से पूछा कि क्या ये ठीक है। उसका मतलब था कि क्या ये सही है कि जीला को मीसा की समझदारी का पता चल गया। मीसा ने कहा कि उसे लगता है जीला ठीक रहेगी, पर एरिक ने असहमति जताई और कहा कि जीला गलती से मीसा का राज खोल सकती है। फिर उसने जीला को धमकाते हुए कहा कि वो क्लाडस में उसके परिवार को पकड़वा देगा और उन्हें अपने नियंत्रण में रखेगा। ये सुनकर मीसा ने उसे मना किया और कहा कि जीला की बहन लौरा जल्द ही शादी करने वाली है और वो उस व्यक्ति से प्यार करती है जिससे उसकी शादी होगी। वो नहीं चाहती कि एरिक उनकी खुशी खराब करे। उसने कहा कि वो जीला से बहुत लगाव रखती है और उसकी मौजूदगी उसे सुकून देती है। ये सुनकर एरिक मान गया। फिर मीसा ने जीला से कहा कि अब खुद को संभालो और एरिक को दिखाओ कि तुम भरोसे के लायक हो। जीला ने अपने डर के लिए माफी मांगी और कहा कि वो थोड़ी देर आराम करेगी। मीसा ने कहा, ठीक है, जब तुम शांत हो जाओ तो मुझे बताना कि क्या लेना चाहिए, क्योंकि वे खानपान के नियमों की बात कर रहे। फिर जीला ने मीसा से पूछा कि क्या उसने शादी से पहले कोई दवा ली थी। मीसा ने कहा, हाँ, उसे महल में शादी से 3 दिन पहले भूरी रंग की एक दवा दी गई थी। जीला ने कहा कि ऐसे वर्णन वाली कई दवाएं हैं। तो उसने पूछा कि क्या तुम्हें कुछ और याद है, जैसे उंगलियों में झंझनाहट, आंखों में धुंध या कानों में आवाज। मीसा ने कहा कि उसे पेट में थोड़ा दर्द हुआ था। जीला ने पूछा कि क्या दर्द ज्यादा था। मीसा ने कहा, हाँ, इसीलिए उसने दर्द निवारक ली। जीला ने पूछा कि क्या उसे कभी ज्यादा खून निकला था। मीसा ने कहा, नहीं, ऐसा बहुत कम हुआ है। एरिक ये सब सुन रहा था और उसे गुस्सा और दुख दोनों आ रहे थे। वो सोच रहा था कि अगर
मीसा ने दवा ली थी तो शायद उसे याद भी ना हो, क्योंकि वो नशे के असर में थी। लेकिन जीला ने कहा कि इतने सवालों के बाद भी वो दवा का नाम नहीं जान सकी। उसने मीसा से थोड़े बाल मांगे ताकि वो कुछ परीक्षण कर सके और पता लगा सके कि वो कौन सी दवा थी। अगले दिन जीला पुस्तकालय में दवा के बारे में खोज कर रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वो सोच रही थी कि मीसा का शरीर छोटा और नाजुक है, तो क्या उसका मासिक चक्र असामान्य होना स्वाभाविक है या इसमें कोई समस्या है। उसने कहा कि उसने मीसा को जब से देखा है तब से वो बाहर से तो स्वस्थ लगती है, लेकिन उसे मीसा के शरीर पर पड़े घावों का पता है जिससे वो चिंतित थी। उसे डर था कि कहीं महल के सेवक जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने उसे ऐसी दवा तो नहीं दी जो लंबे समय तक असर करे। वो इतनी डरी हुई थी कि उसके मन में बुरे विचार आने लगे, लेकिन उसने सोचना बंद किया और मन ही मन दुआ की कि मीसा के साथ कुछ गलत ना हो। उसे याद आया कि कल ही उसने जाना कि मीसा बिल्कुल सामान्य है और उसका दिमाग ठीक है। उसने सोचा कि छोटी सी मीसा असल में पूरी तरह ठीक है, बल्कि बहुत सुंदर लगती है, जैसे किसी चित्र से निकली हुई राजकुमारी जो अपने युवा स्वामी के बगल में खड़ी हो। उसने तय किया कि अब वो जितना हो सके स्वाभाविक व्यवहार करेगी। इसके बाद एरिक की माँ दिखती है जो मीसा के बाल सजा रही होती है। जीला मीसा को ध्यान से देख रही होती है। एरिक की माँ ने ये नोटिस किया और पूछा कि क्या मीसा के साथ कुछ हुआ है, तुम उसे ऐसे क्यों देख रही हो। जीला घबरा गई और कहा नहीं, बात वैसी नहीं है। उसके तनाव के कारण आवाज ऊंची हो गई। एरिक की माँ ने उसे धीरे बोलने को कहा और फिर दोबारा पूछा कि वो मीसा को ऐसे क्यों देख रही है। जीला ने कहा कि उसे चिंता है कि कहीं मीसा बीमार तो नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले वो बहुत सक्रिय थी, लेकिन अब पहले जैसी नहीं रही। मीसा ने जीला की बेचैनी नोट की और उसके पास गई। उसने चाहा कि जीला उसे अपनी गोद में उठाए। जब जीला ने उसे उठाया तो मीसा ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा कि चलो अब चलते हैं। एरिक की माँ ने कहा कि लगता है छोटी मालकिन को सच में नींद आ रही है, उसे ले जाकर सुला दो। और वहाँ खड़ी एक नौकरानी जिसका नाम शीता था, उसने शायद ये फुसफुसाहट सुन ली। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि उसने सच में सुना या वो बस एक मामूली किरदार थी। फिर एरिक की माँ ने उससे कहा कि जाकर मूल निवास की नई आई हुई चिट्ठियाँ लेकर आओ। पर अब हम लौटते हैं मीसा और जीला की तरफ, जो कमरे की ओर जा रही थीं। रास्ते में मीसा ने कहा कि मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है, तुम ऐसे अजीब व्यवहार क्यों कर रही हो। जीला ने पूछा क्या मैं अजीब हूँ। मीसा ने कहा हाँ, मैं अब नीचे उतरना चाहती हूँ। जीला ने कहा मैं तुम्हें नीचे उतरने में मदद करती हूँ। लेकिन उसने देखा कि मीसा खुद ही उतर गई और बिना लंगड़ाए सीधी चल रही थी, जिससे जीला हैरान रह गई। जीला हैरान थी और बोली कुछ देर पहले तक तुम्हारे कदम बिल्कुल संतुलित थे, क्या अब चलना तुम्हारे लिए आसान हो गया है। तुम तो हमेशा लंगड़ा कर चलती थी, लेकिन जब मैं तुम्हें नहला रही थी तब मैंने देखा कि तुम्हारे पैरों पर कोई ऐसे घाव नहीं थे जो उस लंगड़ाहट की वजह समझा सकें। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारी टांगों की मांसपेशियां पूरी तरह फट चुकी हों, लेकिन तुम्हारे शरीर पर उस तरह के घाव नहीं थे। ये सुनकर मीसा डर गई और बोली क्या बाकी लोग भी ये जानते थे। जीला ने उससे उन सब लोगों के बारे में पूछा जिन्होंने कभी उसकी देखभाल की थी या उसका शरीर देखा था और जिनको उसके जख्मों का पता था, लेकिन वो सब अब मर चुके थे। जीला ने उसे दिलासा दिया कि उसका राज अब सुरक्षित है। बात साफ करने के लिए बता दूं कि मीसा जानबूझकर लंगड़ा कर चलती थी, क्योंकि उसके पैरों के जो घाव थे वो बस ऊपर से थे और चलने में कोई दिक्कत नहीं करते थे। वो डरती थी कि कहीं कोई ये ना जान ले कि वो नाटक कर रही है, लेकिन फिर भी वो घबराई हुई थी। जीला ने उसका हाथ पकड़ा और कहा चिंता मत करो, अगर बाद में किसी ने कुछ देखा भी तो वो असली बात नहीं जान पाएगा। ये बात केवल कोई ऐसा व्यक्ति समझ सकता है जिसने बहुत सारे घाव देखे हों और ठीक किए हों, जैसे मैं। कोई और इतनी आसानी से नहीं पहचान सकेगा। मीसा ने कहा कि एरिक ने ये बात नोटिस कर ली थी, जबकि वो डॉक्टर भी नहीं है। जीला थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली माफ करना मेरी मालकिन, मुझे तुम्हारी स्थिति का पता नहीं था। मैंने लॉर्ड एरिक के बारे में गलत बातें कहीं, मैंने सोचे बिना ही ऐसा कहा। ये सुनकर मीसा हल्के से हंस पड़ी और जीला की कही बातें दोहराने लगी, वो भी प्यारे और मजेदार अंदाज में। जीला शर्म से लाल हो गई और सोचने लगी कि मीसा को सब याद कैसे है। सच कहें तो मीसा बहुत प्यारी लग रही थी और अच्छा लगा कि वो और जीला अब दोस्त बन गई हैं। फिर मीसा ने उससे जहर के बारे में पूछा कि क्या उसने पता लगाया कि वो क्या था। जीला के चेहरे पर निराशा झलक रही थी। उसने कहा माफ करना, अभी नहीं, मैं जांच जारी रखूंगी। मीसा ने पूछा वैसे तुमने कल कहा था कि शायद वारिस पैदा करना मुश्किल होगा, उसका क्या मतलब था। जीला झिझक गई कि क्या कहे। मीसा ने कहा कोई बात नहीं, अगर मुश्किल है तो मैं खुद एरिक से पूछ लूंगी। जीला
ने कहा, नहीं, बेहतर है कि मैं ही बताऊं। असल में ऐसे परिवारों में वारिस का जन्म बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर तुम वारिस नहीं दे पाई तो। और वो रुक गई। मीसा ने बात आगे बढ़ाई और कहा, तो इसका असर मेरी स्थिति पर पड़ेगा। जीला ने कहा, हाँ, आम लोगों की नज़र में ऐसा ही होगा। मीसा ने कहा, समझ गई, मुझे ये पहले नहीं पता था। उसने मन ही मन सोचा कि क्या कभी मेरे पास कुछ ऐसा था जिसे स्थिति कहा जाए। अब हम एरिक की ओर आते हैं, जो अकेला था। चारों तरफ अंधेरा था। वो अपने सैनिकों को पुकार रहा था, घायलों की हालत पूछ रहा था, लेकिन कोई नहीं था। तभी पीछे से कोई आया, तलवार निकाली और एरिक को भौंक दिया। जैसे ही वो गिरने लगा, एरिक ने पीछे देखा और पूछा, कौन हो तुम? वो आदमी सामने आया, शायद वही राजा था। लेकिन अगले ही पल एरिक की आंख खुल गई। हाँ, ये सब सपना था, वो मरा नहीं था। जागते ही उसने देखा कि बाहर बारिश हो रही है और उसे याद आया कि मीसा को बारिश से डर लगता है। उसने देखा कि मीसा बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही है। उसने तुरंत जीला को बुलाया ताकि वो उसे देखे। जीला समझ नहीं पा रही थी कि सुबह तो वो ठीक थी, फिर अचानक क्या हुआ। एरिक ने कहा, शायद बारिश की वजह से, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उसका असर इतना गहरा होगा। जीला ने सुझाव दिया कि वे बारिश की आवाज़ कम कर दें, इसलिए उन्होंने मीसा के कानों में रुई डाल दी। उस वक्त मीसा सपना देख रही थी। उसने अपनी माँ को देखा, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था और आवाज़ भी नहीं सुन पा रही थी। फिर भी उसने सोचा कि ये उसकी माँ की आवाज़ है और वो उसका चेहरा छूना चाहती थी। उसने सपना में हाथ बढ़ाया और असल में भी हाथ बढ़ाकर एरिक के चेहरे को छू लिया। फिर अचानक जाग गई, घबरा गई और शर्मिंदा होकर पूछा, क्या हुआ? एरिक ने कहा, तुम पूरे दिन सो रही थीं और मैं तुम्हारे पास ही था। फिर उसने पूछा, क्या तुम उसे सुन पा रही हो? तभी मीसा ने कानों में रुई महसूस की और उसे निकालने लगी, लेकिन एरिक ने कहा, मत निकालो, बाहर बारिश तेज है, जब शांत हो जाएगी तब निकाल लेना। और पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं अगर तुम सिर्फ मेरी आवाज़ सुनो? ये सुनकर मीसा मन ही मन मुस्कुराई और सोचा कि वो पूरा समय उसके पास था। उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा और उसके लिए इतना कुछ किया। तभी जब वो खाने के लिए उठने वाला था, मीसा ने उसे पीछे से कसकर गले लगा लिया और बोली, धन्यवाद। उसने मन ही मन कहा, जब मैं उसके साथ होती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से अपने बचपन में लौट गई हूँ, उस महल में जहाँ मुझे प्यार और अपनापन मिला था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया, सब ने साथ छोड़ दिया और तब से मैं अपने अतीत को अनदेखा करने लगी। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, लेकिन अब कोई है जो मुझे प्यार से देखता है। एरिक उसकी टूटी आत्मा को ठीक कर रहा था, जैसे वो उसके भीतर के घायल बच्चे को सांत्वना दे रहा हो। उस साल बारिश का मौसम जल्दी आ गया और एरिक पूरे 2 हफ्ते मीसा के साथ रहा। जब तक बारिश चलती रही, उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा और आखिरकार मीसा ने अपने बारिश और गरज के डर पर जीत पा ली। एक दिन जब वे दोनों साथ खड़े होकर बारिश देख रहे थे, दोनों के बीच एक अजीब सुकून था जो शब्दों से परे था। बारिश हो रही थी और कमरे की खिड़की से मैचा बाहर देख रही थी। उसने अपने कानों से ईयरप्लग्स निकाल दिए, क्योंकि अब उसे न बारिश से डर लगता था न उसकी आवाज़ से। एरिक ने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैशा ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। वो खुद से सोचने लगी कि काफ़ी वक्त से वो एरिक की आंखों में ठीक से देख नहीं पा रही है। जब भी उसकी ओर देखती है तो उसका चेहरा लाल पड़ जाता है, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। पर मैं तुम्हें बताऊं कि वजह क्या थी। मैशा अब एरिक से प्यार करने लगी थी। अब वो उसे सिर्फ एक सहारा नहीं मानती थी जो उसे उसके भाई के महल की कैद से बाहर निकाल लाया था, बल्कि वो दिल से उसे चाहने लगी थी। उसी उलझन में डूबी हुई थी कि अचानक एरिक ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। उसने महसूस किया कि उसका चेहरा बहुत गर्म था। वो और ज्यादा शर्माने लगी। घबराहट में उसने अचानक एरिक के चेहरे पर मुक्का मार दिया। अगले दिन जीला मेशा के साथ कमरे में थी और वो नए कपड़े खोल रही थीं जो एरिक ने उसके लिए मंगवाए थे, लेकिन बारिश की वजह से देर हो गई थी। जीला ने जब कपड़े देखे तो थोड़ी निराश हुई, क्योंकि वो बिल्कुल उसी स्टाइल के थे जैसे मेशा हमेशा पहनती थीं। कोई फर्क नहीं था पुराने कपड़ों से। उसने मेशा से कहा कि ये तो बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। तो मेशा ने कहा कि उसने खुद ही एरिक से वैसा ही मंगवाने को कहा था, क्योंकि वो आरामदायक होते हैं। जीला ने कहा, अगर तुम थोड़ा हल्का रंग चुनती तो तुम्हारा लुक और सुंदर लगता। मेशा हंसकर बोली कि अगर ऐसा हुआ तो मैं सूप गिरा दूंगी और सब कपड़े खराब हो जाएंगे। फिर वो सोच में पड़ गई और खुद से कहने लगी कि उसने कभी अपने रूप की परवाह नहीं की, लेकिन उसने सुना था कि एरिक एक युद्ध नायक है। सब लोग उसे आकर्षक और बहादुर मानते हैं। तो वो सोचने लगी कि लोग उसे कैसे देखते होंगे और खुद एरिक उसे कैसे देखता होगा, खासकर जब वो उसके असली रूप को पहले ही देख चुका है। फिर वो खुद से कहने लगी, शायद वो मुझे बाकी लोगों से अलग नज़र से देखता
देखता होगा, लेकिन मेरे अजीब व्यवहार और उन डरावने नज़ारों के बाद जो उसने मुझसे देखे, शायद अब नहीं। तभी उसे एहसास हुआ कि अब वो एरिक की नज़रों की परवाह करने लगी है। उसे फ़र्क पड़ने लगा है कि वो उसे कैसे देखता है। फिर वो सोचने लगी, क्या अब मेरे अंदर ये इच्छा पैदा हो गई है कि मुझे एक इंसान की तरह समझा जाए? और फिर वो खुद से कहती है कि एरिक शायद इसीलिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है क्योंकि वो उसकी फैमिली का हिस्सा है। शादी के बाद भी वो अपने कर्तव्यों को निभाती रही है और यही वजह है कि उनका रिश्ता अब तक सफल रहा है। फिर भी वो चाहती थी कि एरिक उससे इसलिए प्यार करे क्योंकि वो उसकी फैमिली नहीं बल्कि उसकी जान है। वो उससे सच्चा और गहरा प्यार करे, ऐसा प्यार जिसके बिना वो जी ना सके। उसके बाद दोनों गार्डन में गईं। मेशा ने जीला से पूछा, क्या उसने कभी मेकअप ट्राई किया है? जीला ने कहा, नहीं, वो तो हमेशा काम में व्यस्त रहती थी और बस इतना कमा पाती थी कि अपना पेट पाल सके। मेशा का मेकअप में अचानक इंटरेस्ट देखकर जीला हैरान हुई और उससे पूछा कि वजह क्या है। मेशा झेंप गई और बात बदल दी। उसने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती थीं? इतनी मुश्किल से क्यों जीती थीं? जीला समझ गई कि मेशा जानबूझकर बात बदल रही है, पर उसने मुस्कुराकर बताया कि क्लैडिस की ज़मीन बंजर है, वहाँ फसलें उगाना मुश्किल है। कभी कभी मौसम साथ नहीं देता, इसलिए उन्हें दूसरी जगहों से खाना मंगवाना पड़ता है। फिर बात करते करते मेशा ने उसे हैरान कर दिया क्योंकि वो जटिल हिसाब किताब आसानी से करने लगी। जीला हैरान होकर बोली, ये तो कमाल है, तुम्हारी याददाश्त और समझ आम लोगों से कहीं बेहतर है, तुम तो बेहद प्रतिभाशाली हो। मेशा पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराई। उसे अच्छा लगा किसी ने उसकी तारीफ की। वो चाहती थी जीला और कुछ कहे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो रही है, तो उसने बात बदल दी। उसने पूछा, तुमने पहले वो हाथों के इशारे क्यों इस्तेमाल किए थे? जीला ने बताया कि वो क्लाडिनियर परिवार के शूरवीरों की भाषा है। मेशा उत्साहित हुई और बोली, मैं भी सीखना चाहती हूँ। जीला ने कहा कि उसे पूरी जानकारी नहीं है, शायद एरिक सिखा सकें, लेकिन मेशा ने कहा, नहीं, मैं खुद सीखकर उसे सरप्राइज करना चाहती हूँ। उधर एरिक अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि मेशा ने कल कैसे उसके चेहरे पर मुक्का जड़ दिया था। रात को जब सोने का वक्त आया तो एरिक ने उससे पूछा, आज तुमने क्या किया? मेशा ने कहा, उसने जीला के साथ नए कपड़े ट्राई किए और गार्डन घूमने गई। वो सब कुछ बता रही थी लेकिन उसकी ओर देख नहीं रही थी। एरिक ने पूछा, तुम मेरी ओर क्यों नहीं देख रही? क्या मैंने कुछ गलत किया? फिर उसने कहा, अब भी बहुत सी बातें हैं जो तुमने मुझे नहीं बताई। तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? क्या तुम अब नहीं चाहती कि मैं तुम्हें छूऊं? मेशा चौंक गई और बोली, नहीं, ऐसा मत कहो, ये कैसे सोच लिया तुमने? एरिक मुस्कुराया और बोला, तो फिर मेरी ओर देखो, गलत दिशा में मत देखो। उसने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया, उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, चलो सोने चलें, कल मेरे पास बहुत सी प्लान्स हैं। मेशा का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। अगले दिन एरिक ने जीला को अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा कि क्या उसे पता चला कि किस जहर से मेशा को मारने की कोशिश की जा रही थी। जीला ने कहा, उसने बहुत शोध किया लेकिन कुछ नहीं मिला। मेशा की तबीयत अब ठीक है, वो वही खाना खा सकती है जो पहले खाती थी। एरिक ने कहा, उसका ध्यान रखना और उसे मेरे पास भेज देना। लेकिन जाने से पहले जीला ने बताया कि जो कमरे के बीच में कपड़ों का स्टोरेज रूम है वो साउंड प्रूफ नहीं है, और एक दिन जब वो वहाँ मेशा के साथ थी उसने कुछ ऐसी बातें सुनी जो शायद उसे नहीं सुननी चाहिए थीं। मेशा ने जो बातें सुनी वो दरअसल एरिक के पिता और माँ की बातचीत थी। उसे लगा कि एरिक इस बात पर नाराज़ होगा, लेकिन एरिक ने बहुत शांत होकर कहा कि मेशा को किसी भी जगह जाने से मत रोको। उसने कहा वो उस कमरे को बाकी नौकरों के लिए मना कर देगा ताकि कोई ऐसी बातें ना सुन सकें जो नहीं सुननी चाहिए। बाद में एरिक अपनी माँ के साथ बैठा था। माँ ने बताया कि 2 दिन बाद मुख्य सेवक उनसे मिलने आएगा। एरिक को ये बात अजीब लगी क्योंकि उसे कोई खास वजह नहीं लगी मिलने की। माँ ने कहा वो बस नमस्ते करने आना चाहता है। लेकिन एरिक को महसूस हुआ कि इस मुलाकात के पीछे कोई और कारण छिपा है, पर उसने सोचा सही समय आने पर सब समझ आ जाएगा। फिर उसने आइडल से रॉयल गार्ड के कैप्टन टिलबक की जांच के नतीजे पूछे। आइडल ने बताया कि वो शाही परिवार के प्रति बेहद वफादार योद्धा था, लेकिन उसे वो रिपोर्ट याद आई जिसमें लिखा था कि टिलबक राजकुमारी से मिला और उससे प्रभावित होकर शादी का प्रस्ताव दे बैठा। तब सब समझ में आ गया कि वो मेशा की इतनी चिंता क्यों करता था। असल में वो पहले दिन से ही उसकी ओर खिंच गया था। आइडल सोचने लगी कि एक वफादार सैनिक जिसने राजा की सेवा की, उसने आखिर पागल कही जाने वाली राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव क्यों रखा, खासकर एक ऐसे देश में जहां कुलीन परिवारों के विवाह सख्ती से नियमों के अनुसार होते हैं। राजा को छोड़कर कोई इस नियम को नहीं तोड़ सकता। फिर वो सोचने लगी कि शायद टिलबक का उद्देश्य सिर्फ ऊंची हैसियत पाना नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी था। जिस दिन महल की दासियां मारी गईं, उस दिन उसने विरोध नहीं किया, बल्कि बहुत सहयोगी बन गया, जैसे उसकी प्राथमिकता राजकुमारी की सुरक्षा ही थी। क्या ये सच में सच्चा प्यार था या राजा और गार्ड के बीच कोई और साजिश?
उसे याद आया कि मरने से पहले मलिका ने कहा था कि मेशा सबको धोखा दे रही है, और आइडल को कभी कभी अजीब एहसास होता था कि मलिका सही कह रही थी। लेकिन अगर वो सही थी तो इसका मतलब एरिक भी मेशा की सच्चाई जानता है और फिर भी चुप है, जो उसकी प्रकृति के खिलाफ है। अगर वो कुछ जानता होता तो छुपाता नहीं। उसने सोचा उसे अभी और समय चाहिए ताकि वो गार्ड और मेशा के बारे में और जान सके। उसे डर था कि कहीं क्लैडनियर परिवार किसी खतरे में ना हो। शायद राजा, गार्ड और मेशा मिलकर कोई साजिश कर रहे हों। फिर उसने एरिक से कहा कि टिल्बर्ग कभी सफलता का भूखा नहीं था, बल्कि उसकी निष्ठा शाही परिवार के प्रति सब कुछ से ऊपर थी। वो राजकुमारी के प्रति बहुत सौम्य था। वो खुद से सोचने लगी कि जब बात राजकुमारी की आती है तो सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कुछ तो है जो मैं नहीं जानती। शायद रिपोर्ट थोड़ी देर बाद देना ही बेहतर होगा। ये सब मैं क्लैडनियर के भले के लिए कर रही हूँ। फिर अचानक एक नौकर अंदर आया और बताया कि एक नई नौकरानी आई है जो पहले शाही महल में काम करती थी। वो अंदर आई और बोली उसका नाम काइला है, वो मैनर परिवार से है। सबने उसका स्वागत किया। मेशा भी वहाँ थी। उसने काइला का धन्यवाद किया कि उसने पहले ही दिन से उसकी मदद की। असल में काइला ने आइडल की मदद की थी पुराने नौकरों और मुख्य सेवक के बारे में जानकारी जुटाने में। काइला ने देखा कि मेशा अब बहुत स्वस्थ है। उसने मन में सोचा कि शाही महल में तो उसके साथ बुरा व्यवहार होता था, लेकिन यहाँ सब उसकी परवाह करते हैं। फिर एरिक की माँ वहाँ से चली गई। उधर मेशा का दिल अब पूरी तरह प्यार में डूबा था। एरिक ने काइला से पूछा, तुम अपनी अगली रिपोर्ट शाही महल में कब भेजोगी? उसने कहा 10 दिनों में। फिर हिचकते हुए बोली, क्या मैं एक और बात कह सकती हूँ? ये मेरे पति के भाई के बारे में है। उसे मानसिक अस्पताल भेजा गया था, लेकिन वो अब भी लगातार चिट्ठियाँ भेजता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो मेरे और मेरे पति दोनों के लिए मुसीबत बन गया है। एरिक ने पूछा, तो तुम चाहती क्या हो? काइला ने कहा, मैं चाहती हूँ कि उसे किसी दूर के मठ में भेज दिया जाए बिना किसी नुकसान के, और बदले में मैं तुम्हें शाही परिवार के सारे राज बता दूंगी। फिर वो चली गई। मेशा ने एरिक से कहा कि काइला का चेहरा जाना पहचाना लगता है। शायद वो हमेशा मुख्य सेविका नमिरा के आसपास रही है। एरिक ने पूछा, वो कैसी औरत है? मेशा ने कहा, वो खुद की परवाह ज्यादा करती है, लेकिन जब कोई गलत काम होता देखती है तो तुरंत रोक देती है। सुना है उसके 3 बच्चे हैं और वो हमेशा नमिरा के पास रहती है ताकि उसके बच्चों को अच्छी जिंदगी मिले। उसके कोई दोस्त नहीं है, वो बस वही करती है जो ज़रूरी हो। मुझे लगता है वो हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इतना कहने के बाद मेशा ने सोचा कि उसने बहुत कुछ बता दिया, यानी वो बदले में कुछ चाहती है। 2 दिन बाद रॉयल गार्ड का प्रमुख फिर मिलने आया। वो मेशा के लिए एक तोहफा लाया था, एक मूर्ति। कहा जाता था कि वो दूसरों की रक्षा करती है और जब खतरा आता है तो 2 हिस्सों में टूट जाती है। एरिक को याद आया कि मेशा चर्च में इस मूर्ति से बहुत डर गई थी। तभी टिल्बर्ग ने पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी हाल में ठीक से सो रही है? एरिक का मन हुआ कहे तुझे इससे क्या लेना देना, लेकिन उसने खुद को रोका और बस मुस्कुराकर बोला, सब ठीक है। फिर उसने बात बदलते हुए कहा, पिछली बार तुमने कहा था कि तुम पता लगाओगे जहर कैसे पहुंचा। टिल्बर्ग ने बताया कि वो जहर मेकअप में मिलाया गया था, जो एक जहरीले मकड़े से निकाला जाता है। लंबे समय तक उसके संपर्क में रहने से शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। एरिक ने पूछा, अब क्रिस्पिन परिवार को क्या सज़ा मिलेगी? टिल्बर्ग ने कहा, मामला अब उलझ गया है क्योंकि अब मेशा शाही परिवार की सदस्य नहीं रही। वो अब क्लैडनियर परिवार की एक कुलीन महिला है। इसलिए अब ये मामला 2 नोबल फैमिलीज के बीच की दुश्मनी बन गया है। एरिक ने कहा, ठीक है, मैं इसका मुआवजा लूंगा और दस्तावेज तैयार रखो। लेकिन उसके मन में शक था कि टिल्बर्ग विकना सहयोग क्यों कर रहा है। वो नहीं जानता था कि टिल्बर्ग मेशा से प्रभावित था। एरिक समझ रहा था कि वो राजा के साथ मिलकर कोई साजिश रच रहा है। जब टिल्बर्ग जाने लगा तो एरिक ने पूछा, क्या तुम मेशा से मिलना चाहोगे? और उसे रास्ता दिखाया। लेकिन बाहर निकलने से पहले एरिक ने मूर्ति की ओर गुस्से से देखा। उसे याद आया कैसे टिल्बर्ग मेशा के बारे में पूछ रहा था। उसने मूर्ति को धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों में जलन साफ थी। रास्ते में टिल्बर्ग ने कहा कि उसके पास मेशा के लिए एक और तोहफा है, जो खास उसके लिए बनी सुरक्षात्मक पोशाक थी। एरिक ने उस कपड़े को देखा और कुछ देर सोचता रहा। फिर उसके मन में आया कि अब वो समझ गया कि मेशा की पीठ पर जो निशान हैं वो क्यों थे। मतलब टिल्बर्ग ने उसे पिटाई के दौरान बचाया था। ये सोचकर एरिक का खून खौल गया। उसे गुस्सा था कि मेशा को कभी मारा गया था और जलन भी थी क्योंकि टिल्बर्ग ने उसकी रक्षा की थी। जब टिल्बर्ग कमरे में दाखिल हुआ तो मेशा ने उसे देखकर खुश होकर कुत्ते की तरह प्यारी सी आवाज़ निकाली, जैसे वो हमेशा शाही महल में करती थी। टिल्बर्ग ने भी हंसकर वही किया। एरिक के दिल में एक अजीब टीस उठी। वो ईर्ष्या थी। ये गंदे एहसास उसके दिल को कब से खाने लगे थे। जलन, अधिकार जताने की भावना।
और वो चुपचाप दर्द जो उसे तब होता था जब वो उसे किसी और आदमी के साथ मुस्कुराते देखता था। कुछ समय बाद कमांडर टिलबर्ग वहां से जाने लगे, लेकिन जाने से पहले वो गंभीर चेहरे के साथ एरिक की ओर मुड़े। महल में सब कुछ बिगड़ा हुआ है, महाराज बहुत गुस्से में है। वो दासियों के किए को सही नहीं ठहरा पा रहे और इसी वजह से उनका गुस्सा और बढ़ गया है। एरिक पहले से जानता था। असल में राजकुमारी को क्लैडन एस्टेट भेजने का कारण ही क्लैडन घराने का मजाक उड़ाना था, लेकिन चीजें राजा की सोच के मुताबिक नहीं हुई, इसलिए उसका गुस्सा समझ में आता था। फिर टिलबर्ग ने अपने कोट से एक सील बंद लिफाफा निकाला और उसे दिया। ये महाराज का निमंत्रण है। वो चाहते हैं कि आप और राजकुमारी इस साल के फाउंडेशन फेस्टिवल में आए। टिलबर्ग ने कहा, ऐसा नहीं है कि राजा राजकुमारी को देखना चाहते हैं, वो शायद इसे अपना गुस्सा उस पर निकालने का बहाना बनाएंगे। मेरी सलाह है, समारोह में जाइए, अपनी मौजूदगी दिखाइए और जितनी जल्दी हो सके निकल आइए। उसके जाने के बाद एरिक काफी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। वो जानता था कि सिर्फ वहां देख जाना राजा को शांत करने के लिए काफी नहीं होगा। उस रात वो बिस्तर पर लेटा था और उसका सिर मीसा की गोद में था। वो उसके सोच में डूबे चेहरे को नीचे से देख रही थी। तुम क्या सोच रहे हो? उसने धीरे से पूछा। टिलबर्ग, एरिक ने थोड़ी देर बाद कहा। मुझे नहीं पता वो असल में कैसा इंसान है, लेकिन क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? मीसा ने हल्की आवाज में कहा। तुमने कहा था वो धोखेबाज और गद्दार है, एरिक ने याद दिलाया। फिर भी जब वो यहाँ आया तो तुम उसे देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे बहुत खुश हो। मीसा चौंक गई। उसकी आवाज ऐसी गुस्से वाली क्यों लग रही है? उसने सोचा। एरिक ने लंबी सांस ली और उठकर उसके पास बैठ गया। हमें महल से बुलावा आया है, उसने कहा। ये सुनते ही मीसा का चेहरा उतर गया। क्या तुम परेशान हो? एरिक ने ध्यान से देखते हुए पूछा। जब उसने जवाब नहीं दिया तो उसने धीरे से उसका हाथ छुआ। डरने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मीसा ने नजरें झुकाई और कुछ नहीं कहा। और अब जब बात यहाँ तक आ गई है, एरिक ने आगे कहा, मैं पहले आर्क ड्यूक हार्गिल से मिलने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर कुछ हुआ तो। नहीं, मीसा ने उसे अचानक रोक दिया। उसका शरीर कांप रहा था। मैं वो चेहरा फिर नहीं बनाऊंगी, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। लेकिन प्लीज कुछ मत करना। एरिक उसकी हालत देखकर उलझ गया और उसने हाथ बढ़ाया। तुम किससे डर रही हो? राजा से। वो ताकतवर हो सकता है, लेकिन बिना वजह क्लैडन घराने को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मीसा ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, उसने कांपती आवाज में फिर कहा। वो उससे लिपट गई। प्लीज, उसने टूटती आवाज में दोहराया। कोई खतरनाक काम मत करना, मीसा ने धीरे से कहा और उसके कंधों पर हाथ रखा। ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? लेकिन मीसा में कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सिर हिलाती रही और उससे चिपकी रही। काफी देर की खामोशी के बाद उसने फुसफुसाकर कहा, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुस्कुराओ और खुश रहो। और इतना कहकर वो धीरे धीरे उसकी बाहों में सो गई। उसके बाद एरिक काफी देर तक जागता रहा और उसके शांत चेहरे को देखता रहा। जिस तरह राजा का नाम लेते ही वो कांप गई थी, जिस तरह वो टिलबर्ग से जुड़े हर सवाल से बच रही थी, सब कुछ उसके दिमाग में घूमता रहा। फाउंडेशन फेस्टिवल का दिन आ गया। 3 दिन का भव्य उत्सव, जिसमें पूरे राज्य से कुलीन लोग मुख्य महल में इकट्ठा होते हैं। जैसे ही लेडी क्रिस्पेन अंदर आई, भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। कितनी बेशर्म है, एक कुलीन ने कहा। राजकुमारी को जहर देने की कोशिश के बाद भी यहाँ आने की हिम्मत कर रही हैं और ऊपर से अपने घराने की मुखिया बनना चाहती हैं। सोच सकते हो? दूसरे ने ताना मारा। हंसी ज्यादा देर नहीं चली। जैसे ही एरिक और मीसा दरवाजे पर दिखाई दिए, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पहली बार कुलीन लोग पागल कही जाने वाली राजकुमारी को सामने से देख रहे थे। जब दोनों साथ साथ हॉल से गुजरने लगे तो फिर से धीमी, जहरीली और दया भरी फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या वही है? कितनी फीकी लग रही है। बेचारा लॉर्ड क्लैडन, देश बचाने के बाद उसे यही इनाम मिला। पागल पत्नी। एरिक ने हर शब्द सुना, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने मीसा की ओर देखा, जिसकी उंगलियां उसके कपड़े को कसकर पकड़े हुए कांप रही थीं। वो थोड़ा झुका और धीरे से बोला, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। जब तुम अपने असली रूप में उनके सामने खड़ी होगी तो ये बातें खुद खत्म हो जाएंगी। तभी अचानक कुछ बच्चे हॉल में दौड़ते हुए हंसते खेलते आ गए। एक छोटा लड़का बिना देखे सीधे मीसा से टकराया। वो पीछे गिरा और जब उसकी नजर उससे मिली तो वो जम गया। डर से उसका चेहरा बिगड़ गया। राक्षस, वो रोते हुए चिल्लाया। चारों तरफ हांफने की आवाजें गूंज उठी। उसकी माँ दौड़कर आई और गुस्से से मीसा को घूरने लगी। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? उसने चिल्लाया। एरिक के बोलने से पहले ही एक और आवाज आई। सब शांत क्यों नहीं हो जाते? सलाकिस के लॉर्ड डॉय मुस्कुराते हुए आगे आए। उन्होंने मिठाई की छोटी प्लेट मीसा की ओर बढ़ाई। लीजिए मिस्ट्रेस क्लैडन, आज ये मिठाइयाँ काफ़ी पसंद की जा रही हैं। लेकिन वो औरत तुरंत उस पर भड़क गई। और तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? नाजायज़ बेटे, अपनी औकात में रहो। पूरे हॉल में बेरहम हंसी फैल गई। देखो इसे, ऐसे कपड़े पहनकर भी अलग दिखने की कोशिश कर रहा है। एक कुलीन हंसा। एरिक ने धीरे से सांस छोड़ी। ये सब हर तरह से अपमानजनक था, लेकिन जब उसने मीसा की ओर देखा तो वो उसके पीछे कांपती हुई सिर झुकाए खड़ी थी। बिना कुछ कहे उसने झुककर उसे गोद में उठा लिया। हम जा रहे हैं,
उसने सख्त आवाज में कहा और भीड़ से मुड़ गया। जैसे ही वो बाहर की ओर बढ़ा, लेडी क्रिस्पिन अचानक रास्ते में आ गईं। लॉर्ड क्लैडेना, उन्होंने हल्का सा झुककर कहा, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं अपने पहले के व्यवहार के लिए फिर से माफ़ी मांगना चाहती थी। एरिक की आवाज़ शांत लेकिन ठंडी थी। मुझे डर है ये सही समय नहीं है लेडी क्रिस्पिन। जैसा आप देख सकती हैं मेरी पत्नी ठीक महसूस नहीं कर रही। मैं समझती हूँ, उसने नरमी से कहा। फिर मैं आपसे बाद में मिलूंगी। चलते हुए मीसा ने उसे देखा। वही औरत जिसके बारे में क्लाडिन एस्टेट में सब बातें करते थे, वही जो कभी एरिक से शादी करने वाली थी। अगर एरिक ने उससे शादी की होती तो सब उसकी तारीफ करते। वो आदर्श जोड़ी कहलाता और एरिक जैसा इंसान उससे भी ज़रूर अच्छा ही व्यवहार करता। ये सोच मीसा के दिल में चुभ गई। वो सिर्फ किस्मत से उसकी पत्नी बन गई थी और बदले में उसने उसे सिर्फ दया और तिरस्कार ही दिया था। अगर वो मेरी जगह होती तो सब उसकी तारीफ करते। तभी हॉल में तुरहियों की आवाज गूंजी। राजा अंदर आए। उनका शाही चोगा पीछे घसीटता हुआ सिंहासन की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा तब तक भावहीन रहा जब तक उसकी नज़र कोने में खड़े उस जोड़े पर नहीं पड़ी। उसके होठों पर धीमी खतरनाक मुस्कान आई। तो सब आ ही गए, उसने पास खड़े लोगों के सुनने लायक कहा, यहाँ तक कि वो दिमाग से खाली बंदर भी। उसकी नज़र मीसा पर टिकी, फिर एरिक पर गई। वो शांत चेहरा, वो ठहराव, वो अडिगपन जिसे राजा कभी तोड़ नहीं पाया, ये उसे अंदर ही अंदर जला रहा था। क्योंकि चाहे वो कितना भी कोशिश करे, एरिक क्लैडन हमेशा अछूता ही नजर आता था। राजा के सिंहासन के पास जमीन पर बैठी औरत ने धीरे से ऊपर देखा। वो आना थी, राजा की रखैल। उसने हल्के से उंगली बढ़ाकर बरमल के गाल को छुआ। महाराज, उसने मीठी आवाज में कहा, मुझे अपने तौस्ते के लिए और कितनी देर इंतजार करना होगा। बरमल ने नीचे उसकी ओर देखा। उसका भाव ठंडा था। तोहफा, उसने कहा। तुमने मुझसे वादा किया था, उसने खेलती हुई आवाज में कहा, कि तुम उस बंदर का सिर काटकर मुझे तोहफे में दोगे। उम्मीद है तुम भूले नहीं हो। बरमल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। और तुम्हें ऐसी चीज क्यों चाहिए? आना हल्के से मुस्कुराई। सिर्फ जिज्ञासा, उसने हल्की आवाज में कहा। मैं बस देखना चाहती हूँ कि उस बंदर के चेहरे पर वो पागल मुस्कान तब भी रहेगी या नहीं जब उसका सिर शरीर से अलग कर दिया जाएगा। वो जमीन से उठी और सलीके से राजा की गोद में बैठ गई। क्या आप भी ये देखना नहीं चाहेंगे महाराज? उसने फुसफुसा कर कहा। बरमल हल्का सा हंसा। तुम खुद भी एक दयनीय बंदर हो, उसने ठंडी आवाज में कहा। फिर भी सिर्फ इसलिए मुझसे इठलाने और आंखें मटकाने की हिम्मत करती हो क्योंकि तुम्हारे साथ थोड़ा बेहतर बर्ताव किया जाता है। आना जवाब दे पाती उससे पहले ही दरबारी पालाटाइन सेलथ अंदर आया और गहराई से झुका। महाराज, उसने कहा, मास्टर और मिस्ट्रेस क्लैडन आ चुके हैं। वे चुपचाप कोने में खड़े हैं, जैसे आपका ध्यान खींचना नहीं चाहते। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, लगता है उन्हें कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया है कि सीमावर्ती इलाकों में क्लैडन घराने की ताकत ताज से ज्यादा है। तभी पूरे हॉल में एक तेज आवाज गूंजी जब बरमल का हाथ सेलथ के चेहरे पर पड़ा। मजा आ रहा है? राजा ने खतरनाक लहजे में पूछा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जैसे घटिया कीड़े ताज की सत्ता पर बोलो। सेलथ ने सिर झुका लिया। बिल्कुल नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ वफादारी में आपको चेतावनी दे रहा था। मैं नहीं चाहता कि राजकुमारी का पति कोई गलत फहमी पाल ले। बरमल की नज़र हॉल में घूमी और कोने में खड़े मीसा और एरिक पर टिक गई। शायद तुम सही हो, उसने धीमे से कहा। मैं अपनी प्यारी बहन को पूरी रात कोने में कैसे खड़ा रहने दूं? जाओ, मास्टर क्लैडन को वहां खड़ा करो जहां से मैं उसे देख सकूं। सेलथ फिर से झुका और आदेश पूरा करने के लिए जल्दी निकल गया। आना, जो अब भी अकड़ी बैठी थी, राजा की ओर मुड़ी। महाराज, अभी उत्सव के 2 दिन और बाकी हैं, उसने संभल कर कहा। आपको इतनी जल्दी कुछ करने की जरूरत नहीं। वो बात पूरी कर पाती उससे पहले ही बरमल का हाथ उसके सिर के पीछे चला गया और उसने कसकर पकड़ लिया। आना, उसकी आवाज़ धीमी और खतरनाक थी। वो बंदर मेरा खिलौना है और तुम चाहे जितना इठलाओ या प्यारा पालतू बनने की कोशिश करो, तुम मुझे वैसे कभी मनोरंजन नहीं दे पाओगी जैसे वो देती है। उसने उसके बाल और जोर से खींचे और उसका चेहरा ऊपर करवाया, क्योंकि वो पागल होने के बावजूद शांत है, आज्ञाकारी है और जानती है कि उसका मालिक कौन है। और इस वक्त उसने फुफकारते हुए कहा, मेरा मनोरंजन मास्टर क्लैडन के हाथ में है। तुम्हें पता है ये मुझे कितना चिढ़ाता है। उसने अचानक उसके बाल छोड़ दिए और ठंडी आवाज़ में बोला, और मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें मेरी गोद में चढ़ने की इजाज़त दी हो। इतना कहकर उसने उसे धक्का दे दिया। आना संगे मरमर की फर्श पर गिर पड़ी और हाँफने लगी। बरमल झुककर उसके कान के पास कठोर फुसफुसाहट में बोला, जो तुम सबसे अच्छा करती हो वही करो। मेरी हर नज़र से कांपो, सबको मेरे सामने झुकना चाहिए, मेरी भौं की हल्की सी हरकत से भी डर जाना चाहिए, क्योंकि मैं, उसने धीरे धीरे कहा, इस राज्य में अकेला हूँ जिसे देवी का आशीर्वाद मिला है। मैं खास हूँ। हॉल के दूसरे सिरे पर जहाँ एरिक चुपचाप लॉर्ड सेलाकिड से बात कर रहा था, 2 आदमी उनके पास आए। एक था विस्काउंट मलिका, मीसा की दिवंगत बासी का पति, जो उसे जहर देने की कोशिश में मरी थी। दूसरा था काउंट कैराइल, जिसकी पत्नी ने यह साजिश लेडी क्रिस्पिन के दिमाग में डाली थी। साफ शब्दों में दोनों राजा के पिट्ठू थे। राजकुमारी कुछ सुस्त सी लग रही है, उनमें से एक ने ताने भरे लहजे में कहा। उम्मीद है आपने उसे कहीं बंद तो नहीं कर रखा। उनकी मुस्कान से साफ था कि वे क्लैडन घराने का अपमान करने आए हैं। बिल्कुल नहीं, एरिक ने शांत स्वर में कहा। वो अच्छी तरह जानता था कि वे क्या भड़काना चाहते हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा।
वो ज़्यादातर समय बगीचे में रहती है। लगता है इन दिनों क्लैडन घराने के हालात कुछ खास नहीं हैं। काउंट कैराइल ने बनावटी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, सुना है आप जल्द ही अपने पिता की जगह लेने वाले हैं। ऊपर के कुछ लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन अगर कभी सलाह चाहिए तो हमारे पास आ सकते हैं। एरिक ने हल्की सांस ली। ऐसे लोगों से सलाह आखिरी चीज़ थी जिसकी उसे ज़रूरत थी। वो जवाब देता उससे पहले ही लॉर्ड सिलाकिस मुस्कुराते हुए आगे आए और सहजता से एरिक के कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे यकीन है मास्टर क्लैडन से बेहतर उस पद के लिए कोई नहीं, उसने हल्के लेकिन स्थिर लहजे में कहा। एरिक थोड़ा चौंका। उनकी मुलाकातें कम ही हुई थीं, फिर भी सिलाकिस हमेशा ऐसे बोलता था जैसे वो उसका पक्षधर हो। लेकिन असली समस्या कहीं और है। एक और आवाज़ आई। किसी के जवाब देने से पहले ही सिलाथ पास आया। अगर आप क्लैडन घराने के मुखिया बनते हैं, उसने चिकनी आवाज़ में कहा, तो स्वाभाविक है कि राजकुमारी घर की मालकिन बनेगी। ऐसे फैसले का विरोध होना भी जायज़ है। आखिर राजकुमारी काफ़ी कमज़ोर है, घर की जिम्मेदारियां निभाना उसकी क्षमता से बाहर होगा। तो देखिए, वे आपका विरोध नहीं कर रहे लॉर्ड क्लैडन, वे आपकी पत्नी का विरोध कर रहे हैं। एरिक का चेहरा सख्त हो गया। एक बाहरी इंसान होने के नाते तुम्हें यह तय करने का हक नहीं कि मेरी पत्नी योग्य है या नहीं, उसने शांत लेकिन चेतावनी भरी आवाज़ में कहा। और जैसा कि तुम देख रहे हो, वो ठीक महसूस नहीं कर रही, इसलिए मुझे जाने दो। वो मुड़ा ही था कि सिलाथ रुका नहीं। लगता है क्लैडन का बेटा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, उसने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। या शायद बिस्तर में उसकी हालत तुम्हें पसंद आती है। एरिक के कदम वहीं थम गए। राजा के पिट्ठुओं की कुछ भद्दी हंसी हॉल में गूंज गई। लेकिन ये समझ में आता है, सिलाथ ने पास आते हुए कहा। आखिर राजकुमारी सुंदर है। सच कहूं तो आज उसे देखकर मैं हैरान रह गया। जब वो छोटी थी तब ध्यान नहीं गया, लेकिन अब जब वो बड़ी हो गई है, वो झुका और आवाज़ धीमी की। मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी माँ से कितनी मिलती है। उसका हाथ एरिक के कंधे पर आटिका और उसकी नज़र एरिक की बाहों में शांत पड़ी मीसा पर गई। उसे देखते हुए सिलाथ ने बदतमीजी से कहा, पुराने दिनों की याद आ जाती है। दिवंगत रानी वाकई बहुत सुंदर थीं, इसलिए तुम्हारा उसकी ओर खिंचना मुझे पूरी तरह समझ आता है। शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि एरिक का गुस्सा भड़क उठा। उसका हाथ तेजी से बहा और उसने सिलाथ के कंधे को कसकर पकड़कर पीछे धकेल दिया। बर्मल को राजा बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का था तो वो पालेटाइन सिलाथ ही था। बचपन से ही बर्मल में हिंसक और अस्थिर प्रवृत्ति दिखने लगी थी। इसी वजह से दिवंगत राजा ताज अपने किसी और बेटे को देने वाले थे। लेकिन ये बात सबसे पहले समझने वाला सिलाथ ही था, जिसने चुपचाप बर्मल की माँ और उसके परिवार सिलातीजी घराने को भड़काकर कदम उठाने पर मजबूर किया। उसकी सलाह मानते हुए उन्होंने बाकी सभी राजकुमारों की हत्या कर दी ताकि बर्मल ही सिंहासन का अकेला वारिस बने। लेकिन ताज आधिकारिक रूप से बर्मल को सौंपा जाता उससे पहले दिवंगत राजा और उसकी तीसरी रानी के बीच एक बेटी पैदा हुई और उस बच्चे के जन्म के कुछ ही समय बाद राजा की रहस्यमयी मौत हो गई। बर्मल के सिंहासन संभालते ही सलाथ ने उसी परिवार के खिलाफ साजिश रच दी जिसने उसे वहां तक पहुंचाया था। उसने सिलिसिस घराने के भीतर आपसी लड़ाई करवाई, जिससे उनकी एक समय की ताकत बुरी तरह कमजोर हो गई। फिर उसने अंतिम वार किया और उन पर दिवंगत राजा की हत्या का आरोप लगा दिया। उसने बर्मल से कहा कि ताज की सत्ता बचाने के लिए उसकी मां के परिवार को पूरी तरह खत्म करना जरूरी है, और इसी तरह सलाकेजी घराना मिटा दिया गया, जबकि सलाथ राजा का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। ताज के बाद वही महल का सबसे ताकतवर इंसान था। तुम क्या कर रहे हो? एरिक की आवाज़ ठंडी और खतरनाक थी। उसकी बाहों में मीसा का दिल कांप उठा। वो मन ही मन दुआ कर रही थी कि वो इस आदमी को नाराज करने वाली कोई बेवकूफ़ी ना करे। मास्टर क्लैडन, सिलाथ ने आंखें संकुचित करते हुए कहा, तुम्हारा रवैया थोड़ा निराशाजनक है। मैं तो बस क्लैडन घराने से अच्छे संबंध रखना चाहता हूँ। आखिर तुम एसलर राज्य को बचाने वाले नायक हो। अगर यही चाहते थे तो, एरिक ने दांत भींचकर कहा, तुम्हें मेरी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए था। सिलाथ हल्का सा हंसा और बोला, सच कहूँ तो तुम्हारी शादी ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोचता था महाराज राजकुमारी को किसके हवाले करेंगे, किसे पता था कि किस्मत तुम्हारे साथ होगी। एरिक की नज़र सख्त हो गई, लेकिन सिलाथ जानबूझकर उकसाते हुए बोलता रहा, खासकर तब जब महाराज ने एक प्रस्ताव ठुकरा दिया था। सर टिलबर्ग, वही जिसने हत्या की कोशिश के वक्त उनकी जान बचाई थी। एक पल के लिए एरिक का चेहरा बदल गया। टिलबर्ग का नाम किसी चोट की तरह लगा। उसे पता था कि वो मीसा की परवाह करता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने उससे शादी का प्रस्ताव रखा था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर सलाथ मुस्कुरा उठा और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता था? खैर, वो एक तरफा प्यार था। मुझे नहीं लगता राजकुमारी की हालत देखते हुए भावनाएं बराबर रही होंगी। बस बहुत हुआ। एरिक का हाथ तेजी से बढ़ा और उसने सिलाथ का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आग जल रही थी। काफी हुआ। हॉल के कोने से राजा की आवाज आई। तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यहीं पर करते हैं, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यार, और आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब।